रिसीवेबल्स बेसिकली होते क्या है, हर एक कंपनी को, हर एक बिजनेस को कुछ ना कुछ, अगर बिजनेस की सेल्स करनी है, B2B सेल्स करनी है, बिजनेस टू बिजनेस सेल्स करनी है, तो उनको उसके अंदर थोड़ा बहुत क्रेडिट ऑफर करना पड़ता है। ये नॉर्मल मैंडेट है, हर इंडस्ट्री के अंदर ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस होती है कि अच्छा इसके अंदर इतना दिया जाएगा, इसके अंदर इतना दिया जाएगा, इसके अंदर इतना दिया जाएगा, ठीक है। सो ये इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, बिजनेस टू बिजनेस, कस्टमर टू कस्टमर वेरी कर सकता है कि आप कितना क्रेडिट दोगे, ठीक है। अब कंपनी जो भी क्रेडिट देती है, ठीक है, कंपनी अपने क्रेडिट के नॉर्म्स को एक डॉक्यूमेंट के अंदर बना के रखती है जिसको अपन बोलते हैं क्रेडिट पॉलिसी, ठीक है। जब कंपनी क्रेडिट पीरियड देगी उसी को तो तभी तो डेटर्स खड़े होंगे, तभी तो रिसीवेबल्स खड़ा होगा, तभी तो उसको मैनेज करेंगे। तो कंपनी एक डॉक्यूमेंट बना के रखती है जिसको बोलते हैं क्रेडिट पॉलिसी। इसके अंदर कंपनी के सारे टर्म्स लिखे होते हैं कि अच्छा हम कितने दिन का देते हैं आपको क्रेडिट पीरियड, हम आपको इसके बाद अगर आपने पे नहीं किया तो आपसे हम कितना इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, ठीक है, आपको कितनी पेनल्टी पे करनी पड़ सकती है। अच्छा, हम किन किन लोगों को रिसीवेबल्स क्रेडिट पीरियड देते हैं, कि हम सब कस्टमर्स को देते हैं या हम कुछ स्पेसिफिक कस्टमर्स को ही देते हैं, या आपको एक मिनिमम लेवल ऑफ हमसे खरीदना पड़ेगा उसके बाद ही क्रेडिट मिलेगा। तो सारे टर्म्स इसके अंदर लिखे होते हैं जिसको अपन बोलते हैं क्रेडिट पॉलिसी, ठीक है। अब इसके अंदर बहुत सारे टर्म्स होते हैं, कुछ फाइनेंशियल टर्म्स होते हैं, कुछ नॉन फाइनेंशियल टर्म्स होते हैं, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल टर्म्स होते हैं उनको अपन एक स्टेटमेंट फॉर्म में लिखते हैं, जिसको अपन कैसे देखते हैं, 210 नेट 45 डेज, ठीक है, अपन इस तरीके से लिखते हैं। अब ये क्या दिखाता है, ठीक है, ये क्रेडिट पॉलिसी क्या दिखाएगी आपको, ठीक है। इसके अंदर जो आपकी नेट 45 है ये आपको दिखा रहा है कि हम आपको मैक्सिमम कितना क्रेडिट पीरियड अलाउ करते हैं हमारे कस्टमर्स को, ठीक है। तो 45 डेज इज द मैक्सिमम क्रेडिट पीरियड अलाउड, ठीक है। और ये आगे के टर्म्स क्या दिखा रहे हैं कि अगर आपने 10 दिन के अंदर हमको पे कर दिया, तो हम आपको 2% का कैश डिस्काउंट दे देंगे, ठीक है। ये दिखाते हैं आपको ये 3 नंबर्स। तो मतलब अगर मुझे स्टेटमेंट फॉर्म में बोलना हो तो मैं क्या बोलूँगा, आपको 2% का कैश डिस्काउंट देंगे हम अगर आप 10 दिन के अंदर पे कर दोगे तो, ठीक है। अगर 10 दिन के अंदर पे नहीं करते हो तो आपको नेट 45 डेज के अंदर तो पे करना ही करना है इन टोटल, ठीक है। तो और ये 2% का कैश डिस्काउंट हमने क्यों दिया है कस्टमर्स को, ताकि वो जल्दी पे कर दें, ताकि जल्दी पे करें, हम भी जल्दी फ्री हो जाएं, ठीक है। 10 दिन के अंदर पे कर देंगे तो अपन जल्दी फ्री हो जाएंगे, खामखा 45 डेज तक के लिए अटका रखा है, ठीक है। तो 2% का कैश डिस्काउंट तब मिलेगा जब आप 10 दिन के अंदर पे करोगे। अगर 10 दिन का पे नहीं कर रहे हो तो नेट 45 डेज के अंदर तो पे करना ही है, लेकिन तब आपको कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा, ठीक है। सो इस तरीके से रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। अब ये जो क्रेडिट पॉलिसी है इसके अंदर हमारे से फाइनेंशियल टर्म्स आए ना, नॉन फाइनेंशियल टर्म्स की बात अपन ने इसके अंदर नहीं करी है, ठीक है। वो जनरली क्वेश्चन के अंदर लिख के दे देगा कि मे बी ये भी कोई नॉन फाइनेंशियल टर्म है, ठीक है। तो जो फाइनेंशियल टर्म्स हैं, अब क्रेडिट पॉलिसी एक कंपनी की स्ट्रिक्ट भी हो सकती है, एक किसी की बहुत ज़्यादा लीनियंट भी हो सकती है, ठीक है। स्ट्रिक्ट भी हो सकती है, लीनियंट भी हो सकती है। अच्छा, स्ट्रिक्ट को अपन क्या क्या बोल सकते हैं, स्ट्रिक्ट को अपन स्ट्रिंजेंट भी बोल सकते हैं, स्ट्रिक्ट भी बोल सकते हैं, लीनियंट को अपन लिबरल भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब कोई कंपनी लीनियंट फॉलो करती है, कोई कंपनी स्ट्रिक्ट फॉलो करती है, क्यों? एक क्यों नहीं चूज़ कर लेते, कोई भी सारे बिजनेस एक क्यों नहीं फॉलो कर लेते? बिकॉज दोनों के कुछ ना कुछ फ़ायदे नुकसान है। किसी कंपनी को लगता है कि अच्छा इसके अंदर फ़ायदे ज़्यादा है, नुकसान कम है, किसी कंपनी को लगता है नहीं इसके अंदर ज़्यादा फ़ायदा है, नुकसान कम है। तो हर कोई अपने अपने हिसाब से फॉलो करता है। तो बेसिकली दोनों के कुछ फ़ायदे हैं, दोनों के कुछ नुकसान है। अच्छा, ये मैं थ्योरी नहीं बता रहा हूँ ना, ये न्यूमेरिकल के लिए ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, तो अब लीनियंट टू लिबरल क्रेडिट पॉलिसी क्या होती है, जिसके अंदर आप बहुत अच्छा सा क्रेडिट पीरियड अलाउ कर देते हो कस्टमर्स को कि जा देखो दे दिया मैंने 120 दिन का क्रेडिट पीरियड, 4 महीने बाद दे दियो आराम से पैसा मुझे, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा क्रेडिट पीरियड अलाउ कर देते हो, या फिर आप क्रेडिट पीरियड कम अलाउ करते हो लेकिन आप हर एक को क्रेडिट बांटते फिरते हो। जो कस्टमर बोलेगा कि मुझे क्रेडिट दे तो आप उसको दे दोगे, ठीक है। अगर आपके 10 कस्टमर 10 में से आपने 8 को तो क्रेडिट दे ही रखा है, ठीक है। सबको क्रेडिट बांटते हो आप खुला, आप कोई मिनिमम गारंटी, आप कोई मिनिमम उनसे वो नहीं लेते हो कि अच्छा इतना मिनिमम सेल कर उसके बाद तुझे मिलेगा, सबको देते रहते हो, ठीक है। तो वो भी हो सकता है। अच्छा, और स्ट्रिक्ट वाली पॉलिसी के अंदर क्या होगा, स्ट्रिक्ट वाली के अंदर आप बहुत कम क्रेडिट पीरियड अलाउ करोगे, लो क्रेडिट पीरियड अलाउड, ठीक है। या फिर क्रेडिट पीरियड उतना ही अलाउ करोगे जितना लीनियंट वाला कर रहा है, लेकिन आप बहुत ही सिलेक्टेड कस्टमर्स को दोगे, बहुत ज़्यादा चेक्स एंड बैलेंसेस करने के बाद दोगे आप, ठीक है। क्रेडिट इशूड ओनली टू कस्टमर्स विद गुड क्रेडिट रेपुटेशन, जिनकी बहुत अच्छी क्रेडिट रेपुटेशन है, जिन्होंने पहले से बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड बना के रखा, वो उन्हीं को दोगे सिर्फ आप, ठीक है। तो इसके अंदर बहुत कम कस्टमर्स को आप देते हो क्रेडिट। तो अब दोनों के कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान है, ठीक है। जो आप लीनियंट लिबरल क्रेडिट पॉलिसी फॉलो कर रहे हो उसके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर ऑब्वियसली अगर आपको कोई आपका सप्लायर हो जो आपको ज़्यादा क्रेडिट पीरियड ऑफर करता है और एक है आपको जो कम ऑफर करता है, तो आप ऑब्वियसली उसके पास जाओगे ना जो आपको ज़्यादा ऑफर कर रहा है, क्योंकि वो आपको अच्छा लगेगा। फ्री का उधार किसको पसंद नहीं आता, तो आप उसके पास जाओगे जो आपको ज़्यादा क्रेडिट पीरियड ऑफर कर रहा है। तो ऑब्वियसली जिसके पास क्रेडिट पीरियड ज़्यादा ऑफर कर रहा होता है, जिसकी पॉलिसी लीनियंट होती है, उसके अंदर आपकी हायर सेल्स होती है, ठीक है। सेल्स ज़्यादा होती है एंड आपका मार्केट शेयर ज़्यादा होता है उस इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है। दूसरा, आपके कस्टमर के साथ में रिलेशनशिप भी बेटर होती है, ठीक है। वो आगे भी आपके साथ में खरीदता रहेगा अच्छे तरीके से, ठीक है। सो ये उसका बेनिफिट्स है, बट इससे कुछ नुकसान भी होते हैं। नुकसान ये है कि देखो, अपना जो डेटर्स है
अपना जो डेटर्स है, लेट्स से आप पहले 30 डेज का क्रेडिट पीरियड दे रहे थे उसको, ठीक है, लीनियंट के अंदर आप उसको 60 डेज दे रहे हो, ठीक है। तो अब सिंपल सी बात, अगर आपको पैसा 60 डेज के बाद मिलता है तो मतलब 60 डेज की सेल्स के लिए आपको कोई पैसा नहीं मिल रहा है, वो 60 डेज की पैसे की जो सेल है उसकी कॉस्ट आपको अपनी जेब से भरनी पड़ेगी, ठीक है। वो 60 डेज की जो भी सेल्स करी उसके लिए जितनी भी कॉस्ट थी वो आपको जेब से भरनी पड़ेगी, वो आपका पैसा अटका हुआ अभी तक मिला ही नहीं है। दैट मीन्स अगर आप 60 डेज करोगे तो आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स 60 डेज के लिए अटकी रहेगी, आपको पैसा नहीं मिलने वाला उसके लिए, आपको अपने जेब से देना है। वहीं अगर आप 30 डेज रखते तो आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स सिर्फ 30 डेज की अटकी रहती, तो आपको 30 डेज का ही पैसा से अपने जेब से देना होता। दैट मीन्स जब आप अपने दिन बढ़ा देते हो क्रेडिट पीरियड के तो उसके अंदर आपका वर्किंग कैपिटल ब्लॉक बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अब 60 दिन की कॉस्ट ऑफ सेल्स अटकी पड़ी है, यहाँ पे तो सिर्फ 30 दिन की अटकी पड़ी है। तो ऑब्वियसली जो भी कॉस्ट ऑफ जो भी वर्किंग कैपिटल इन दोनों में ज़्यादा फंसी है, उसकी कुछ ना कुछ कॉस्ट है ना, वो पैसा आपने कहीं ना कहीं से लगाया रहेगा, वो पैसा आप भी कहीं से लोन लेके आयोगे या कहीं से इक्विटी से लेके आयोगे, कुछ ना कुछ कॉस्ट तो उसकी थी ना, तो वो कॉस्ट आपको एक्स्ट्रा बेयर करनी पड़ेगी 30 दिन के लिए। दैट मीन्स जब आपका लीनियंट क्रेडिट पॉलिसी फॉलो करते हो तो आपकी वर्किंग कैपिटल ब्लॉक बढ़ जाती है, ठीक है, वर्किंग कैपिटल ब्लॉक बढ़ जाती है एंड दैट्स वाई इसकी कुछ ना कुछ कॉस्ट ऑफ फंड्स होती है इन वर्किंग कैपिटल ब्लॉक की, वो भी आपकी बढ़ जाती है, ठीक है। सो पहला कॉस्ट तो ये हो गया। दूसरा, अब सबको बांटते फिर रहे हो तो ऑब्वियसली आपके बैड डेट्स बढ़ जाएंगे, क्योंकि आपने ढंग से चेक्स ही परफॉर्म नहीं करे तो आपके बैड डेट्स ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तीसरा हो सकता है कि आपने इतने सारे कस्टमर्स इकट्ठे कर रखे हैं, इतने सारे आपके पास डेटा इकट्ठे हो रखे हैं, तो उनसे कलेक्ट करने के लिए वो आगे से तो देके जाएंगे नहीं आपको कि ले तेरे दिन हो गया ना, चल मैं तेरे को पे कर देता हूँ, नहीं, आपको अपने पास में टीम बनानी पड़ेगी कलेक्शन एजेंट्स की, वसूली भाइयों की, जो उनके पास जाएंगे पेमेंट कलेक्ट करके लेके आएंगे। आपको बार बार उनको फोन करने का पड़ेगा, सर आपके डेट आ गई, सर पेमेंट कर दो, सर आपकी डेट आ गई, सर पेमेंट कर दो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, खुद का पैसे आपको मांगना पड़ेगा उनसे। तो बेसिकली आपकी कलेक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगी, आपको बंदे बैठाने पड़ेंगे काम करने के लिए, जिनको रोज नच करेंगे, फोन करेंगे, सर डेट आगे पे कर दो, ठीक है। 1000 मतलब यहाँ पे देख के तुम्हें लग रहा होगा कम है, लेकिन कंपनी के लेवल पे देखो कितने सारे कस्टमर्स होते हैं, उन सबको मैनेज करने के लिए टीम बिठानी पड़ेगी, ठीक है। हायर क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, ठीक है, डेटर्स के आपको अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे, डेटर्स का आपको रिकॉर्ड बना के रखना पड़ेगा कि अच्छा किस डेटर्स ने कितना पे कर दिया, कितना बाकी है, किससे कितना इंटरेस्ट चार्ज करना है, उसके लिए आपको टीम बिठानी पड़ेगी, तो उसके लिए भी बंदे बैठेंगे एंड बंदे बैठेंगे तो उसकी कॉस्ट बढ़ेगी, उनको भी सैलरी देनी पड़ेगी, तो आपकी क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये बेसिकली कॉस्ट थे कि अगर आप लिबरल फॉलो कर रहे हो तो। ऑन दी अदर हैंड अगर आप लिबरल फॉलो नहीं कर रहे हो, आप स्ट्रिक्ट फॉलो कर रहे हो तो ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है। सिंपल सी बात, जो यहाँ पे फायदे थे, जो इसके फायदे थे वो इसके नुकसान बन जाएंगे लिबरल स्ट्रिक्ट वाली के, जो इसके नुकसान थे, इसकी कॉस्ट थी, वो इसके फायदे बन जाएंगे। तो इसके फायदे उसके नुकसान, उसके फायदे इसके नुकसान उसके फायदे, सिंपल सा। तो अगर स्ट्रिक्ट वाली की बात करूं मैं तो इसका बेनिफिट्स क्या होगा, जो इसकी कॉस्ट थी, यहाँ पे आपकी कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल ज़्यादा ब्लॉक हो रही थी, यहाँ पे आपकी कम वर्किंग कैपिटल ब्लॉक होगी, आपकी कॉस्ट ऑफ फंड्स कम लगेंगे, ठीक है। आपके बैड डेट्स कम होंगे, आपकी कलेक्शन कॉस्ट कम होगी, आपकी क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट कम होगी। बट इसका नुकसान भी है कुछ कि आपकी सेल्स कम हो जाएगी, आपका मार्केट शेयर कम हो जाएगा, आपकी रिलेशनशिप खराब हो जाएगी कस्टमर के साथ में, किसी और के पास चल जाएगा, ठीक है। सो बस यही सीन है कि लीनियंट और लिबरल के बीच में फ़र्क क्या है, ठीक है। अब आप कौन सी फॉलो करोगे, आपको बस देखना है कि आपके लिए बेटर कौन सी है, आपको ज़्यादा फायदा किस में हो रहा है, ठीक है। मतलब बेसिकली आपको ये बेनिफिट्स और ये कॉस्ट का एनालिसिस करना है कंबाइंड, जिसको अपन क्या बोलते हैं, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। कॉस्ट को कंपेयर करोगे आप इनके बेनिफिट्स के साथ में, जो ज़्यादा होगा देख लोगे कहाँ पे बेनिफिट ज़्यादा पड़ रहा है, कहाँ पे कॉस्ट कम है, ठीक है। इस तरीके से अपन डिसीजन लेंगे इस केस के अंदर। अच्छा, अब इस चैप्टर के अंदर हमारे क्वेश्चन किस किस टाइप के होते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन का टाइप रहता है उसको अपन बोलते हैं वैल्यूएशन ऑफ क्रेडिट पॉलिसी, जिसके अंदर अपन कौन कौन से क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि अच्छा क्रेडिट पीरियड कितना देना चाहिए, ठीक है, आपको कैश डिस्काउंट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, आपको डिफरेंट क्रेडिट पॉलिसीज में से कौन सी क्रेडिट पॉलिसी चूज करनी चाहिए, या एक स्पेसिफिक कस्टमर को आपको क्रेडिट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चन जो क्रेडिट टर्म्स के अराउंड रहते हैं उसको अपन एक कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, जिसको अपन बोलते हैं वैल्यूएशन ऑफ क्रेडिट पॉलिसी, ठीक है। इसके अलावा एक दूसरा टाइप का क्वेश्चन आता है जिसको अपन बोलते हैं फैक्टरिंग। उसके अंदर अपन क्या डिस्कस करते हैं कि अच्छा आपने क्रेडिट दे तो दिया, आपने क्रेडिट टर्म्स डिस्कस भी कर लिए कि अच्छा मुझे इतने देने, लेकिन उसके बाद में उनको मैनेज कैसे करना है, आपको इन हाउस मैनेज करना है कि आपको आउटसोर्स कर देना है, फैक्टर को आउटसोर्स कर देना है, ठीक है। उसको अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमारा दूसरा टाइप का क्वेश्चन रहता है जिसको अपन बोलते हैं फैक्टरिंग, ठीक है। तो अपने दो टाइप के क्वेश्चन इस चैप्टर के अंदर, एक तो क्रेडिट पॉलिसी का इवैल्यूएशन एंड दूसरा इवैल्यूएशन ऑफ फैक्टरिंग। ये वाली जो यूनिट है ना, लाइक इफ आई हैव टू पिन पॉइंट वन सिंगल टॉपिक जिसके अंदर आईसीए सबसे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कर रहा है न्यू स्कीम के अंदर, नए पॉइंट्स पूछ के, तो दैट विल बी दिस पर्टिकुलर टॉपिक गाइस, फैक्टरिंग। इसके अंदर आईसीए काफ़ी नए पॉइंट्स पूछ रहा है न्यू स्कीम के अंदर। एंड गाइस अगर आप लोग ये सेशन देख रहे हो तो
लाइकली पॉसिबल है कि शायद आप लोगों ने मुझसे लेक्चर्स ना लिए हों, किसी और टीचर से क्लास ली रहेंगी, ठीक है। बट गाइस मार्केट में से काफ़ी टीचर्स हैं जो अभी तक ओल्ड स्कीम की रिकॉर्डिंग सेल कर रहे हैं बच्चों को, एंड उनका जो कवरेज है इस पर्टिकुलर यूनिट का वो भी तक ओल्ड स्कीम के लेवल के ऊपर है। न्यू स्कीम के लेवल के क्वेश्चन का कवरेज तो वो बच्चों को दे ही नहीं रहे अभी तक। इसलिए गाइस हो सकता है कि कुछ काफ़ी ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो इस यूनिट के हैं वो शायद आपने अभी तक कवर ना किए हों। इसलिए गाइस आप लोगों का अच्छे से कवरेज हो जाए इस पर्टिकुलर यूनिट का, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि जिस तरीके से हम लोगों ने रेगुलर क्लास के अंदर इस चैप्टर के अंदर सारे टॉपिक्स अच्छे से विद द न्यू पॉइंट्स जो आईसीआई के हैं उनको कवर किया था डिटेल में, इस सेशन के अंदर भी मैं आपको सारे पॉइंट्स कवर कराऊंगा इंक्लूडिंग न्यू पॉइंट्स जो भी आईसीआई टारगेट कर रहा है। एंड साथ में मैं आपको बहुत सारे आईसीआई के खुद के क्वेश्चंस दिखाने वाला हूँ इन दोनों टॉपिक्स के, इंक्लूडिंग जो आईसीआई के जो न्यू डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं, एलडीआर क्वेश्चंस हैं न्यू स्कीम के, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है, ताकि आपकी कवरेज बहुत अच्छे से हो जाए, चाहे आप लोगों ने मुझसे क्लास ली हो चाहे नहीं ली हो, ठीक है। बस अगर आप लोगों ने मुझसे क्लास नहीं ली है तो शायद पॉसिबल है कि कुछ पॉइंट्स आपको ऐसा लग सकता है कि अच्छा ये टॉपिक भी था क्या, कुछ पॉइंट्स आपको नए लग सकते हैं, तो इसलिए आप बस थोड़ा उन टॉपिक्स को पेशेंटली सुनना, एक्टिवली सुनना, ठीक है। बाकी कोई लोड नहीं है गाइस, ठीक है। इस चैप्टर की जिम्मेदारी तुम लोग मुझ पे छोड़ दो, हम लोग इजीली सेशन के थ्रू आपका ये यूनिट बहुत स्मूथली कवर करा देंगे, बहुत कंफर्ट आ जाएगा इजीली। अपन पहली कैटेगरी पे आ जाते हैं, इवैल्यूएशन ऑफ क्रेडिट पॉलिसीज, ठीक है। अब इवैल्यूएशन ऑफ क्रेडिट पॉलिसीज करने के हमारे पास 3 अप्रोचेस पॉसिबल हैं, ठीक है। एक टोटल अप्रोच, एक इंक्रीमेंटल अप्रोच और एक इफेक्टिव रेट कंपैरिजन, ठीक है। इन 3 में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हारा टोटल अप्रोच वाला है, ठीक है, क्योंकि जनरली आईसीआई बताता नहीं कि तुम्हें किस अप्रोच से करना है, तो उस केस के अंदर आप टोटल अप्रोच ही करोगे बिकॉज दिस इज द ईजिएस्ट वन आउट देयर, ठीक है। अप्रोच 2 थोड़ी डिफिकल्ट है, अप्रोच 3 अप्रोच 2 के ऊपर ही बेस्ड है, तो अपन इसी को प्रेफर करते हैं। मैं आपको तीनों बता दूंगा लेकिन अपना मेजर फोकस अब टोटल अप्रोच के ऊपर रहेगा, ठीक है। चलो अपन टोटल अप्रोच स्टार्ट करते हैं कि कैसे करना है। अब देखो इसके अंदर आपके पास 2 सिचुएशन हो सकती है, ठीक है। आपको बोलेगा कि हम करंटली ये पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं लेकिन हमारे मन में विचार है कि हम इस ऑप्शन के ऊपर भी जा सकते हैं, हम इस ऑप्शन के ऊपर भी जा सकते हैं, हमारे मन में ऐसा विचार आ रहा है। आप बताओ क्या हमें ऐसा करना चाहिए, क्या ये जो विचार आ रहा है सही विचार है या हमको उस विचार को अबंडन कर देना चाहिए, ऐसे आपको सवाल पूछे जाएंगे। अब इसके अंदर अपने को करना क्या, देखो अभी हमने बात करी थी कि हर क्रेडिट पॉलिसी के कुछ फ़ायदे होते हैं, कुछ नुकसान होते हैं, ठीक है, कुछ बेनिफिट्स होते हैं, कुछ कॉस्ट होते हैं। आपको करना कुछ नहीं, आपको बस वो बेनिफिट्स में से कॉस्ट को लेस कर देना, आपको देखना है कि किस पॉलिसी का नेट बेनिफिट ज़्यादा है, आपको वो चूज़ करना है, ठीक है। तो बेसिकली नेट बेनिफिट अपने को लेना है। तो पहला बेनिफिट क्या होता है, हायर सेल्स एंड मार्केट शेयर, ठीक है। तो आप सबसे पहले ये ले लोगे कि 3 पॉलिसी आपको दे रखी है, इसके अंदर आपको लेट से बोलेगा 30 डेज़ का पेमेंट दे रहे हैं हम, इसके अंदर हम 40 डेज़ का दे रहे हैं, इसके अंदर 50 डेज़ का क्रेडिट पीरियड दे रहे हैं, ठीक है। तो अब अलग अलग क्रेडिट पीरियड अगर आपने दिए हैं तो उनके अंदर आपकी थोड़ी बहुत सेल भी बढ़ेगी हर एक के अंदर। 30 दोगे तो लेट से बोलेगा आपकी 30 लाख की सेल हो रही है, 40 दे देंगे तो बोलेगा आपकी 40 लाख की सेल हो रही है, 50 दे देंगे तो लेट से आपकी 50 लाख की सेल हो रही है। तो हर एक के अंदर क्रेडिट सेल्स अलग अलग होगी। तो सबसे पहले आपका स्टार्टिंग ही पॉइंट ही हो, सबसे बड़ा फायदा क्या है कि आपकी सेल्स बढ़ रही है, सेल्स चेंज हो जाएगी तीनों के अंदर। तो सबसे पहले आप स्टार्टिंग पॉइंट एनुअल क्रेडिट सेल से करोगे, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट एनुअल क्रेडिट सेल ले ली 3 ऑप्शंस की, ठीक है। अच्छा अब जितनी जितनी सेल करी सारा का सारा फायदा थोड़ी अपना, सेल बढ़ी है तो उसके साथ में कॉस्ट भी तो बढ़ेगी उसकी, सेल बढ़ रही है तो साथ में कॉस्ट भी बढ़ेगी, तो सब कुछ जितना सेल कमाता सारा का सारा फायदा थोड़ी है, अपने को उसमें से कॉस्ट ऑफ सेल्स भी लेस करनी पड़ेगी, क्योंकि सेल बढ़ी तो कॉस्ट भी बढ़ी, अपने को तो सिर्फ नेट फायदा लेना है ना, तो अपन कॉस्ट ऑफ सेल्स को लेस करेंगे। अच्छा अब मैं आपको अपन पूरे एक सेकंड ना, हाँ, तो अपने को क्या करना है, कॉस्ट ऑफ सेल्स को लेस करना है, ठीक है। अब अपन बात करते आ रहे हैं स्टार्टिंग से, इनकम स्टेटमेंट जब से पढ़ते आ रहे हैं तब से बात करते आ रहे हैं कि जो आपको कॉस्ट ऑफ सेल देता है वो कभी कभी आपको फंक्शनल ब्रेकअप करके देता है। कैसे, प्रोडक्शन कॉस्ट अलग कर दी, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट अलग कर दी, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट अलग कर दी, वो तीनों को मिला के भी कॉस्ट ऑफ सेल दे सकता है, या फिर उन्हीं तीनों को कॉस्ट को मिला के आपको स्प्लिट कर दे सकता है वेरिएबल कॉस्ट में और फिक्स कॉस्ट के अंदर, ठीक है। सो कॉस्ट ऑफ सेल्स को ही इस चैप्टर के अंदर, इस पर्टिकुलर यूनिट के अंदर वो ब्रेक कर देता है वेरिएबल कॉस्ट के अंदर, फिक्स कॉस्ट के अंदर। हुआ कुछ नहीं है, जितनी भी कॉस्ट ऑफ सेल आनी थी, जो भी पूरी कॉस्ट शीट बननी थी कॉस्ट ऑफ सेल्स की, ठीक है, पूरी कॉस्ट शीट से निकल के आती है कॉस्ट ऑफ सेल जो अपन ने यूनिट 1 में निकाली, उन्हीं सारी कॉस्ट को ऐड करके वेरिएबल में डिवाइड कर दिया, फिक्स में डिवाइड कर दिया, एक ही बात है। ये अपन यूनिट 1 से देखते आ रहे हैं, सॉरी यूनिट 1 के चैप्टर 1 इनकम स्टेटमेंट से देखते आ रहे हैं कि कॉस्ट को कॉस्ट ऑफ सेल्स में भी दे सकता है एंड वेरिएबल फिक्स में भी दे सकता है, लेवरेज से भी देखते आ रहे हैं। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स को यहाँ पे ब्रेक करके देता है वेरिएबल कॉस्ट में एंड फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट के अंदर, ठीक है। आपको वो दोनों लेनी होगी तब जाकर आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। वो दोनों लेके माइनस कर देना एंड आपके पास आ जाएगा आपका प्रॉफिट, ठीक है। इसमें से नेट कितना प्रॉफिट आपको बचा। अच्छा अब ये जो प्रॉफिट आया इसमें से कुछ कॉस्ट अपनी लेस नहीं हुई है, ये तो सिर्फ सेल्स अपन ने बढ़ाई, सेल्स बढ़ाने से हमारी कॉस्ट भी बढ़ी, अपन ने उसके ऊपर निकाल दिया। अभी हमारी कुछ क्रेडिट कॉस्ट बच गई।
अपने जैसे बेड डेट्स था, कैश डिस्काउंट था, अपना कलेक्शन कॉस्ट था, क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट था, वो भी अब तक अपन ने लेस नहीं किया, ठीक है। अच्छा, वो अपन ने अब तक लेस क्यों नहीं किया? क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर ये सारे खर्चे नहीं आते, बेड डेट्स, कैश डिस्काउंट, कॉस्ट ऑफ क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारे खर्चे तुम्हारे कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या होती है? सेल्स करने के लिए तुमने कितने खर्चे इनकर करे, ठीक है। ये जो तुम्हारे खर्चे हैं, बेड डेट्स, कैश डिस्काउंट, कॉस्ट ऑफ क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन, रिकवरी कॉस्ट वगैरह, ये सब खर्चे तुम इसलिए नहीं कर रहे हो क्योंकि तुम सेल्स कर रहे हो, ये सब खर्चे तुम इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुमने क्रेडिट दिया है, तो ये क्रेडिट कॉस्ट है। और क्रेडिट कॉस्ट आर इन नेचर ऑफ फाइनेंसिंग कॉस्ट, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर सारी ऑपरेशन कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट ही आती है, जैसे अपन ने बात करी है, इसमें फाइनेंसिंग कॉस्ट कुछ भी नहीं आता, ठीक है। तो दैट्स वाई इसके अंदर ना तो कोई भी फाइनेंसिंग कॉस्ट नहीं आई है, कोई भी फाइनेंसिंग कॉस्ट नहीं है, मतलब कोई भी क्रेडिट कॉस्ट इसके अंदर नहीं आई है, बेड डेट्स नहीं आया, कैश डिस्काउंट नहीं है, कॉस्ट ऑफ क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन नहीं आया, उसको अपने को अलग से लेस करना पड़ेगा। इन तीनों को अपन क्या बोलते हैं? क्रेडिट देने की कॉस्ट, विच इज क्रेडिट कॉस्ट। अच्छा, तुम मुझे खुद सोच के बताओ, ठीक है, ये जो कॉस्ट है, ये तुम क्रेडिट दो या नहीं दो, तुम्हें इनकर करनी पड़ेगी क्योंकि तुम सेल्स कर रहे हो, ठीक है। ये वाली कॉस्ट को तुम अवॉइड कर सकते हो अगर तुम क्रेडिट नहीं दो तो। दैट्स वाई लॉजिकल सी बात है कि ये सेल करने की कॉस्ट नहीं है, ये क्रेडिट देने की कॉस्ट है। दैट्स वाई दिस इज नॉट काउंटेड इन कॉस्ट ऑफ सेल्स। अच्छा, यहाँ पे बिल्कुल कंफ्यूजन होना चाहिए, कुछ बच्चे कंफ्यूज करके इसको कॉस्ट ऑफ सेल में ले लेते हैं, फिर इससे आगे क्यूमुलेटिव गलत बनता जाता है। ये नहीं आएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर, बहुत क्लियरली बोल रहा हूँ, ठीक है। सो इसके बाद आप माइनस करोगे, आपके सारे क्रेडिट कॉस्ट, बेड डेट्स होगी, कैश डिस्काउंट होगी, कॉस्ट ऑफ क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन होगी। अभी निकालना कैसे मैं बताऊंगा, पहले अपन एक बेसिक लेआउट रख देते हैं, ठीक है। क्रेडिट कॉस्ट लेस हो गई, अब हमारे पास हमारा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आ गया कि अच्छा नेट मेरी सेल्स इतनी बढ़ेगी, उसमें से कॉस्ट कम हो जाएगी, उसके बाद मेरे क्रेडिट कॉस्ट इतनी कट के मुझे मिलेगी, ठीक है। अच्छा, अभी टैक्स नहीं कटा है, अभी टैक्स भी कटेगा, ठीक है। तो ये एक्सपेक्टेड प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, इसमें से आप टैक्स काटोगे तो आपके पास एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा, ठीक है। ये आपने नेट में इतना कमाया इस पॉलिसी से। लेकिन अभी अपना एक और आइटम बच गया, कॉस्ट ऑफ फंड्स, ठीक है। कॉस्ट ऑफ फंड्स क्यों? हर पॉलिसी के अंदर लेट्स से इसके अंदर आप 30 डेज दे रहे हो, उसमें 40 डेज दे रहे हो, उसमें 50 डेज दे रहे हो, तो अगर आपके इसके अंदर इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स जो आपको रखना होता है, बताएंगे इन्वेस्टमेंट डेटर्स कैसे निकलेगा, लेकिन एक बार के लिए लेट्स से अगर आपका इसमें इन्वेस्टमेंट डेटर्स 1 लाख का है, इसमें आपका 1.5 लाख का है, इसमें आपका 2 लाख का हो गया। क्यों ऐसा हो गया? क्योंकि आपने इसमें 30 डेज दिया, इसमें 40 डेज दिया, इसमें 50 डेज दिया। तो अगर आपके दिन बढ़ रहे हैं तो आपको अब ज़्यादा दिन की कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर आपका पैसा अटका रहेगा, तो आपको ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। खुद का पैसा ज़्यादा दिन के लिए लगाना पड़ेगा, आपको ज़्यादा दिन के लिए लगेगा तो आपका कॉस्ट ऑफ फंड्स भी तो बढ़ेगा ना, वो पैसा भी तो कहीं ना कहीं से आ रहा है, उसकी भी आपने कहीं ना कहीं इंटरेस्ट दी है। इसमें आप 1 लाख रुपये खुद की जेब से लगा रहे हो, उसके ऊपर आप इंटरेस्ट पे, आप खुद का कॉस्ट बेयर कर रहे हो। इसके अंदर आप 1.5 लाख का पैसा लगा रहे हो खुद की जेब से, तो ऑब्वियसली कॉस्ट ऑफ फंड्स आपकी बढ़ जाएगी। इसमें आप 2 लाख, इसमें आपकी कॉस्ट ऑफ फंड्स बढ़ जाएगी। तो अब ये कॉस्ट ऑफ फंड्स सब तीनों पॉलिसी के अंदर अलग अलग हो रही है, अलग अलग हो रही है, तो अपने को इसको भी तो फैक्टर इन करना पड़ेगा ना। एंड अपन ने बात करी थी कि अपना कॉस्ट के अंदर एक हायर वर्किंग कैपिटल ब्लॉक है, उसका कॉस्ट ऑफ फंड्स भी है। ये तो अभी तक अपन ने नहीं लिया, अपन ने सेल्स का बेनिफिट ले लिया, अपन ने ये सारी चीज़ें ले ली, अपन ने अब तक हायर वर्किंग कैपिटल ब्लॉक नहीं लिया अभी तक, उसका कॉस्ट ऑफ फंड्स नहीं लिया, उसको अपन लेस करेंगे अभी, ठीक है। तो लास्ट में हमारा क्या लेस होगा? कॉस्ट ऑफ फंड्स, ठीक है। ये लेस करने का हमारे पास नेट बेनिफिट ऑफ पॉलिसी आ जाएगा। क्लियर? अच्छा, अब देखो नेट बेनिफिट ऑफ पॉलिसी पर अपन डिसीजन कैसे लेंगे, ठीक है। नेट बेनिफिट लेट्स से पहली वाली पॉलिसी का आपका आता है 100, दूसरी वाली का आता है 150, तीसरी वाली का आता है 200, ठीक है। ये तीनों का नेट बेनिफिट है। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताओ, तीनों का पॉजिटिव नेट बेनिफिट आया, तीनों का नेट बेनिफिट पॉजिटिव है, इसका 100, इसका 150, इसका 200। दैट मीन्स कि सारी की सारी पॉलिसी अपने कॉस्ट ऑफ फंड से तो ज़्यादा ही कमा के दे रही है, इसलिए नेट बेनिफिट ज़्यादा आ रहा है। करेक्ट? नेट बेनिफिट पॉजिटिव आ रहा है, मतलब क्या है कि आपका एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आपकी कॉस्ट ऑफ फंड से ज़्यादा है। ये 150 कैसे आया होगा? लेट्स से ये आपका 300 था और ये आपका 200 था, तभी तो ये 100 आया ना। ये 150 कैसे आया होगा? लेट्स से ये आपका 350 था एंड ये आपका 200 था, एग्जाम्पल के लिए सेम पकड़ लिया मैंने भी, तभी तो आपका 150 आया होगा। तो आपका ये 100, 150, 200 पॉजिटिव कैसे आ रहा है? क्योंकि आपका एक्सपेक्टेड प्रॉफिट ज़्यादा है आपके कॉस्ट ऑफ फंड से। दैट मीन्स तीनों की तीनों पॉलिसी आपको कॉस्ट ऑफ फंड से ज़्यादा ही कमा के दे रही है, ठीक है। दैट मीन्स पॉलिसी तीनों अच्छी है, लेकिन ये अब तुम सोच के देखो, अपन 3 पॉलिसी तो ले नहीं सकते ना। अगर इन्वेस्टमेंट डिसीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखो तो दीस आर म्यूचुअल एक्सक्लूसिव डिसीजंस। म्यूचुअल एक्सक्लूसिव क्यों? क्योंकि आप तीनों पॉलिसी नहीं ले सकते, आप तीनों में से बेस्ट लेनी पड़ेगी, आपको एक ही लेनी तीनों में से। 3 पॉलिसी थोड़ी फॉलो कर सकते हो, एक ही पॉलिसी फॉलो करोगे ना। तो दैट्स व्हाई दिस इज अ म्यूचुअल एक्सक्लूसिव डिसीजन एंड आपको एक ही पॉलिसी चूज करनी है। तो आप कौन सी पॉलिसी चूज करोगे? तीनों अच्छी हैं, खराब इनमें से कोई नहीं है, बट बेस्ट कौन सी है जिसका नेट बेनिफिट ज़्यादा होगा? दिस इज इन अ वे सेइंग कि तीनों पॉलिसीज का एनपीवी पॉजिटिव है, लेकिन म्यूचुअल एक्सक्लूसिव में अगर तीनों सबका एनपीवी पॉजिटिव होता है तो आप चूज किसको करते हो? जिसका हाईएस्ट एनपीवी होता है। तो बस यहाँ पे भी जिसका हाईएस्ट नेट बेनिफिट होगा उसको चूज कर लेंगे अपन,
क्वेश्चन खत्म, ठीक है। पॉलिसी विद द हायर नेट बेनिफिट टू बी चोजन, ठीक है। अच्छा, अब हर एक आइटम कैलकुलेट कैसे होगा समझना। ये तक वेरिएबल कॉस्ट तो सिंपल है, आपको क्वेश्चन में दे देगा कि वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन के ऊपर, कंट्रीब्यूशन से बता देगा, पीवी रेशो बता देगा, वेरिएबल कॉस्ट रेशो बता देगा कि आपका 40% वेरिएबल कॉस्ट रेशो है, दैट मीन सेल्स का 40% आपका वेरिएबल कॉस्ट लगता है। या फिर पीवी रेशो बता देगा कि आपका कंट्रीब्यूशन 60% है, तो कंट्रीब्यूशन लेस करके आपका पीवी रेशो निकल, वेरिएबल कॉस्ट निकल के आ जाएगा। बेसिक जो ये अपन लेवरेज के अंदर करते आ रहे थे, ज़्यादा इसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। आपको मेन मुद्दा आएगा बेड डेट्स कैसे निकालना है, ठीक है। देखो यहाँ पे आपने सबसे पहले क्रेडिट सेल लिया, अच्छा क्वेश्चन के अंदर कोई कैश सेल दे दे तो वो यहाँ पे नहीं आएगी ना। कैश सेल तुम्हारे क्रेडिट की वजह से नहीं जनरेट हो रही है, क्रेडिट सेल तुम्हारे क्रेडिट पीरियड की वजह से जनरेट हो रही है, तो इसलिए क्रेडिट सेल से ही स्टार्टिंग पॉइंट होगा हमारा, ठीक है। तो अब बेड डेट्स कैसे निकालोगे। बेड डेट्स अगर आपको बोल रखा है क्वेश्चन में लेट्स से कि इसका कि यहाँ पे लेट्स से 1% है, यहाँ पे 2% है, यहाँ पे 3% है। अच्छा, बेड डेट्स किस पे निकलते हैं, बेड डेट्स क्रेडिट सेल के ऊपर निकलते हैं। ये परसेंटेज किसके ऊपर अप्लाई करेगी, आपको कैसे परसेंटेज क्वेश्चन में दे रखी होगी। ऑब्वियसली जितना आपका क्रेडिट सेल्स है उसका 1% यहाँ पे बेड डेट हो रहा है, जो क्रेडिट सेल्स उसका 2% यहाँ पे बेड डेट्स हो रहा है, जितना क्रेडिट सेल उसका 3% यहाँ पे बेड डेट्स हो रहा है, और क्या, ठीक है। तो जो आपने यहाँ पे क्रेडिट सेल ली है, जो क्रेडिट सेल आपने यहाँ पे ली, इसका 1% यहाँ पे बेड डेट्स हो जाएगा, इसका 2% यहाँ पे बेड डेट्स में आ जाएगा, इसका 3% बेड डेट्स में आ जाएगा, सिंपल। तो बेड डेट्स बहुत सिंपल है, क्या करना है, केवल यहाँ तो डायरेक्टली बता देगा कितना बेड डेट्स है, या आपको एनुअल क्रेडिट से लेनी है उसको डिफॉल्ट परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर देना है। अच्छा, बेड डेट्स बोल सकते हैं उसको, डिफॉल्ट परसेंटेज भी बोल सकता है कि एक्सपेक्टेड डिफॉल्ट इतना है, डिफॉल्ट मतलब पे नहीं कर रहा वो, ठीक है। दूसरा आपको क्या निकालना पड़ सकता है इसके अंदर, कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट निकालना होगा अपने को। अच्छा, कैश डिस्काउंट के लिए थोड़ी सी ना अलग सी लैंग्वेज यूज़ करता है। कैश डिस्काउंट की आपको पॉलिसी दे रखी होगी, जैसे आपको यहाँ पे बोला है 110 नेट 45, यहाँ पे आपको बोल रहा होगा 1210 नेट 40 नेट 50, यहाँ पे बोल रहा होगा 310 नेट 60। मतलब क्या है कि इसके अंदर 1% कैश डिस्काउंट है, इसके अंदर 2% कैश डिस्काउंट, इसके अंदर 3% कैश डिस्काउंट है, लेकिन और तीनों के अंदर दिन 10-10 ही हैं, मतलब 10 दिन के अंदर पे कर दोगे तो आपको 1-2-3% डिस्काउंट मिल जाएगा तीनों पॉलिसीज़ के अंदर, वरना नेट में इतने दिन में तो पे करना ही है कैश डिस्काउंट, अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो, ठीक है। अब कैश डिस्काउंट कैसे निकालोगे, आपको ऐसी लैंग्वेज दे रखी होगी। अच्छा, कैश डिस्काउंट उन लोग कस्टमर्स को मिलेगा जो इतने दिन में पे कर देंगे, क्लियर। आपको थोड़ी पता है, आपको सपने थोड़ी आ रहे हैं कि इनमें ये जो क्रेडिट सेल है टोटल, इसमें से कितने % कस्टमर्स इतने दिनों के अंदर पे कर देंगे, आपको सपने थोड़ी आ रहे हैं। आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए क्वेश्चन में से, क्वेश्चन को बताना पड़ेगा, तो क्वेश्चन आपको बताएगा कि हमारे हिसाब से, मतलब क्वेश्चन के हिसाब से कि इस करंट पॉलिसी के अंदर 30% कस्टमर्स कैश डिस्काउंट अवेल करते हैं, ठीक है। इस ऑप्शन 1 के अंदर 40% कस्टमर्स कैश डिस्काउंट अवेल करते हैं, इसके अंदर 50% कस्टमर्स कैश डिस्काउंट अवेल करते हैं। दैट मीन्स जो भी आपके इसके अंदर सेल्स वैल्यू है, ठीक है, लेट्स से इसके अंदर आपकी 10 लाख है, इसके अंदर आपकी 20 लाख है, मैं बहुत रैंडम नंबर ले रहा हूँ ना, इतनी नहीं बढ़ती सेल कभी भी, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने क्या बोला कि 40% कस्टमर्स कैश डिस्काउंट अवेल करेंगे, इसके अंदर 50% करेंगे, इसके अंदर 60% करते हैं। तो सिंपल सा लॉजिक, 10 लाख है, 10 लाख में से 40% कैश डिस्काउंट लेने वाले हैं, तो 10 लाख इंटू 40% कितना होता है, 4 लाख, यानी 4 लाख के कस्टमर्स आपके कैश डिस्काउंट लेंगे, एंड आप उनको कितना कैश डिस्काउंट दोगे, 1% का। 4 लाख का 1% कितना होता है, 4000, करेक्ट। तो इसमें 4000 का कैश डिस्काउंट आ जाएगा। यहाँ पे क्या 50% है, तो 20 लाख का 50% कितना होता है, 10 लाख, 10 लाख का 2% आपको कैश डिस्काउंट देना है, ठीक है। यहाँ पे 60%, 30 लाख का 60% होता है आई गेस 18 लैक्स, 18 लैक्स के ऊपर 3% आपको कैश डिस्काउंट देना है। सिंपल, क्लियर था, सोबर एकदम। चलो फिर ये हमारा कैश डिस्काउंट भी आ गया। कॉस्ट ऑफ क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन क्वेश्चन में डायरेक्टली बता देगा आपको, ठीक है। उसके अलावा भी कोई क्रेडिट कॉस्ट बताए तो यहाँ पे ले लेना। वैसे एक ही क्वेश्चन के अंदर है, एक ही क्वेश्चन के अंदर कोई और कॉस्ट दे रखी है इनके अलावा, तो बट दे रखी हो तो ले लेना, ठीक है। चलो फिर अभी अपना मेन मुद्दा है कैलकुलेट करने का कॉस्ट ऑफ फंड्स। कॉस्ट ऑफ फंड्स के अंदर ही बच्चा कंफ्यूज करता है कि ये कैसे निकालना है, ठीक है। अपन कॉस्ट ऑफ फंड्स के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ फंड्स क्या है कि जो मैंने रिसीवेबल्स के अंदर मैंने इन्वेस्टमेंट किया है, जो भी मेरा पैसा अटक रहा है रिसीवेबल्स के अंदर, वो उसके ऊपर मेरी कुछ कॉस्ट लग रही है, ठीक है। अब ये समझना अपने को यहाँ पे जो अपना पैसा लग रहा है, अपने जो कॉस्ट ऑफ फंड्स लग रहा है, वो इन्वेस्टमेंट इन रिसीवेबल्स के अंदर लग रहा है, वो रिसीवेबल्स के ऊपर नहीं लग रहा है, वो इन्वेस्टमेंट इन रिसीवेबल्स के ऊपर लग रहा है। फर्क है दोनों चीज़ों के अंदर ना। रिसीवेबल्स जो अपन निकालते हैं, रिसीवेबल्स बोले तो अच्छा मैं रिसीवेबल्स की जगह डेटर्स बोल देता हूँ, थोड़ा सिंपल लगेगा समझना, ठीक है। तो अपने को इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स लेना है, अपने को डेटर्स नहीं लेना है। जो अपना डेटर्स होता है वो किसके ऊपर होता है, सेल्स वैल्यू के ऊपर होता है, करेक्ट है। अब सेल्स वैल्यू के ऊपर होता है, इसके अंदर आपका कॉस्ट ऑफ सेल भी होती है और इसके अंदर आपका प्रॉफिट भी होता है, करेक्ट। जो आपका डेटर्स होगा उसके अंदर आपका कॉस्ट ऑफ सेल भी आएगा, उसके अंदर आपका प्रॉफिट भी आएगा,
क्लियर, कॉस्ट ऑफ सेल एंड प्रॉफिट। अच्छा, हम अपन ने यूनिट 1 के अंदर भी डिस्कशन किया था कि जो यहाँ पे प्रॉफिट है, जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट के अंदर आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं फंसा हुआ है। मुझे एक बात बताओ, आपने सेल करनी थी, आपको 60 दिन तक पैसा नहीं मिला, ये सेल करने के लिए जो खर्चा आपने किया है उसमें आपका पैसा फंसा हुआ है ना, ठीक है। खर्चा तो आपने कॉस्ट ऑफ सेल वाले किया है ना, प्रॉफिट कमाने के लिए आपने कोई खर्चा नहीं किया, प्रॉफिट में आपको कोई पैसा नहीं फंसा हुआ। अच्छा, प्रॉफिट आपको मिलने वाला है, ऐसा नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा कि प्रॉफिट आपको मिलेगा नहीं, प्रॉफिट आपको मिलेगा, लेकिन उसमें आपको कोई पैसा नहीं फंसा हुआ है ना, आपने कुछ खर्चा नहीं किया है, आपने खर्चा किया कॉस्ट ऑफ सेल का, ये आपका फंसा हुआ है। प्रॉफिट तो आपको बस मिलेगा, वो थोड़ी आपने जेब से भी भरा है कुछ। तो आपको निकालना है इन्वेस्टमेंट इन रिसीवेबल। इन्वेस्टमेंट किसके ऊपर होगा? कॉस्ट ऑफ सेल के ऊपर होगा, नॉट प्रॉफिट के ऊपर। ये यूनिट 1 के अंदर मैंने यही किया था, ठीक है। तो आपको कॉस्ट ऑफ सेल लेना है, वो आपका इन्वेस्टमेंट होगा, ठीक है। तो आपको कॉस्ट ऑफ फंड्स कैसे निकालोगे? सबसे पहले आप निकालो फंड्स ब्लॉक्ड इन डेटर्स या फिर इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स, उसको मल्टीप्लाई कर लो जो भी आपको कॉस्ट ऑफ फंड्स की रेट दे रखी है, या फिर उसको अपन अपॉर्चुनिटी रिटर्न भी बोल सकते हैं, मैं बताऊंगा अपॉर्चुनिटी रिटर्न क्यों बोलते हैं, ठीक है। उससे मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास आ जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ फंड्स, ठीक है। अब अपन ने बात करी फंड्स ब्लॉक्ड इन डेटर्स किसके ऊपर निकलेगा? कॉस्ट ऑफ सेल के ऊपर निकलेगा। एंड कॉस्ट ऑफ सेल को इस चैप्टर के अंदर वो ब्रेक करके देता है वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट के अंदर। तो आप क्या करोगे? वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट को ऐड कर दोगे, ये आपको क्या दे देगा? कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट या फिक्स कॉस्ट को ऐड कर दो, आपको दे देगा कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल। अच्छा, ये सब कुछ ना अपने को सिर्फ क्रेडिट सेल के लिए लेना है, कैश के लिए नहीं लेना है। कैश के अंदर कुछ तुम्हारा पैसा नहीं फंसा हुआ है, क्रेडिट के अंदर फंसा हुआ है। तो जो भी तुम्हारे क्रेडिट सेल्स हैं, राजा रुक जाना, अपन पहले ये निपटा लेते हैं, फिर उसके बाद अपनी सारी बातें करेंगे ना। चलो, फिर अपना ये वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट जो है, ये हमें सिर्फ क्रेडिट कॉस्ट, क्रेडिट सेल्स का लेना है, सिर्फ क्रेडिट सेल्स का लेना है। तो अपने को कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल यहाँ पे लेना है। अच्छा, अब ये जो कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल अपन ने ली है, ये अपनी एनुअल है, ये अपनी साल भर की 365 दिन की है। 365 दिन का तुम्हारा दिन पैसा नहीं फंसा हुआ है। तुम्हारे रिसीवेबल तुमको लेट्स से 30 दिन के लिए पैसा नहीं देते हैं, 30 दिन तक का आप उनको क्रेडिट पीरियड देते हो, क्रेडिट 30 दिन के बाद आपको आपके क्रेडिट डेटर्स आपको पैसा देके जाते हैं। तो हो क्या रहा है? सिर्फ 30 दिन तक के लिए आपको पैसा कुछ नहीं मिल रहा है। उस 30 दिन तक की सेल आपको कि जितनी भी कॉस्ट है वो आपको जेब से पे करनी पड़ रही है, ठीक है। 30 दिन बाद कस्टमर पैसा देके चल जाता है, तो 30 दिन बाद कस्टमर पैसा देके चल जाएगा। अब आपके पास पैसा आ गया है, अब आप उसी पैसे से अगले आने वाले 30 दिन की सेल और कर लोगे, ठीक है। फिर वापस से वो कस्टमर पैसा देके जाएगा, वापस अगले 30 दिन की सेल कर लोगे। तो आपका पैसा साल भर के लिए नहीं फंसा हुआ है, आपका पैसा सिर्फ 30 दिन के लिए फंसा हुआ है। अच्छा, यही अगर 60 दिन होते तो आपको कस्टमर 60 दिन के बाद पैसा देता है। अब 60 दिन तक के लिए सेल करने के लिए आपको कॉस्ट खुद की जेब से भरनी पड़ती, तो उसमें आपका पैसा 60 दिन के लिए फंस रहा था। 60 दिन के बाद कस्टमर वापस देके जाएगा, फिर वापस 60 दिन के लिए फंस जाएगा, नहीं सेल करोगे उससे वापस 60 दिन के लिए फंस जाएगी, फिर वो देके जाएगा, फिर वापस सेल करोगे, नहीं सेल, वापस 60 दिन के लिए फंसेगी। तो रोटेट होती रहेगी, यही वर्किंग कैपिटल होती है, रोटेट होती रहती है। तो जितना भी आपका एवरेज कलेक्शन पीरियड है उसके बाद आपका पैसा रोटेट होता जाएगा। तो आपको एक बार के लिए पैसा लगाना है सिर्फ आपके एवरेज कलेक्शन पीरियड के लिए। अपने एग्जाम्पल में 30 दिन, 30 दिन के बाद आपको वापस से मिल जाएगा, फिर वापस फंस जाएगा। तो आपको एक बार के लिए पैसा लगाना है 30 दिन के लिए, एंड वो 30 दिन का पैसा आपका साल भर लगा रहेगा, करेक्ट। एक बार रिलीज होगा, वापस नई सेल में फंस जाएगा, फिर रिलीज होगा, वापस नई सेल में फंस जाएगा। तो स्टार्टिंग अपने को लगाना है 30 दिन का, अब वो कंटिन्यूसली फंसा हुआ रहेगा अलग अलग सेल के अंदर, अलग अलग डेटर्स के अंदर 30 दिन के लिए फंसा हुआ रहेगा, ठीक है। तो ये साल भर का था, इसको अपन ने डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ डेज से, ठीक है, या फिर अपन ने बात करी थी नंबर ऑफ वीक्स, नंबर ऑफ मंथ से, ऊपर मल्टीप्लाई कर दो एवरेज कलेक्शन पीरियड से, ठीक है। इससे डिवाइड करने पर क्या आ गया? पर दिन का, पर महीने का, पर वीक का आ गया। फिर मल्टीप्लाई कर दो कि आपको कितने दिन का आपका एवरेज कलेक्शन पीरियड है, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि अच्छा 30 दिन का मेरा कितना कॉस्ट ऑफ सेल्स होता है, ठीक है। अच्छा, ये अपना अभी तक क्या आया है? ये जो अपना रेड ब्रैकेट है, ये क्या है? ये आया अपना फंड्स ब्लॉक इन डेटर्स। अभी कॉस्ट ऑफ फंड्स नहीं आया है, इसको अपने को मल्टीप्लाई करना है किससे? कॉस्ट ऑफ फंड्स की रेट से या फिर अपॉर्चुनिटी रेट से, जो क्वेश्चन में दे रखी होगी। वो रेट, इतना पैसा आपको जेब से भरना पड़ा है, खुद के जेब से लगाना पड़ा, इसकी कुछ ना कुछ कॉस्ट है जो आप कहीं से लोन लेके आ रहे हो, उसको मल्टीप्लाई करो अपॉर्चुनिटी रेट से, तो आपकी कॉस्ट ऑफ फंड्स आ जाएगा। हर पॉलिसी के लिए अलग अलग निकलेगा, क्योंकि हर पॉलिसी के अंदर एवरेज कलेक्शन पीरियड अलग है, ठीक है। हर पॉलिसी के अंदर सेल अलग अलग हो रही है, तो उनकी वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट भी अलग अलग है। तो हर पॉलिसी के लिए आपके अलग अलग निकालनी पड़ेगी, तीनों वर्किंग आपको अलग अलग करनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चों को यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है कि सर ये 30 दिन का एवरेज कलेक्शन पीरियड है ना, 30 दिन का एवरेज कलेक्शन पीरियड है, तो ये मैंने इन्वेस्ट फंड्स ब्लॉक इन डेटर्स निकाल दिया, ये भी मैंने 30 दिन के लिए निकाल दिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने 30 दिन के लिए निकाल दिया। अब जब मैं रेट लगा रहा हूँ ये 12% की, तो ये भी साल भर की नहीं लगनी चाहिए, ये भी 30 दिन के लिए लगनी चाहिए सिर्फ। तो एक बार फिर से 30 डेज करो, ये गलत थिंकिंग है एकदम, ये वापस 30 डेज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया ये जो पैसा आपने निकाला है कि एक बार के लिए मुझे 30 डेज की सेल्स को खुद के जेब से भरना पड़ा, वो पैसा 30 डेज बाद रिलीज तो हो गया एक बार के लिए, लेकिन वापस फंस गया ना, फिर 30 डेज बाद वापस से रिलीज हो गया, लेकिन वापस फंस जाएगा। तो एक बार के लिए आपने 30 डेज के लिए लगाया पैसा, लेकिन वो पैसा
लग के रिलीज होके, लग के रिलीज होके, लग के रिलीज होके पूरे साल भर के लिए लगा हुआ है। तो इसलिए आपका कॉस्ट ऑफ फंड तो पूरा साल भर का ही आएगा। क्लियर है ये चीज़ एकदम? ठीक है। अच्छा, अभी कभी कभी इस क्वेश्चन के अंदर आपको एवरेज कलेक्शन पीरियड नहीं लेके आप डायरेक्टली 1 डेटर्स टर्नओवर रेशो कर सकते हो, उससे भी सेम ही चीज़ अचीव हो जाएगी। कैसे? डेटर्स टर्नओवर रेशो का मतलब क्या होता है? रेशो से बढ़ के आता है। डेटर्स टर्नओवर रेशो क्या बताता है कि आप साल भर में डेटर्स को कितनी बार रोटेट करते हो, कितनी बार टर्न होता है आपका, कि आपका एक बार का डेटर्स, लेट्स से आपका एक बार का डेटर्स है, वो कलेक्ट होकर फिर नए डेटर्स खड़े हो गए, फिर वो कलेक्ट होकर फिर नए डेटर्स खड़े हो गए। तो लेट्स से अगर आपका डेटर्स टर्नओवर रेशो 6 है, दैट मीन्स आप साल भर में 6 बार डेटर्स को चेंज करते हो, और ये आपकी साल भर की कॉस्ट है, साल भर की कॉस्ट है। तो अब बताना, अगर आप 6 बार रोटेट कर रहे हो तो आपका पैसा तो सिर्फ एक बार का ही पैसा हुआ है ना। वो एक बार रिलीज होगा, फिर वापस दूसरी बार में फंस जाएगा, फिर दूसरी बार में रिलीज होगा, फिर तीसरी बार में फंस जाएगा। तो आपका पैसा तो सिर्फ एक बार का ही पैसा हुआ है। तो इसको एनुअल को लो, 6 से डिवाइड कर दो तो आपका एक बार का आ जाएगा। वही आपका इन्वेस्टमेंट है, अब उसके अपॉर्चुनिटी रेट से मल्टीप्लाई कर देना, आपका कॉस्ट ऑफ फंड्स आपको निकल के आ जाएगा। क्लियर? अच्छा, अब इसके अंदर अपने को कोई चीज़ें समझनी है। क्या बता रहा हूँ मैं? जो कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल्स है, ये आपको वेरिएबल फिक्स ही लेनी है दोनों के अंदर, ठीक है। लेकिन किसी किसी क्वेश्चन के अंदर ये लोग ऐसी हरकत करके फिक्स कॉस्ट नहीं देते हैं, देते ही नहीं है। तो फिक्स कॉस्ट नहीं दोगे तो आप क्या कर सकते हो? नहीं ले सकते। तो आप उस क्वेश्चन के अंदर वेरिएबल कॉस्ट ले लोगे। ऑप्शन 2 क्या है अपना? वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट भी अगर नहीं दे तो फिर क्या करोगे आप? सेल्स का ले लेना, और क्या कर सकते हो आप? वैसे गलत है, सेल्स पे नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर नहीं दिया ना तो क्या करोगे तुम? तो सीधा सेल्स पे ले लेना। क्लियर? ठीक है। अच्छा, अब ये एवरेज कलेक्शन पीरियड के ऊपर मुझे कुछ बात करनी है। ये जो एवरेज कलेक्शन पीरियड है, ये क्रेडिट पीरियड की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये एवरेज कलेक्शन पीरियड की बात हो रही है। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम क्रेडिट पीरियड। ठीक है, मैंने क्या बोला था, इस पॉलिसी के अंदर अपन कितना क्रेडिट पीरियड दे रहे हैं? 45 का, इसमें 50 का, इसमें 60 का। ये है क्रेडिट पीरियड कि मेरे हिसाब से तेरे को मैंने 45 दिन दिए, तेरे को मैंने 50 दिन, तेरे को मैंने 60 दिन दिए। अब सब डेटर्स तुम लोग की तरह होनार थोड़ी होते कि टाइम पे पहुंच जाएंगे। कुछ बच्चे को मज़ा आता है कि सर से आज सर से लेट पहुंचूंगा मैं, आज सर से लेट पहुंचूंगा मैं, कि मेरा कैमियो होना चाहिए। वैसे कुछ डेटर्स को मज़ा आता है भाई कि 45 दिन दिए ना, 46वें दिन पे दूंगा मैं तो कुछ बोलेंगे नहीं 5 दिन बाद दूंगा, कुछ को मज़ा आता है परेशान करने में। ठीक है, तो कुछ उससे भी लेट देंगे, कुछ उससे भी पहले दे देंगे। कुछ और होनार होंगे, बोलेंगे हम सबसे पहले जाके बैठ जाएंगे, हम फर्स्ट हम फर्स्ट हम फर्स्ट, सबसे पहले मैंने दिया। वो 45 क्या, वो 10 दिन के अंदर दे देगा, कोई 15 दिन के अंदर दे देगा। तो सब अलग अलग दिन पे दे रहे हैं। तो आपको एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालना है कि सारे डेटर्स मिला के ऑन एन एवरेज कितने दिन में दे रहे हैं। ये सब लोग थोड़ी आपको 45 दिन पे टपक के पहुंच जाएंगे कि चलो 45 दिन बोले ना, चलो लास्ट 45 डेज पे ही दूंगा। नहीं, अलग अलग फॉलो करेंगे। तो आपको क्या करना है, हमको एवरेज कलेक्शन पीरियड चाहिए यहाँ पे। ठीक है, अब एवरेज कलेक्शन पीरियड यहाँ तो क्वेश्चन में दे रखा होगा कि हमारे हिसाब से क्वेश्चन में बताएगा कि इस पॉलिसी के अंदर एवरेज कलेक्शन पीरियड इतना है, इसमें इतना है, इसमें इतना है, तो आप वो ले लेना। अगर वो नहीं बताता है तो तुम्हें खुद निकालना है एवरेज कलेक्शन पीरियड। कैसे निकालोगे? देखो, मैंने आपको ये ऊपर इन्फॉर्मेशन दी थी ना कि 40% कस्टमर्स कैश डिस्काउंट अवेल करते हैं, इसमें 50% अवेल करते हैं, इसमें 60% अवेल करते हैं। दैट मीन्स 40% कस्टमर्स तो 10 दिन के अंदर दे ही देते हैं। ठीक है, बाकी 60% थोड़े, मतलब मैं बोलना नहीं चाह रहा बट हैं, उस कैटेगरी के हैं ठीक है, वो नहीं देंगे 10 दिन के अंदर, वो एंड में ही देंगे एकदम। ठीक है, अब आपको कोई डेटा नहीं दे रखा है कि कितने दिन में दे रहे हैं, तो आप पकड़ लेना सारे कस्टमर्स होनहार हैं, वो लास्ट दिन पे तो दे ही देते हैं। यानी जो 40% कस्टमर्स हैं ये 10वें दिन पे दे रहे हैं, एंड बाकी 60% हैं वो 45th डे पे दे रहे हैं। तो आप क्या निकालोगे? एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालोगे। कैसे निकालोगे? देखो, 40% कस्टमर्स ने, ठीक है, एक सेकंड, 10 दिन के अंदर आपको कितने कस्टमर्स ने दिया? 40% ने दिया। ठीक है, प्लस कर दो 45th डे पे कितने कस्टमर्स ने दिया, बाकी 60% से दिया। तो बेसिकली आपके पास वेटेड एवरेज आ जाएगा कि 40% इतने में दे रहे हैं, 60% इतने में दे रहे हैं। तो वेटेड एवरेज के बेसिस पे कस्टमर्स कितने दिन के अंदर दे देते हैं। दिस विल बिकम योर एवरेज कलेक्शन पीरियड। कितना आएगा इसके अंदर? 10 × 40% इज 4, 45 × 60% कितना होता है? 27 + 4 31 दिन, राइट। तो इसमें आपका एवरेज 31 आ जाएगा। ठीक है, सेम इसके अंदर भी आप निकाल लोगे। इसमें कैसे निकालोगे? 10 के अंदर 50% दे रहे हैं, बाकी 50% कितने दिन पे दे रहे होंगे? अपन मानेंगे 50वें दिन पे दे रहे हैं, इसके बाद में नहीं जाएंगे कुछ लोग। ठीक है, इसके अंदर भी अपन ऐसे निकालेंगे। तो पहला प्रायोरिटी की एवरेज कलेक्शन पीरियड आपको खुद ही दे दे, नहीं देगा तो आप इस तरीके से निकालोगे। अच्छा, ये भी नहीं दे रखा है तो फिर क्या करोगे? अब क्या कर सकते हो? ऑप्शन है तुम्हारे पास, कुछ कहीं से डेटा लेके आ सकते हो क्या? तो फिर ये जो दे रखा है इसी को पकड़ लेना, और क्या करोगे तुम? खुद से थोड़ी तुक्का लगाओगे। तो इसको ले लेना 45, 50, 60 को। समझ गया? उसके अंदर भी 3 प्रायोरिटी है। पहला एवरेज कलेक्शन पीरियड डायरेक्टली दे रखा हो तो ठीक है, दूसरा तो तुम खुद निकालो, वो भी नहीं है तो तीसरा जो दे रखा क्रेडिट पीरियड उसी को तुम मान लेना। क्लियर?
अच्छा, ये पूरे चैप्टर के लिए ना अंडरस्टैंडिंग, ये सिर्फ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए नहीं, इवैल्यूएशन ऑफ क्रेडिट पॉलिसी के लिए, पूरे चैप्टर के लिए अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। अच्छा, एवरेज कलेक्शन पीरियड अपना हो गया, कॉस्ट ऑफ सेल्स हो गया, और क्या मुझे बताना था, एक सेकंड को, ठीक है। ये जो कॉस्ट ऑफ फंड्स होती है ना, अच्छा मुझे एक बात बताना, हमेशा हमें जो कॉस्ट ऑफ फंड्स लेना होता है वो हमेशा नेट लेना होता है, इफेक्टिव लेना होता है, राइट। पता है अपन जब भी डेट की कॉस्ट लेते हैं तो हमेशा आफ्टर टैक्स लेते हैं इफेक्टिव कॉस्ट, क्योंकि इफेक्टिव कॉस्ट होती है हमेशा कट कटा के, ठीक है। अगर आपको टैक्स का बेनिफिट मिला तो वो काट के बात करो ना यार, टैक्स इफेक्टिव कॉस्ट की बात करो, बिफोर टैक्स कॉस्ट की बात नहीं होगी, हमेशा इफेक्टिव कॉस्ट की बात होगी। तो अगर कॉस्ट ऑफ फंड्स आपको बोल रखा है बिफोर टैक्स कि हमें बिफोर टैक्स कॉस्ट ऑफ फंड्स इतना है, कोई बात नहीं, उसको आफ्टर टैक्स कर देना, क्योंकि हमें हमेशा इफेक्टिव कॉस्ट ही लेनी है, विच इज आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स, आफ्टर ऑल कट कटा के, तो उसको हमेशा नेट कर देना, ठीक है। तो अगर आपको दे रखा है कॉस्ट ऑफ फंड्स आफ्टर, अगर आपको दे रखा है प्री टैक्स दे रखा है तो उसका पोस्ट टैक्स कर देना, प्री टैक्स इंटू 1 माइनस टैक्स करके। अच्छा, एक और लॉजिकल सी बात यह है कि आप यहाँ पे कैश फ्लो जो ले रहे हो वो भी तो आफ्टर टैक्स ले रहे हो ना, ठीक है। तो उसमें से आपका कॉस्ट ऑफ फंड पे जो लेस होना चाहिए वो भी आफ्टर टैक्स होना चाहिए ना यार, ऐसे थोड़ी है कि ये आफ्टर टैक्स होगा उसमें से तुम कॉस्ट बिफोर टैक्स माइनस करोगे, दोनों आफ्टर टैक्स होना चाहिए, ठीक है। चलो, तो ये भी चीज़ तुम्हें समझ में आ गई। अब दूसरा, ठीक है, ये मैंने बात कर ली कि एवरेज कलेक्शन पीरियड माइट नॉट बी सेम एज क्रेडिट पीरियड गिवन, ठीक है। ACP इज कैलकुलेटेड एज वेटेड एवरेज ऑफ पेमेंट पीरियड ऑफ डिफरेंट कस्टमर्स, ठीक है, वो अपना दे रखा है, वो तुम देख के पढ़ लेना कि वही बात है। अच्छा, और मैं क्या बता रहा था, अच्छा किसी किसी केस के अंदर आपको ये 3 क्रेडिट पॉलिसी नहीं देगा, आपको सिर्फ एक कस्टमर की बात बताएगा, क्या इस पर्टिकुलर कस्टमर को, लेट्स से राघव अपना कस्टमर है, क्या मुझे उसको क्रेडिट पीरियड देना चाहिए नहीं देना चाहिए, क्या मुझे उसको क्रेडिट ऑफर करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर मैं उसको क्रेडिट ऑफर करूँगा तो ही मुझसे सेल करेगा, तो ही मुझसे खरीदेगा, वरना मुझसे नहीं खरीदेगा, ठीक है। ऐसे ही कुछ आपको क्वेश्चन दे रखा होगा, इसमें आप कैसे वैल्यूएशन करोगे, इसमें आपके पास मल्टीपल पॉलिसीज तो नहीं है कंपेयर करने के लिए, आपके पास एक ही ऑप्शन है, या तो इसको दो या तो मत दो, तो आप क्या करोगे, अब वैल्यूएशन कर लेना कि अगर मैं इसको क्रेडिट देता हूँ तो मेरी कितनी सेल होगी, उस सेल में से मेरी वेरिएबल कॉस्ट कितनी जाएगी, फिक्स कॉस्ट कितनी जाएगी। तो मतलब जैसे आप अलग अलग पॉलिसी के बना रहे हो वैसे उस एक पर्टिकुलर कस्टमर के लिए सिर्फ एक बार बना लेना। अगर वो नेट बेनिफिट नीचे नेट बेनिफिट पॉजिटिव आ रहा है दैट मीन्स इसको देना फायदेमंद है क्रेडिट, ठीक है। अगर उसको नहीं दे रहे हो, अगर ये सॉरी नेगेटिव आता है नेट बेनिफिट, दैट मीन्स उसको देना फायदेमंद नहीं है, उल्टा पैसा बचा लूँ उससे तो अच्छा, तो मत देना, ठीक है। तो उसके अंदर आपका एवरेशन सिंपल तरीके से होगा कि पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, बस उसमें आपको हाईएस्ट कंपेयर करने का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि है ही नहीं ना अलग अलग ऑप्शंस, ठीक है। चलो, ये हो गया। अब मैंने दूसरी बात आपको बोली थी कि जो कॉस्ट ऑफ फंड्स है ना, इस कॉस्ट ऑफ फंड्स की जगह पे अलग अलग नाम भी वो दे सकता है, वो आपको कॉस्ट ऑफ फंड्स की जगह पे बोल सकता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है, वो आपको बोल सकता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वो बोल सकता है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, वो बोल सकता है रिक्वायर्ड रिटर्न ऑन इंक्रीमेंटल डेटर्स। सब एक ही बात है, सब एक ही बात है, इनका मतलब यही है कि अच्छा आपको इनके लिए कितनी कॉस्ट बेयर करनी पड़े। मैंने आपको स्टार्टिंग से बताता हुआ चल रहा हूँ कि जो कॉस्ट होती है एक दो टाइप की होती है, एक तो एक्चुअल आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट जो आप खुद से पे कर रहे होते हो, दूसरी होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। आउट ऑफ पॉकेट क्या कॉस्ट कौन सी जिसकी जो हमारी जेब से जा रही होती है, अपॉर्चुनिटी कौन सी होती है जो हमारी जेब से जा नहीं रही होती बट उसका जेब से जाना महसूस हो पा रहा होता है, ठीक है। तो अब कॉस्ट ऑफ फंड्स अगर आपको बोला है कि मैं कहीं से लोन लेके आया हूँ कि मेरी बोरोइंग की कॉस्ट इतनी % है, तो वो कॉस्ट ऑफ फंड्स हो गया, आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट हो गई। क्यों? क्योंकि आप कहीं से लोन लेके आ रहे हो तो आप उसके ऊपर इंटरेस्ट दे रहे हो, आपका डायरेक्ट कॉस्ट आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है कि आपको बोले कि ये पैसा जो मैं यहाँ पे डेटर्स के अंदर लगाया है ये मैं कहीं और इन्वेस्ट कर देता तो मुझे 15% रिटर्न मिल जाता, इसलिए मेरा इन डेटर्स से रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 15% का है, तो वो भी वही हो गई ना, वो भी आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई। कैसे हुई कि आप कहीं और इन्वेस्ट कर देते तो 15% कमा लेते, अब आप यहाँ इन्वेस्ट करो तो वहाँ से मिनिमम 15% तो एक्सपेक्ट करोगे, ठीक है, 15% तो एक्सपेक्ट करोगे, तो 15% को यहाँ से लेस कर दो, उसके ऊपर जितना कमा रहे हो आपको सिर्फ वही लेना है, क्योंकि 15% तो आप कहीं और भी कमा लेते, तो 15% यहाँ से लेस कर दो, ठीक है। मतलब इसको अपन ने वही जैसा अपन ने वहाँ पे पढ़ा था इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर कि ये 15% आपकी जेब से जा नहीं रहे, लेकिन कहीं और इन्वेस्ट करते तो 15% आपको मिलता, ठीक है, वो 15% आपको मिलता। अब इसमें इन्वेस्ट करने की वजह से, डेटर्स में इन्वेस्ट करने की वजह से वो 15% आपको नहीं मिल रहा, तो पहले आपको मिल रहा था अब वो नहीं मिलेगा, तो क्या जेब से जाता हुआ महसूस हो पा रहा है? तो महसूस हो रहा है तो उसको नेगेटिव में आउटफ्लो में ले लो, ठीक है। तो आपको जो भी नाम बोले करना आपको सेम ही ट्रीटमेंट है, यहाँ पे माइनस कॉस्ट ऑफ फंड से लेस होगा वो, ठीक है। क्लियर, ये खत्म हो गया। एक क्वेश्चन देख के इसको निपटा लेते हैं, बाकी तो इसके मैंने सारे एडजस्टमेंट्स आपको बता दिए इसमें क्या क्या आ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं, खत्म है ये। अच्छा, इस यूनिट के मैं आपको क्वेश्चन भी साथ दिखाता चलूंगा ना, वरना फिर सेंस नहीं बनेगा, क्योंकि थोड़े कॉम्प्लिकेटेड से हैं। रिसीवेबल्स है बहुत छोटा सा, लेकिन तुमको पता स्टार्ट कहाँ पे करता है खत्म कहाँ पे होता है ये, तो इसलिए मैं साथ साथ क्वेश्चन भी दिखाता हुआ चलूँगा ताकि ईजिली तुम्हारे घर पे निकल जाए। आगे बढ़ने से पहले राजा, आई होप आप लोगों ने प्रथा के अनुसार वीडियो को लाइक करके अपनी अटेंडेंस लगा दी होगी, राइट? और नहीं किया है तो किस चीज़ का वेट कर रहे हो गाइस, जाओ पूरे जोश से लाइक का बटन दबाओ और अपनी अटेंडेंस लगाओ। थैंक यू सो मच गाइस, हम लोग क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं।
ठीक है। ये देखो क्या बोल रहा है, रिवर लिमिटेड यूजेस द क्रेडिट टर्म्स ऑफ 1.515 नेट 45 डेज। ठीक है, ये क्रेडिट पॉलिसी दे रखी है अपने को। ठीक है, सो क्रेडिट टर्म्स बोलेगा या क्रेडिट पॉलिसी बोलेगा, एक ही बात है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, एंड एवरेज कलेक्शन पीरियड वॉज 30 डेज। तो इसमें उसने एवरेज कलेक्शन पीरियड बता दिया, आपको नहीं निकालना है, बता दिया इसने 30 डेज का। ठीक है, द कंपनी प्रेजेंटली हैविंग सेल्स ऑफ ₹50 lakhs। ठीक है, एंड 30% कस्टमर्स अवेलिंग द डिस्काउंट। बता रहा है 30% अवेल कर रहे हैं डिस्काउंट, लेकिन उसका आप करना कुछ नहीं है, आपको बता रखा है ना एवरेज कलेक्शन पीरियड है, तो आप निकालोगे नहीं खुद से। ठीक है, द चांसेस ऑफ डिफॉल्ट आर करेंटली 5%, 5% डेट्स हो जाएगा। ठीक है, एंड वेरिएबल कॉस्ट कॉन्स्टिट्यूट 65% एंड टोटल कॉस्ट कॉन्स्टिट्यूट 85% ऑफ सेल्स। ठीक है, टोटल कॉस्ट 85 है एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट 65% है। ठीक है, ये करंट लेवल पे, करंट लेवल जो अपना है ना, करंटली वेरिएबल कॉस्ट कॉन्स्टिट्यूट 65% एंड टोटल कॉस्ट कॉन्स्टिट्यूट 85% ऑफ सेल्स। अच्छा, मैं ये क्यों बता रहा हूँ करंट लेवल पे, वो आप समझोगे, रुको। ठीक है, द कंपनी इज प्लानिंग लिबरलाइजेशन ऑफ क्रेडिट टर्म्स टू 220 नेट 50 चेंज करना चाह रही है। इट इज एक्सपेक्टेड सेल्स आर लाइकली टू इंक्रीज बाय 5 lakhs। पहले 50 थे, 5 और बढ़ जाएगी तो 55 हो जाएगी। ठीक है, डिफॉल्ट चांसेस आर 10% एंड एवरेज कलेक्शन पीरियड विल डिक्लाइन टू 25 डेज। ठीक है, 30 से 25 हो जाएगा। देयर वोंट बी एनी चेंज इन द फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आएगा। अच्छा, नहीं भी बताता तो भी फिक्स कॉस्ट को अपन कॉन्स्टेंट ही लेते। ठीक है ना, एंड 50% कस्टमर्स आर एक्सपेक्टेड टू अवेल द डिस्काउंट। ठीक है, टैक्स रेट इज 35%। Evaluate this policy in comparison with the current policy and recommend whether the new policy should be implemented. Assume cost of capital to be 10% post tax and 360 days in a year. ठीक है, 360 days नहीं होता तो अपन 365 ही लेते हैं जो अपन रेशियो से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा ऐसा क्वेश्चन देना तो इस क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, लेकिन क्योंकि इसने टेक्स्ट फॉर्मेट में दे दिया तो थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता है कि बीच में डेटा ढूंढना पड़ता है। तो बेटर है कि इसका एक स्नैपशॉट बना लिया करो, स्नैपशॉट ऑफ क्वेश्चन, ये करंट पॉलिसी, प्रपोज पॉलिसी। अच्छा, लिखो मत स्नैपशॉट, लेकिन खुद के लिए इतना ज़रूर बना देना, रफ बना देना, लेकिन हेल्पफुल होता है ऐसा बनाना ना, फिर बार बार झांकना नहीं पड़ेगा क्वेश्चन के अंदर। तो अपन ने स्नैपशॉट बना लिया था क्लास के अंदर ही कि करंट पॉलिसी के अंदर पॉलिसी क्या है, 1.515 नेट 45, प्रपोज के अंदर 220 नेट 50, एवरेज कलेक्शन पीरियड 30 डेज 25 डेज का दे रखा है। ठीक है, दूसरा था कैश डिस्काउंट कौन अवेल करेंगे, इसमें 30% से 50%। ठीक है, बैड डेट्स में 5% का बोला, इसमें 10% का बोला है। ठीक है, क्वेश्चन का सारा इन्फॉर्मेशन ही मैंने यहाँ पे लिखा है, मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखा है। ठीक है, बाकी वेरिएबल कॉस्ट का जो परसेंटेज है वो मैंने अभी तक नहीं लिखा है, क्योंकि उसको डायरेक्टली अपन यूज़ कर लेंगे, वो तो पॉलिसी के रिलेटेड थोड़ी है यार वो। ठीक है, चलो अभी सबसे पहले अपन, मैंने कॉस्ट ऑफ फंड्स निकाला इस केस के अंदर। ठीक है, अपन पहले ना स्टार्ट कर देते हैं क्वेश्चन देखना और उसके बाद नोट्स में आ जाते हैं। ठीक है, करंट पॉलिसी, प्रपोज पॉलिसी, क्रेडिट सेल दे रखी है 50 की 55 की, 50 थी 5 बढ़ जाएगी तो 50-55 हो जाएगी। वेरिएबल कॉस्ट बोला है सेल्स का 65%। ठीक है, तो जितनी सेल उसका 65% ले लो, 65% आ गया। अब फिक्स कॉस्ट के अंदर थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। फिक्स कॉस्ट के लिए क्या बोल रहे हैं कि 65% ये है एंड 85% आपकी टोटल कॉस्ट है, दैट मीन्स 20% आपकी फिक्स कॉस्ट है। अच्छा, अब 20% को आप डायरेक्टली सेल्स से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि फिक्स कॉस्ट तुमको पता है टोटल लेवल पे फिक्स रहती है। ठीक है, वो टोटल लेवल फिक्स रहती है एंड वेरिएबल कॉस्ट यूनिट लेवल पे फिक्स रहती है, टोटल लेवल पे चेंज होती रहती है, एंड फिक्स कॉस्ट टोटल लेवल पे फिक्स रहती है, यूनिट लेवल पे चेंज करती रहती है। ठीक है, तो फिक्स कॉस्ट अपनी 20% जो है वो करंट लेवल की 20% है। वो करंट लेवल की जो 20% तुम निकालोगे वो कांस्टेंट रहेगी दोनों प्लान्स के बीच में। ठीक है, कैसे निकला अपना, ये 50 लाख है, 50 लाख का 20% निकाला 10 लाख, 10 लाख को अपन ने फिक्स कर दिया यहाँ पे। अगर मैं 55 लाख का 20% भी निकालता तो वो आती मेरी कितनी आती, 11 लाख आती मेरी, वो जो से ज़्यादा होती, लेकिन फिक्स कॉस्ट फिक्स रहती है। तो इसलिए वो करंट लेवल, जिस लेवल की आपको परसेंटेज दे रखी है उससे मल्टीप्लाई करो, उसको कांस्टेंट कर दो। वेरिएबल कॉस्ट को अपन कर सकते हैं कि इसका डायरेक्टली 65%, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट तो बढ़ेगी ना, सेल बढ़ेगी तो सेल बढ़ाने पे 65% ले लो, फिक्स कॉस्ट नहीं बढ़ेगी, सेल बढ़ेगी तो जिस लेवल का दे रखा है उससे मल्टीप्लाई करो एंड उसको कांस्टेंट कर दो। ये आपके पास आ गया प्रॉफिट बिफोर क्रेडिट कॉस्ट। क्रेडिट कॉस्ट अपन ने अभी तक नहीं ली। क्रेडिट कॉस्ट कहाँ से लेंगे, स्नैपशॉट से। बैड डेट्स 5%, बैड डेट 10%, इसको ले लेंगे सेल्स के ऊपर। सेल्स कितनी, 50 लाख का 5% होता है 2.5 लाख, 55 लाख का 10% होता है 5.5 लाख। ठीक है, अब हमारा बैड डेट्स आ गया। कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट के लिए इन्फॉर्मेशन दे रखी है, 30% लोग अवेल करते हैं, 50% लोग अवेल करते हैं। अच्छा, ये सेल्स के टर्म्स में ना। ठीक है, वैसे इसने क्या बोला है, कहाँ लिखा है, 50% कस्टमर्स आर एक्सपेक्टेड टू अवेल द डिस्काउंट। ऐसे इसने बोला 50% कस्टमर्स, 50% इन नंबर्स कि जितने भी कस्टमर्स हैं उसके 50% अवेल करेंगे। अच्छा, अब अपने को थोड़ी पता है कि हर कस्टमर कितने कितने की सेल करके जा रहा है, तो अपन क्या मानेंगे, 50% कस्टमर्स इन टर्म्स ऑफ सेल्स वैल्यू है। समझ पा रहे हो मैं लॉजिक क्या बोल रहा हूँ। अपने को कैश डिस्काउंट लेना है सेल्स में से, यहाँ पे बोला 50% नंबर्स के अंदर, नॉट इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। बट अपन मान लेंगे कि हाँ इन टर्म्स ऑफ वैल्यू ही है, क्योंकि अपने को थोड़ी पता है 50% कस्टमर्स सेल्स वैल्यू के टर्म्स में कितना लेके जा रहे हैं, तो अपन 50% ही पकड़ लेंगे। ठीक है,
अच्छा ये थोड़ा ज़्यादा बता दिया मैंने, क्वेश्चन में आया नहीं किसी भी पॉइंट, किसी क्वेश्चन के अंदर, लेकिन आ सकता है, ठीक है। तो ठीक है चलो, कितना कैश डिस्काउंट बाय 30% एंड 50%। तो जो सेल्स है इसके अंदर, ये सेल 50 लाख की 30% लिया, 50 लाख का 50% लिया, इसमें 1.5% का था, इसमें 2% का था, और निकाल के हमने कैश डिस्काउंट आ गया, ठीक है। अच्छा इसके अंदर क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन की कॉस्ट कुछ बताई नहीं है, तो तुम्हारा नेट आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसमें से टैक्स माइनस कर दिया, 35% का टैक्स माइनस कर दिया, तो बस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। अब अपने को निकालना है कॉस्ट ऑफ फंड्स, ठीक है, विच इज़ द लास्ट स्टेप। कॉस्ट ऑफ फंड्स कैसे निकालेंगे? वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास है, फिक्स कॉस्ट हमारे पास है, इन दोनों को ऐड कर दो, कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगा। अच्छा कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर फिर बता रहा हूँ, ये चीज़ों नहीं, ये नहीं आती। कुछ बच्चे सारी कॉस्ट ऐड अप कर देते हैं, ये भी ऐड कर दी, ये भी ऐड कर दी, ये भी ऐड कर दी, बैड डेट्स ये भी ऐड कर दी, सब ऐड कर दो साथ में, क्योंकि सारी तो कॉस्ट है एक तरीके से, क्योंकि सारी मैंने तुमको कॉस्ट में बताई थी। कॉस्ट क्या है? बैड डेट्स है, कैश डिस्काउंट में तुम्हें मैंने बताया था कि कॉस्ट में है, वहाँ पे जब मैंने बेनिफिट्स एंड कॉस्ट बताई थी तो उनको भी ऐड कर देते। नहीं होती भाई, ये कॉस्ट ऑफ सेल में नहीं आती, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं अपन, इन्वेस्टमेंट होती है कॉस्ट ऑफ सेल्स। ये बैड डेट्स तुम्हारा कॉस्ट ऑफ सेल्स का पार्ट ही नहीं है, ये तो तुम्हारा क्रेडिट करने का खर्चा है ना। मुझे बताओ सेल्स करने के लिए क्या तुमने इसमें पैसा बसाया है क्या? ये तुमने पैसा तुम्हें लगाना पड़ेगा क्योंकि तुम्हें कलेक्शन करना है, ये सेल करने के लिए तुम्हें पैसा नहीं बसाना पड़ रहा है तुमको। ये तो ये नहीं आएगा तुम्हारे कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर जब तुम इन्वेस्टमेंट एंड डेटर्स निकाल रहे होगे। सिर्फ ये दोनों लेने, कितना हो गया? 42,50,000, ये हो जाएगा 45,75,000, ठीक है। 32 10 35 प्लस 10, ठीक है। ये तुम्हारा करंट पॉलिसी का फिक्स प्लस वेरिएबल है, मल्टीप्लाई करना है ACP प्रद्युमन, ACP प्रद्युमन मतलब एवरेज कलेक्शन पीरियड। अपना एवरेज कलेक्शन पीरियड अपने क्वेश्चन में दे रखा है 30 डेज़ का, 25 डेज़ का, तो 30/20 30/25 नीचे 360 10% कॉस्ट ऑफ कैपिटल दे रखी थी। आ गया कॉस्ट ऑफ फंड्स आ गया, ठीक है, माइनस कर देना, आ जाएगा नेट बेनिफिट, ठीक है। अब ज़्यादा किसका है? करंट वाली का ही है, तो मत लगा रहो नई वाली पॉलिसी इंप्लीमेंट, क्यों कर रहे हो फालतू में, ठीक है। तो प्रपोज पॉलिसी शुड नॉट बी इंप्लीमेंट एज इट लीड्स टू लोअर नेट बेनिफिट। क्लियर? ठीक है चलो, खत्म हो गया क्वेश्चन। अब मैं आपको इंक्रीमेंटल बता देता हूँ एंड देन ठीक है दिस टॉपिक विल एंड। अच्छा टोटल अप्रोच वाली हमारी देखो क्या सिंपल सी थी, ठीक है। अपने कहाँ गया, हाँ ठीक है। देखो आपको पता है कि इसके अंदर मेरा 100 था करंट वाली के अंदर, पॉलिसी 1 में 150 हो रहा है, पॉलिसी 2 में 200 हो रहा है। दैट मीन्स पॉलिसी 1 के अंदर मैं कितना एक्स्ट्रा कमा रहा हूँ? पॉलिसी 1 के ऊपर में 50, ठीक है। पॉलिसी 2 में मैं करंट के कंपैरिजन में कितना ऊपर कमा रहा हूँ? 100 ऊपर कमा रहा हूँ। तो एक तरीके से आपको मालूम पड़ गया ना कि करंट पॉलिसी जो ऑप्शन 1 है उसमें आप 50 बेटर कमा रहे हो करंट वाले से, और ऑप्शन 2 के अंदर आप 100 बेटर कमा रहे हो करंट वाले से। एक तरीके से तो ये भी इंक्रीमेंटल ही हो गया कि मैं इंक्रीमेंटल कितना कमा रहा हूँ, बट उससे क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होता ना, तो इसलिए ऐसे ही ने अप्रोच 2 को थोड़ा घुमा दिया। ऐसा तो ये भी इंक्रीमेंटल ही है, अप्रोच 2 का नाम इंक्रीमेंटल अप्रोच ही है, ये भी इंक्रीमेंटल आ गया, आंसर मिल गया इससे, लेकिन उससे क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होता है ना। तो ऐसे ने बोला नहीं ऐसे तुम सॉल्व नहीं करोगे, इंक्रीमेंटल के अंदर तुम थोड़ा डिफिकल्ट तरीके से सॉल्व करोगे, ईजी चीज़ को डिफिकल्ट बनाओगे तुम। तो उसके अंदर ऐसे ने क्या बोला कि तुम डायरेक्टली ये नेट बेनिफिट को इंक्रीमेंटल ले रहे हो, ऐसे थोड़ी होता है, मार्क्स ज़्यादा है इस क्वेश्चन के, तो थोड़ा डिफिकल्ट बनाएंगे अपन इसको। कैसे करेंगे? तुम एक एलिमेंट को इंक्रीमेंटल ले लो, मतलब सेल को इंक्रीमेंटल लो, ठीक है। फिर वेरिएबल कॉस्ट को इंक्रीमेंटल लो, मतलब ऐसे एक एलिमेंट के अंदर कितना इंक्रीमेंट हो रहा है वो निकालो। फिर उन सारे इंक्रीमेंटल्स को जब तुम लेस कर दोगे तो तुम्हारे पास इंक्रीमेंटल नेट बेनिफिट डायरेक्टली आ जाएगा, ठीक है। हाँ काफ़ी इनडायरेक्टली डायरेक्टली आया ये वैसे, ठीक है। तो अब हमको ऐसे ही करना है ये इंक्रीमेंटल नेट बेनिफिट वाला, ठीक है। क्या करना है इंक्रीमेंटल अप्रोच के अंदर? पहले सबकी सेल लिख दो, सेल लिख के तुम्हारे पास इंक्रीमेंटल क्रेडिट सेल आ जाएगी। पहले सेल लिखनी पड़ेगी, उसके बाद इंक्रीमेंटल निकालोगे ना, डायरेक्टली कैसे निकालोगे इंक्रीमेंटल, ठीक है। तो पहले तीनों की सेल लिखी, उसके बाद इंक्रीमेंटल क्रेडिट सेल ली। जब इंक्रीमेंटल क्रेडिट सेल के ऊपर आप वेरिएबल कॉस्ट रेशियो लगाओगे तो वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीमेंटल ही आएगी। अच्छा तुम चाहो तो पहले टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकाल लो, फिर उसको माइनस करके इंक्रीमेंटल निकाल लो, क्या फ़ायदा? डायरेक्टली इंक्रीमेंटल क्रेडिट सेल के ऊपर तुम वेरिएबल कॉस्ट रेशियो लगा कर इंक्रीमेंटल वेरिएबल कॉस्ट निकाल लो, एक ही बात है ना, ठीक है। मतलब क्या बोलना, ये 10 लाख है, ये 20 लाख है, ठीक है। तुम्हारा वेरिएबल कॉस्ट रेशियो 30% का है, लेट्स से 30% का है, तो तुम्हारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट इसमें आता है 3 लाख का, इसमें आता है 6 लाख का। फिर तुम इंक्रीमेंटल वेरिएबल कॉस्ट निकालते कैसे? 6 - 3 3, ठीक है। इससे बेटर इंक्रीमेंटल क्रेडिट सेल तो तुमने वैसे ही निकालनी है, कितनी है? 10 लाख की, उस 10 लाख का डायरेक्ट 30% ले लो, 3 लाख आ जाएगा, डायरेक्ट आ जाएगा इंक्रीमेंटल, क्या फ़ायदा, ठीक है। फिर इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट आप डायरेक्टली पहुंच जाओगे, क्योंकि आपको क्वेश्चन में देखोगे कि इसके अंदर फिक्स कॉस्ट है, इसके अंदर फिक्स कॉस्ट है, इंक्रीमेंटल निकाल के माइनस कर देना, ये तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? इंक्रीमेंटल प्रॉफिट बिफोर क्रेडिट कॉस्ट, ठीक है। अब तुम्हें माइनस करना है क्रेडिट कॉस्ट इंक्रीमेंटल, कौन से? बैड डेट्स, कैश डिस्काउंट, कलेक्शन कॉस्ट, क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, ठीक है। अच्छा अब बैड डेट्स तुम्हें निकालने, तो पहले उसके लिए तुम्हें टोटल निकालना पड़ेगा,
क्यों क्यों क्यों? क्योंकि वो परसेंटेज लेवल पे सेम नहीं है। पहले वाली पॉलिसी के अंदर वो 1% है, दूसरे वाली के अंदर 2% है, इसके अंदर 3% है। तो आप सीधे इंक्रीमेंटल के ऊपर थोड़ी ले सकते हो उस परसेंटेज को। आपको क्या करना पड़ेगा, अगर इसके यहाँ पे 10 लाख की है, यहाँ पे 20 लाख का सेल्स है, यहाँ पे 30 लाख का सेल्स है, तो पहले इनका टोटल बैड डेट्स निकालो। कितना इसमें आ जाएगा? 1,000 का, इसमें आ जाएगा तुम्हारा 4,000 का, इसमें आ जाएगा 9,000 का। ये टोटल आ गया तुम्हारा। अब टोटल में से लेस करके इंक्रीमेंटल आ जाएगा यहाँ पे तुम्हारा 3,000 का, और यहाँ पे आ जाएगा 8,000 का। क्यों टोटल तक पहुँचना पड़ा मुझे? क्योंकि इसका परसेंटेज सेम नहीं है। तो पहले आपको टोटल निकालना पड़ेगा, उसके बाद डिफरेंस लोगे, तब जाके तुम्हारे पास इंक्रीमेंटल आएगा। लॉजिकल सी बात है बहुत, ठीक है। इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है मुझे, लेकिन ठीक है, अगर तुम्हें देखने मिल जाए क्वेश्चन में तो तुम्हें पता आइडिया रहना चाहिए। तो पहले तुम इसको टोटल लेवल पे निकालोगे, उसके बाद इंक्रीमेंटल लोगे, ठीक है। फिर टोटल कैश डिस्काउंट भी तुम्हारा टोटल लेवल पे निकलेगा पहले, कि इसमें से इतने % लोग अवेल करें, तो पहले टोटल लेवल पे निकालोगे, उसके बाद तुम्हारा इंक्रीमेंटल आएगा वो, ठीक है। उसी तरीके से टोटल कॉस्ट ऑफ क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन पहले टोटल लेवल पे लिख दो, फिर उसके बाद तुम्हारा इंक्रीमेंटल आएगा, ठीक है। अब सब तीनों तुमने इंक्रीमेंटल ले लिए, कैश डिस्काउंट बैड डेट्स ये। तो अब क्या करना है, ये इंक्रीमेंटल प्रॉफिट बिफोर क्रेडिट कॉस्ट था, इसमें से सारे इंक्रीमेंटल आइटम्स लेस कर दो। तो मैंने लिखा भी यही है कि ये ए है, ये तुम्हारा बी है, ये तुम्हारा सी है, ठीक है। ये ए, ये बी, ये सी, ये डी। तो सारे इंक्रीमेंटल्स लेस करने हैं आपको, तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे इंक्रीमेंटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बिफोर टैक्स, ए माइनस बी माइनस सी माइनस डी। सारे इंक्रीमेंटल्स लेस करने थे, ठीक है। इसमें से जो टैक्स लगाओगे वो भी इंक्रीमेंटल ही आएगा, क्योंकि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी इंक्रीमेंटल है, तो उस पर टैक्स भी इंक्रीमेंटल आएगा। टैक्स की रेट तो सेम ही रहती है ना, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंक्रीमेंटल आ जाएगा। इसमें से आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ फंड्स निकालनी है, इंक्रीमेंटल। अच्छा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ फंड्स पहले आपको टोटल लेवल पर निकालनी पड़ेगी, उसके बाद इंक्रीमेंटल निकलेगी। तो पहले टोटल लेवल पे निकाल लो, उसके बाद इंक्रीमेंटल कर लेना। अच्छा, इंक्रीमेंटल में ना सारी ऑप्शंस को ओवर एग्जिस्टिंग इंक्रीमेंटल निकालना है, ठीक है। इसका भी इसके ऊपर निकलेगा, इसका भी इसके ऊपर निकलेगा। ऐसा नहीं कि इस वाली पॉलिसी को मैं इसके ऊपर लूंगा और इस वाली को मैं इसके ऊपर लूंगा, नहीं 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 भाई, क्या कर रहे हो, ठीक है। ये दोनों इसके ऊपर, ठीक है ना। करंट वाली के ऊपर इंक्रीमेंटल निकालना आपको बेसिकली। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पहले आपको टोटल लेनी पड़ेगी, उसके बाद जो तुम्हारा इंक्रीमेंटल निकलेगा। या फिर ऐसे ही इसके अंदर अपना थोड़ा तिकड़ में लगाता है, वो क्या बोलता है कि तुम डायरेक्टली टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मत निकालो, तुम पहले इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट निकाल लो। पहले इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट निकाल लो, इसके अंदर इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट इतना है, इसके अंदर इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट इतना है, ठीक है। इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट निकालो, फिर उस इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट को तुम रेट से मल्टीप्लाई कर देना, तुम्हारे पास कॉस्ट ऑफ फंड्स भी इंक्रीमेंटल आ जाएगी। मल्टीपल प्रेजेंटेशन ऑप्शंस तुम्हारे पास इसके अंदर हैं, कुछ भी कर सकते हो। मैंने लिख भी रखा है नीचे कि जस्ट लाइक वी डिड इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस थे ना, कि तुम एक्सपेक्टेड प्रॉफिट बिफोर टैक्स को पहले इंक्रीमेंटल ले लो, फिर उसके बाद में तुम हर डायरेक्टली टैक्स माइनस करते चले जाओ, या फिर तुम टोटल लेवल पे निकाल के, बहुत ऑप्शंस थे हमारे पास इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर। सेम यहाँ पे भी तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शंस है, तुम्हें इंक्रीमेंटल जैसे निकालना है निकालो, लेकिन हर एक आइटम एलिमेंट इंक्रीमेंटल होना चाहिए। तुम चाहो तो पहले टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ फंड्स निकाल लो, उसके बाद डिफरेंस लेके इंक्रीमेंटल ले लो, या फिर पहले तुम इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स निकालो, ठीक है। इन्वेस्टमेंट डेट में क्या बोलो, देखो तुम यहाँ क्या कर रहे थे, तुम यहाँ पे पहले टोटल निकाल रहे थे, ठीक है। ये तुम्हारा टोटल कॉस्ट ऑफ फंड्स था। अब ये टोटल कॉस्ट ऑफ फंड्स को तुम लेस डिफरेंस निकाल लोगे, तुम्हारे पास इंक्रीमेंटल आ जाएगा। या फिर तुम क्या कर सकते हो, तुम्हें पता है इसके अंदर जो रेट आ रही है वो तो कॉमन ही है, तो एक काम करो, डायरेक्टली टोटल लेने से पहले ये जो यहाँ पे आपके पास इन्वेस्टमेंट डेटर्स आया है, यहाँ पे आपके पास इन्वेस्टमेंट डेटर्स आया है, ये दोनों पहले निकाल लो, एंड इन दोनों का डिफरेंस लेके इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट डेटर्स निकाल लो। फिर इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट डेटर्स को तुम कॉस्ट ऑफ फंड से मल्टीप्लाई कर देना। क्लियर, समझ गया। ऐसा भी किया हुआ है क्वेश्चन, तुम्हें चलेगा, तुम ऐसा करोगे जैसा मैंने लिखा है ना, ऐसा भी चलेगा। ये थोड़ा तुम्हें ईजी पड़ेगा, लेकिन बता रहा हूँ कि तुम्हें क्वेश्चन में कैसा मिलता हो दिखेगा ऐसे की तरफ से, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे तुम्हें डिसीजन कैसे लेना है। जिसका इंक्रीमेंटल नेट बेनिफिट पॉजिटिव है वो करंट वाली पॉलिसी से बेटर है, जिसका इंक्रीमेंटल नेट बेनिफिट नेगेटिव है वो करंट वाली से खराब है, उसको तो मैसे ही चूज नहीं करोगे। जिसका इंक्रीमेंटल नेट बेनिफिट पॉजिटिव है तुम्हें वो चूज करना है, एंड अगर मल्टीपल का नेट बेनिफिट पॉजिटिव आ रहा है तो जिसका हाईएस्ट आ रहा है उसको चूज कर लेना, ठीक है। आप चूज करोगे पॉलिसी विद हायर नेट इंक्रीमेंटल बेनिफिट एंड दैट शुड बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। अच्छा, वैसे तो क्वेश्चन में काम में लेना ही नहीं तुमको इंक्रीमेंटल को, इसलिए मैंने थोड़ा जल्दी बता दिया, ठीक है। लेकिन अगर गलती से किसी क्वेश्चन ने पूछ ले कि नहीं इंक्रीमेंटल सॉल्व करो, खुन्नस खा के बैठा हो, तो ठीक है, पता होना चाहिए आइडियली एक तरीके से। अच्छा, तीसरा अप्रोच होता है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न परसेंटेज, ठीक है। इसमें तुम्हें सिंपल करना क्या है, इसमें तुम देखना क्या चाहते हो। अभी तुमने इस अप्रोच के अंदर तुमने क्या किया था, टोटल अप्रोच के अंदर इंक्रीमेंटल के अंदर तुमने क्या किया था, तुमने देखा कि मेरा इंक्रीमेंटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ फंड्स कितना है, एंड मैं इंक्रीमेंटल एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना कमा रहा हूँ, ठीक है।
नेट बेनिफिट कैसे निकला, इन दोनों को लेस करके, ठीक है। तो तुम्हें बेसिकली यहाँ पे क्या इंश्योर करना था कि जो मेरा इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ फंड्स है, क्या मैं उससे ज़्यादा इंक्रीमेंटल प्रॉफिट कमा रहा हूँ नहीं कमा रहा हूँ इस पॉलिसी के अंदर, ठीक है। ये अगर मेरे पॉजिटिव वैलेट से 100 आया तो ये 300 रहा होगा और ये 200 रहा होगा, तब जाके इनका डिफरेंस यहाँ पे 100 आया, ठीक है। तो ऐसा करके तुमने क्या इंश्योर कर लिया कि तुम्हारा जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है वो कॉस्ट ऑफ फंड से ज़्यादा है, सिंपल। इसी को इंश्योर करने का दूसरा तरीका है, यहाँ पे तुमने क्या किया, अच्छा देखो, कोई कॉस्ट अपन कवर कर पा रहे नहीं कवर कर पा रहे, उसको चेक करने के दो तरीके होते हैं। एक तो ये कि तुम डायरेक्टली उसमें से माइनस करके देख लो, तुमने 300 में 200 माइनस करके देखा, तुम्हारा 100 पॉजिटिव बचे, दैट मीन्स तुम वो कॉस्ट कवर कर पा रहे हो। दूसरा तरीका होता है कि तुम वो कॉस्ट को भी रेट में ले लो और तुम इसको भी रेट में ले लो। अब वो रेट अगर तुम्हारी इससे ज़्यादा है इसकी रेट से, दैट मीन्स तुम ज़्यादा कमा रहे हो। तीसरी अप्रोच वही है जिसमें तुम, अच्छा ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी बता रहा हूँ क्योंकि कोर्स में एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न तुम कैसे निकालोगे, तुम इंक्रीमेंटल एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ले लो, नीचे क्या लोगे, इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट, ठीक है, वो लोगे तो तुम्हें मालूम पड़ जाएगा कि तुम इस इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट के ऊपर कितना कमा रहे हो, वो तुम्हें दे देगा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न परसेंटेज, ठीक है। अब जिस भी पॉलिसी का ये एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न परसेंटेज आपके कॉस्ट ऑफ फंड से ज़्यादा है, दैट मीन्स उन सब के अंदर तुम ये कॉस्ट ऑफ फंड से तो ऊपर ही कमा रहे हो ना, दैट मीन्स सारी पॉलिसी अच्छी है। अब जिसका रेट ऑफ रिटर्न परसेंटेज हाईएस्ट होगा उसको चूज कर लेना। तो डिसीजन कैसे लोगे, कैलकुलेट दिस रेट फॉर ऑल प्रपोज पॉलिसी एंड सिलेक्ट द वन विथ हाईएस्ट सच रेट ऑफ रिटर्न एंड हायर देन कॉस्ट ऑफ फंड्स, ठीक है, क्लियर है ये चीज़। अच्छा यहाँ पे अब मुझे ये गलती मत कर देना कि अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो एक्सपेक्टेड पैड की जगह पे तुम ये इंक्रीमेंटल नेट बेनिफिट ले लो, अरे नहीं भाई, कंपैरिजन करना है या तो तुम माइनस करके देख लो तो या तो पहला, या फिर नहीं करना है तो रेट पे कंपैरिजन कर लो, दोनों थोड़े साथ में कर दोगे। अगर तुमने माइनस करके पॉजिटिव तक तुम पहुंच गए दैट मीन्स तुमने ऑलरेडी कॉस्ट ऑफ फंड्स कवर कर ली ना, अब रेट पे क्यों कंपैरिजन कर रहे हो, फिर अब रेट पे करना है तो फिर पहले ये माइनस नहीं होगा, इसका भी रेट लोगे इसका भी रेट लोगे, फिर दोनों को कंपेयर करोगे, सिंपल लॉजिकल। चलो ये खत्म हो गया। अच्छा जब तक कुछ नहीं बोला हो तो अपन टोटल अप्रोच ही फॉलो करते हैं, नो ऑप्शंस नो क्वेश्चंस, ठीक है, ठीक है। अपन ने जो क्वेश्चन किया था अभी देखा था, ठीक है, इसके अंदर हमें कलेक्शन पीरियड दे रखा था 30 डेज 25 डेज का, इसका अगले वाले क्वेश्चन में नहीं दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में नहीं दे रखा है, इसमें क्या कहीं नहीं लिखा हुआ है कि कंपनी के पास ये दे रखा है क्रेडिट पॉलिसी इतनी है, प्रेजेंट पॉलिसी इतनी है, सेल्स इतनी बढ़ जाएगी, बैड डेट्स इतना बढ़ जाएगा, कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशियो दे रखा है, फर्म का टैक्स रेट दे रखा है, फर्म्स रिक्वायर्ड आफ्टर टैक्स रेट 15%, 50% एंड 80% कस्टमर्स इन टर्म्स ऑफ सेल्स रेवेन्यू। यहाँ पे देखो बोल दिया इन टर्म्स ऑफ सेल्स रेवेन्यू, उसमें कस्टमर्स बोल रहा था, मुझे तुमको पॉइंट बता रहा था, यहाँ पे बोल दिया इन टर्म्स ऑफ सेल्स रेवेन्यू आर एक्सपेक्टेड टू अवेल कैश डिस्काउंट अंडर एक्जिस्टिंग एंड रिलैक्स पॉलिसी रेस्पेक्टिवली, यानी एक्जिस्टिंग में 50% लेंगे डिस्काउंट, नई वाले में 80% लेंगे। कहीं पे भी इसमें एवरेज कलेक्शन पीरियड का जिक्र नहीं है, बता ही नहीं रखा है, तो क्या करोगे, खुद से निकालोगे। कैसे निकालोगे, एक्जिस्टिंग पॉलिसी के अंदर 50% अवेल कर रहे हैं कैश डिस्काउंट, यानी प्रेजेंट पॉलिसी कितनी है, प्रेजेंट पॉलिसी है 110 नेट 45 की, यानी 50% कस्टमर्स 10 दिन के अंदर पे कर देते हैं, बाकी 50% 45 डेज के अंदर पे कर देते हैं। तो 50% इंटू 10 5 एंड 50% इंटू 45 इज 22.5, तो 27.5 इसके अंदर तुम्हारा AC पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसे ही निकाला होगा, देख लेते हैं एक बार सोल्यूशन में, 27.5, ठीक है। सेम नई वाली पॉलिसी के अंदर कैसे निकालोगे, 80% अवेल कर रहे हैं तो 80% दे रहे हैं 10 दिन के अंदर, तो 10 इंटू 80% इज 8, बाकी 20% दे रहे हैं 60 दिन के अंदर, तो 20% 60 का होता है कितना होगा, 60 इंटू 20% 12 प्लस 8 20, ठीक है। तो इसके अंदर 20 डेज है, ये तुम्हारा डेज आ गया, एंड इसी पे तुम्हारा ये निकलेगा कॉस्ट निकलेगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 27.5 20, क्लियर। चलो ये टॉपिक अपना एंड हो गया ना, अब अपना अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। इसको प्रोसेस करने के लिए टाइम चाहिए या आगे बढ़ जाऊँ मैं, यस गाइस, तो अपना एक टॉपिक खत्म हो गया, अब अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, फैक्टरिंग, ठीक है। अब फैक्टरिंग के अंदर मेरी रिक्वेस्ट रहेगी ना, इसको याद करने की जगह समझने की कोशिश करना। क्यों, क्योंकि इफ़ आई हैव टू पिन पॉइंट वन सिंगल टॉपिक जिसकी ICAI ने डिफ़िकल्टी 100% बढ़ा दी है, तो वो ये टॉपिक है फैक्टरिंग वाला, कंपेयर टू ओल्ड स्कीम एंड न्यू स्कीम। मैं इतने तो मैं ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो टीचर्स ओल्ड स्कीम की रिकॉर्डिंग बना के बेच रहे हैं ना, उनके तो कवर्ड ही नहीं है अभी तक, ठीक है। एंड May 24 में इसका क्वेश्चन आया था विच वॉज नॉट दैट डिफिकल्ट, बट उसके बाद MTPs बना दी, MTPs के अंदर थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन डाल दिया इसका, तो दैट्स वाई थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, एंड थोड़ा अटेंशन मांगेगा ये, तो प्लीज़ बी अटेंटिव, ठीक है। चलो अपन स्टार्ट करते हैं।
ईजी से लेके थोड़ा डिफिकल्ट लेवल पे जाएंगे, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टरिंग क्या होता है, ठीक है। अगर सिंगल लाइन में बोलना हो तो ये है कि देखो, अगर तुम लोगों ने क्रेडिट पॉलिसी डिसाइड करनी तो तुमने डिसाइड कर ली, ठीक है। तुमको लगा कि मुझे 60 दिन का क्रेडिट तो कस्टमर को देना ही पड़ेगा, उसमें ही मेरा सेल्स बढ़ रहा है, सेल्स मेरा अच्छा आ रहा है अगर मैं 60 डेज का क्रेडिट देता हूँ तो। बट मुझे उसकी कॉस्ट नहीं बियर करनी, मुझे उसके बैड डेट्स नहीं चाहिए, मुझे उसके क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट नहीं चाहिए, मुझे उसके पीछे नहीं पड़ना बार बार कि मुझे पैसा देते पैसा देते पैसा देते। तो मैं चाहता हूँ कि मुझे क्रेडिट पॉलिसी का बेनिफिट मिल जाए, मुझे उसकी कॉस्ट बियर नहीं करनी पड़े। तो वो ऑप्शन आपके पास आता है फैक्टरिंग का, ठीक है। फैक्टरिंग का इसके अंदर आप क्या करते हो कि आपने क्रेडिट पॉलिसी दे दी हाई, उससे आपकी सेल्स भी बढ़ गई, लेकिन आपको उससे कॉस्ट नहीं उठानी पड़ी। क्यों, कैसे? आपने जितना आपको क्रेडिट पीरियड देना था, आपको जितना देना था आपने दे दिया, ठीक है। कस्टमर को आपने क्रेडिट पीरियड दे दिया, सेल कर दिया गुड्स, आपको क्रेडिट पीरियड जितना देना था दे दिया। उसके बाद जैसे सेल हो गई आपकी, आपने अपने डेटर्स उठा के, रिसीवेबल्स उठा के बेच दिए फैक्टर को। अच्छा, आदमी नहीं बेचा है ना आपने डेटर्स, राइट टू रिसीव पेमेंट फ्रॉम डेटर आपने बेचा है फैक्टर को, कि सारे डेटर्स को तू संभाल, ये सबसे पैसा तू कलेक्ट कर, कैश डिस्काउंट होगा तेरे को देना है, बैड डेट्स होंगे तू देख, तू मुझे आज नेट पेमेंट कर दे, आज एक मुझे छुट्टी कर दे, ठीक है। तो मेरे पास कॉस्ट कौन कौन सी थी? मुझे कॉस्ट ऑफ फंड्स बेयर करना था, मुझे कैश डिस्काउंट बेयर करना था, मुझे बैड डेट्स बेयर करना था, मुझे कलेक्शन कॉस्ट बेयर करनी थी, रिकवरी सब कुछ बेयर करना था। मुझे कुछ बेयर नहीं करना पड़ेगा, सब फैक्टर बेयर करेगा। मैंने अपनी तरफ से फ़ायदा उठा लिया पूरा क्रेडिट पॉलिसी का, लेकिन मुझे कुछ कॉस्ट बेयर नहीं करनी पड़ी क्रेडिट पॉलिसी की। तो अब इसके अंदर फ़ायदा क्या हो? अब तुम खुद सोचो, फैक्टर लेने का अपने को डिसीजन कैसा करना होगा, तुम खुद सोच के देखो। अगर मुझे मैं फैक्टरिंग कर रहा हूँ तो मेरी कॉस्ट सेव हो रही है। कौन सी कॉस्ट सेव हो रही है? मेरी बैड डेट्स की कॉस्ट सेव हो रही है, क्योंकि सब फैक्टर बेयर करेगा। मेरी कैश डिस्काउंट की कॉस्ट सेव हो रही है, ठीक है। मेरी कलेक्शन एंड एडमिनिस्ट्रेशन की कॉस्ट सेव हो रही है, ठीक है। इन सब की मेरी कॉस्ट सेव हो रही है। सो मेरी कॉस्ट सारी बच गई, लेकिन ये सब क्या फ्री में देगा तुमको फैक्टर सर्विसेज? उसके बदले खुद वो चार्ज करेगा अपनी सर्विसेज फी, ठीक है। इसके बदले फैक्टर अपनी फीस चार्ज करेगा। तो अब तुम ना मुझे एकदम लॉजिकली प्लेन, एकदम एक बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के बताओ, अगर तुम्हें एवेल्यूशन करना हो कि मुझे फैक्टरिंग कराना चाहिए कि नहीं करानी चाहिए, कैसे करोगे? बहुत सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा। क्या करना है आपको समझ में आ गया कि ये सारी कॉस्ट जो है ये आपकी फैक्टर बचा रहा है। दैट मीन्स फैक्टरिंग कराने से ये सारी चीज़ें आपकी सेव हो जाए, ये आपकी सेविंग्स है, ठीक है। ये सारी आपकी सेविंग्स है। अब सिंपल सा सीन, अगर ये सेविंग्स फैक्टरिंग कराने की वजह से आपकी जो सेविंग्स हो रही है, अगर ये आपकी ज़्यादा है फैक्टर की फीस से, तो ले लो। मतलब फैक्टर की फीस आपको कम पे करनी पड़ रही है एंड वो सेविंग्स आपको ज़्यादा करा के जा रहा है, तो कर लो फिर, ठीक है। या लेकिन अगर उल्टा सीन है कि जो आपकी फैक्टर खुद ज़्यादा फीस ले रहा है एंड उसको करने से ये सारी जो मेरी कॉस्ट बच रही है ये कम है, ये सेविंग कम है मेरी एंड फैक्टर फीस ज़्यादा है, तो मत कराओ ना, मत कराओ। तुम बोलोगे इससे तो अच्छा मैं यही कॉस्ट बेयर कर लेता, ये कम थी, फैक्टर मुझसे ज़्यादा फीस लेके जा रहा है। अच्छा, जो कॉस्ट मैं इनकर कर रहा था वही मेरी सेविंग्स में आएगी अभी। पहले मैं ये 1 लाख की टोटल कॉस्ट इनकर कर रहा था, ठीक है। पहले मैं 1 लाख की टोटल कॉस्ट इनकर कर रहा था, अब वही मेरी सेविंग बन जाएगी। तो पहले 1 लाख इनकर कर रहा था, वो मेरी सेविंग बन जाएगी, मैं 1 लाख यहाँ पे सेव कर लूँगा एंड बदले में फैक्टर खुद की फीस लेके जाएगा। तो आप एक तरीके से कर क्या रहे हो, जितनी भी आपकी कॉस्ट ऑफ क्रेडिट पॉलिसी थे उनको सब्सटीट्यूट कर दिया आपने किससे? फैक्टर की खुद की कॉस्ट से। अच्छा, वो आपकी अब नहीं लगेगी, बदले में कि फैक्टर की फीस लगेगी। तो सिंपल सा सीन, अगर आपकी सेविंग ज़्यादा है एंड फैक्टर की फीस कम है तो आप फैक्टरिंग करा लो। नहीं है, उल्टा है, फैक्टर ज़्यादा फीस ले रहा है एंड आपकी सेविंग कम हो रही है, सेविंग कम है तो मत कराओ ना यार। इससे अच्छा तो तुम ये खुद ही कॉस्ट बेयर कर लो ना, इससे अच्छा क्यों करा रहे हो फैक्टर से? ये कम थी आपकी, बल्कि मतलब अगर ये 1 लाख है एंड फैक्टर तुमसे 2 लाख लेके जा रहा है तो मत कराओ यार, इससे अच्छा तो यही बेयर कर लो, ठीक है। सिंपल इस तरीके से अपना रूल चलेगा। इसको इस पूरे यूनिट के अंदर, इस पूरे क्वेश्चन के टाइप के अंदर यही सिंपल सा सिस्टम है, ठीक है। अच्छा, अब इनको डिटेल में समझने के लिए अपने को समझना पड़ेगा कि फैक्टर किस किस टाइप की सर्विसेज देता है, ठीक है। सबसे पहली सर्विस होती है कलेक्शन सर्विस, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली आप फैक्टर को क्या बोलते हो कि मैंने कस्टमर्स को सेल करा है, ये सब मैंने उनको दिया क्रेडिट पीरियड 60 दिन का है, लेकिन ये लोग 80 दिन में मुझे पे करके जा रहे हैं एवरेज। तो फैक्टर प्लीज़ हेल्प मी इन कलेक्टिंग फ्रॉम देम। तो बोलेगा ठीक है, 80 दिन में कलेक्ट करके जा रहे ना, मैं इनको 40 दिन में सारा पैसा इनसे रिकवर करा के लेके आ जाऊँगा। ये क्या करेगा, तुम्हारा जो ACB था उसको कम करा देगा 80 से 40 पे। और अच्छा, आपको उसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि ये फैक्टर काफ़ी प्रोफेशनली प्यार से समझाता है कस्टमर को, ठीक है।
हाथ से, लातों से, काफ़ी प्यार से समझाता है, तो ये जल्दी निकालवा लेते हैं। ठीक है, प्यार समझाता है तो जल्दी आ जाता है पैसा। तुम थोड़ा रूडली बिहेव करते हो, तुम उतना प्यार से नहीं समझा पाते, तो इसलिए तुमको थोड़ा 80 डेज़ में देता था, इसको दे देगा 40 डेज़ के अंदर। मतलब ये समझ लो सूट बूट वाले वसूली भाई हैं ये लोग टीका लगा के एकदम सूट बूट लगा के मस्त वसूली भाई टाइप्स। ठीक है, तो ये आपको कलेक्ट करके आके दे देगा 40 दिन के अंदर, वरना आप 80 में लेके आते। तो ये आपको कलेक्शन सर्विस करके दे रहा है। ठीक है, इससे एक बेटर सर्विस है जिसकी, अच्छा इसके बदले वो क्या चार्ज करेगा आपसे, कमीशन चार्ज करेगा, कमीशन चार्ज करेगा। ठीक है, मैं आगे सारा लिस्ट डाउन है ना, अभी पहले मैं बस बता रहा हूँ। ठीक है, दूसरी टाइप की सर्विस कौन सी होती है, जिसमें आपको एडवांस मिलता है, उसमें आपको सर्विस तो दे रहा है, फैक्टर आपको कलेक्शन करके तो दे ही देगा, बोले चल मैं 80 दे 40 पे ला के तो दे ही दूंगा। ठीक है, लेकिन आप उसको बोले कि काम ना तू 40 दिन में कलेक्ट करके देगा ना, तू मुझे आज ही दे दे पैसा, तू 40 दिन में कलेक्ट करेगा, तू मुझे पैसा आज ही दे दे, डे 1 पे ही दे दे। ठीक है, तो आपको वो खुद कलेक्ट करेगा डे 40 पे, लेकिन आपको ला के दे देगा डे 1 पे, आपको डे 1 पे ही पैसा दे देगा। तो एक तरीके से वो कलेक्ट कर रहा है 40 दिन के अंदर, लेकिन आपको डे 1 पे दे रहा है, तो एक तरीके से आपको फाइनेंसिंग ही तो हो गया, फाइनेंसिंग हो गया ना, एक तरीके से आपको लोन दे दिया एक तरीके से समझ लो उसने। अच्छा, अगर लोन डिसाइड अरेंजमेंट कुछ हो रहा है यहाँ पे, तो इसके बदले आपसे इंटरेस्ट भी तो चार्ज करेगा। 40 दिन पहले पैसा दे रहा है आपको, तो आप इंटरेस्ट भी तो चार्ज करेगा। तो इसके अंदर आपका फाइनेंसिंग भी हो गया, कलेक्शन भी हो गई। तो एडवांस अगर बोले तो एडवांस के अंदर फाइनेंसिंग भी है एंड कलेक्शन भी है, दोनों साथ में। ठीक है, अच्छा, और कलेक्शन के लिए वो क्या चार्ज कर रहा था, कमीशन। अब वो फाइनेंसिंग करके दे रहा है, डे 1 पे ला के दे रहा है, उसके लिए क्या चार्ज कर रहा है, इंटरेस्ट। तो दो अलग अलग चार्जेस आपसे ले रहा है वो, एक इंटरेस्ट और एक कमीशन। कमीशन किसके लिए, कलेक्शन के लिए, एंड फाइनेंस इंटरेस्ट किसके लिए, एडवांस देने के लिए। ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताओ, कस्टमर को वो 40 दिन में कलेक्ट करा के ले जा रहा है, राइट। ठीक है, कस्टमर्स को प्यार समझा के 40 दिन में लेके आ रहा है। कस्टमर्स के ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो डे 1 पे पैसा दे दे, आपने कस्टमर को क्रेडिट पीरियड दिया है, दैट मीन्स कस्टमर को फर्क नहीं पड़ेगा कि डे 1 के ऊपर आप उस कस्टमर आपको डे 1 पे ला के नहीं दे, कस्टमर्स को डे 1 में पैसा नहीं दे देगा। कस्टमर को जितना देना होता है बस ये फैक्टर्स को बस प्यार से समझाएगा, प्यार से समझाएगा, हाथों से लातों जैसे भी प्यार समझाना समझाएगा, उससे पेमेंट निकलवा के लेके आएगा। आपकी तरफ से उसको क्रेडिट पीरियड 60 दिन का ही मिला हुआ था, तो आपकी रेपुटेशन भी कुछ खराब नहीं होगी। अगर आपको उसने गलती से फ़ोन कर भी दिया ना कि सर बहुत गंदा मारा मेरे को, तो लातों से पैरों से मारा, अरे इतना गंदा क्या, अरे यार मैंने तो बोला था प्यार से बात करे तेरे से, मेरे बंदे नहीं थे भाई, मेरी गलती नहीं है। तो आप मना कर सकते हो कि मेरा हाथ नहीं था, मैं तो बोला था प्यार से बात कर, रुक बात करता हूँ अभी रुक जा, सॉरी ठीक है, सो इसके अंदर तुम्हारा एडवांस भी मिलता है, इट बिकम्स लाइक अ फाइनेंसिंग, लाइक ए शॉर्ट टर्म बैंक लोन प्लस कलेक्शन सर्विस। ठीक है, अच्छा ये हो गया कौन सा आपको अरेंजमेंट है। दूसरा आपका होता है रिकोर्स बेसिस पे, नॉन रिकोर्स बेसिस पे। ठीक है, अच्छा अब इसके अंदर बच्चा कंफ्यूज कर जाता है क्योंकि नाम का मीनिंग नहीं पता होता, तो कंफ्यूज रहता है इसके अंदर। तो तुम नाम का मीनिंग समझ लो, तुम कंफ्यूज नहीं होगे। ठीक है, रिकोर्स का मतलब होता है कि कभी दुविधा आए, कोई तकलीफ आए, तो तुम किसी के पास हेल्प मांगने जा सकते हो, दैट इज रिकोर्स। नॉन रिकोर्स मतलब तुम हेल्प मांगने नहीं जा सकते तकलीफ में। तो यहाँ पे फैक्टरिंग जो होगी रिकोर्स बेसिस पे होगी, यानी फैक्टर कभी तकलीफ में हो, मतलब कभी तुम्हारे वसूली को कोई अरशद वारसी जैसा बंदा मिल जाए, उसको मामू बना के चल जाए, तो तुम्हारे पास मदद मांगने के लिए आ सकता है कि भाई इसको तू संभालिए, मुझसे हैंडल नहीं हो रहा। ठीक है, मतलब इसके अंदर स्कीम क्या होगी कि कोई कस्टमर जो इस वसूली को भी परेशान कर रहा होगा, उसको पैसा नहीं दे रहा होगा, बैड डेट्स कर रहा होगा उस वसूली को भी, तो वो वसूली तुम्हारे पास आ सकता है कि मुझे बैड डेट्स हो गया है, इसकी भरपाई मुझे तू कर। दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि कोई बैड डेट होगा तो कौन बेयर करेगा, तुम ही बेयर करोगे, वसूली बेयर नहीं करेगा। वो तुम्हारे पास आ जाएगा कि मुझे इसका पैसा दे दे, ये मुझसे हैंडल नहीं हो रहा कस्टमर। ठीक है, अच्छा ये प्यार से समझाएगा। ठीक है, अगर आपके पहले 1% कस्टमर बैड डेट करते थे, ठीक है, तो इसके प्यार से समझाने से अब सिर्फ 0.5% कस्टमर से बैड डेट करेंगे। ठीक है, तो ये आपको फ़ायदा तो हो रहा है, लेकिन कुछ 0.5 कस्टमर होंगे जो इससे भी तगड़े निकलेंगे, वो 0.5 का पैसा आपको बेयर करना पड़ेगा बैड डेट्स। तो फैक्टरिंग करने से आपको फ़ायदा हुआ, ऐसा नहीं हुआ फ़ायदा नहीं हुआ, प्यार से बात करने से फ़ायदा तो होता ही है ना। ठीक है, लेकिन थोड़ा लेकिन ये 0.5% का आपको बेयर करना पड़ेगा, तो फ़ायदा हो गया 0.5%, लेकिन 0.5% का आपको और बेयर करना पड़ेगा। अच्छा यही अगर नॉन रिकोर्स बेसिस पे होता तो वसूली आपके पास वापस नहीं आ सकता था, उसी को टैकल करना है। तो अगर वो उसको 0.5% कस्टमर्स अभी परेशान और कर रहे हैं, तो आप बोलोगे मुझे मतलब नहीं है, मैं हेल्प नहीं करूँगा। तो ऐसा क्यों, ऑब्वियसली अगर ऐसा सर्विस होगा जिसमें नॉन रिकोर्स होगा कि बैड डेट्स उसी को बेयर करना है, तुमको बेयर नहीं करना है, तो ऑब्वियसली वो चार्जेस भी ज़्यादा लेगा थोड़े इसके अंदर, लॉजिकल सी बात है। ठीक है, बट वो तुम्हारे क्वेश्चन में नहीं आने वाला है, मैं बस बता रहा हूँ प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से।
ठीक है। सो ये तो मैं समझ में आ गया। अब अपन को बात करनी थी अच्छा से अपन फैक्टरिंग के बेनिफिट्स कौन से होते हैं, कॉस्ट कौन कौन से होती है, ठीक है। वो अपन ने अभी पहले ओवरव्यू लेता, अभी थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। बेनिफिट्स कौन से होंगे, जो तुम्हारी फैक्टरिंग के जैसे कॉस्ट सेव होगी तुम्हारे बेनिफिट्स हैं, ठीक है। कौन कौन से हो सकते हैं, तुम्हारी वर्किंग कैपिटल ब्लॉक कम हो जाएगी। पहले तुम्हें 30 दिन तक पैसा फंसा रहता था, अब फैक्टर तुम्हें जल्दी ला के दे रहा है। अपन ने बात करी ना, पहले 80 दिन का था, अब वो 40 दिन में ला के दे रहा है। तो अब तुम्हें सिर्फ 40 दिन की कॉस्ट ऑफ सेल्स ही खुद ही जेब से भरनी है, पहले 80 की भरनी पड़ती थी। तो तुम समझो कितना ज़्यादा पहले इन्वेस्टमेंट वर्किंग कैपिटल में बढ़ रहा था, अब नहीं है। अब तो उसका कॉस्ट ऑफ फंड्स ही बच जाएगा तुम्हारा। या फिर अगर तुम एडवांस लेके आ जा रहे हो डे 1 पे ही, तो और कम हो गया, 80 सीधे 1 पे आ गए तुम, ठीक है। कलेक्शन में 80 से 40 पे गए, एडवांस में 80 सीधे 1 पे आ गए, समझ रहे। तो आपका वर्किंग कैपिटल ब्लॉक कम हो गया एंड उसकी वजह से आपकी कॉस्ट ऑफ फंड सेव हो जाएगी, ठीक है। एंड हेंस कॉस्ट ऑफ फंड्स विल रिड्यूस। दूसरा है आपकी क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट जो थी, लाइक रिकवरी एक्सपेंसेस वगैरह, वो सारी कम हो जाएगी। अच्छा, आप क्वेश्चन के अंदर कुछ बताया, कुछ एक अवॉइडेबल पोर्शन होता है, एक अनअवॉइडेबल पोर्शन होता है। मतलब क्वेश्चन में बोलेगा कि एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस है 2 लाख के, उससे से बोलेगा कि 1 लाख इज अवॉइडेबल, सॉरी 1,50,000 पकड़ लो, 1,50,000 इज अवॉइडेबल। मतलब अगर फैक्टरिंग कराऊंगा तो ये 1.5 लाख मेरे अवॉइड हो जाएंगे, मुझे लगाने नहीं पड़ेंगे। बाकी के जो 50,000 हैं वो भी लगाने पड़ेंगे। तो तुम्हारा सेविंग कितना हुआ, सिर्फ 1.5 लाख का जो अवॉइडेबल था। अच्छा, मैंने 15 लाख लिख दिया ना गलती से, 1.5 लाख इंटेंशन समझो यार, भावना समझो, ठीक है। 1.5 लाख, वरना तुमको भी प्यार से समझाऊंगा मैं, ठीक है। तो ये 1.5 लाख, ठीक है। तो ये 1.5 लाख तुम्हारा अवॉइडेबल है, तो तुम्हें सिर्फ 1.5 लाख का लेना सेविंग्स, ठीक है। तीसरा, तुम्हारा बैड डेट्स लॉसेस बच जाएंगे, ठीक है। तो अगर तुम्हारा नॉन रिकोर्स है तो जितना भी तुम्हारा पहले बैड डेट्स था वो सारा का सारा बच जाएगा। अगर रिकोर्स है तो जितना कम कराया उसने उतना बच जाएगा, बाकी का अभी भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर रिकोर्स टाइप है तो बैड डेट्स विल बी रिड्यूस्ड एंड नॉट कंप्लीटली एलिमिनेटेड, ठीक है। एंड अगर नॉन रिकोर्स है तो सारे के सारे बैड डेट्स तुम्हारे अवॉइड ही हो जाएंगे, क्योंकि सब उसको बेयर करना है, वो तुम्हारे पास हेल्प मांगने नहीं आ सकता, ठीक है। और भी कोई सेविंग होगी तो अपन ले लेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए ये 3 मेन है। कॉस्ट कौन सी होगी, फैक्टरिंग की कॉस्ट कौन सी होगी, एडवांस सर्विस के अंदर इंटरेस्ट प्लस फैक्टर कमीशन। फैक्टर कमीशन किसके लिए, कलेक्शन करने के लिए, इंटरेस्ट क्यों, एडवांस देने के लिए, ठीक है। एंड अगर तुम्हारा कलेक्शन सर्विस है तो उसमें से फैक्टर कमीशन आएगी। क्लियर। चलो, अब अपन को देखना है कि इवैल्यूएशन किस तरीके से करना है। अब दोनों का अलग अलग इवैल्यूएशन होगा ना, एक तुम्हारा एडवांस वाला है उसका अलग होगा इवैल्यूएशन, कलेक्शन वाले का इवैल्यूएशन अलग होगा। ईजी वाला ऑब्वियसली कलेक्शन वाला है क्योंकि थोड़ा सिंपल अरेंजमेंट है। तो पहले वो देख लेते हैं, ठीक है। व्हेन ओनली कलेक्शन सर्विस इज बीइंग ऑफर्ड, नो एडवांस। अच्छा, तुम्हें कैसे मालूम पड़ेगा कि ये कलेक्शन सर्विस है, क्वेश्चन के अंदर कोई इंटरेस्ट रेट नहीं बता रहा, क्योंकि जो ना एडवांस वाला सर्विस होगा ना, इसके अंदर ऑब्वियसली वो इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है तुमसे, तो क्वेश्चन के अंदर बोलेगा कि अच्छा इतना इंटरेस्ट चार्ज करेगा फैक्टर, या फिर कुछ फैक्टर रिजर्व रख लेता है, इसके अंदर रिजर्व रख लेता है कि अच्छा तूने मुझे तुझे इतना एडवांस देना है ना, अच्छा मैं तेरे को इसका सिर्फ 85% ही दूंगा, 15% रिजर्व रख लूँगा, क्योंकि मुझे भी थोड़ा कॉन्फिडेंस चाहिए ना, मुझे भी थोड़ा सिक्योरिटी चाहिए, तो 15% काट के बाकी 85% का तुझे दे दूंगा एडवांस। तो उसमें कुछ रिजर्व होता है, वो अच्छा मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, अभी सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ। तो वो रिजर्व नहीं होगा और इंटरेस्ट का इन्फॉर्मेशन नहीं होगा, ये दोनों इन्फॉर्मेशन नहीं है, दैट मीन्स आप कलेक्शन सर्विस ले रहे हो, ठीक है। तो ये कैसे होगा, आपको कुछ एडवांस का इन्फॉर्मेशन नहीं, रिजर्व का इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखा होगा, आपको कुछ इंटरेस्ट रेट वगैरह के बारे में नहीं बता रखा होगा जो फैक्टर चार्ज करेगा, ठीक है। इसको आप कैसे करोगे, तो इसके अंदर डायरेक्टली अपन निकाल लेंगे नेट बेनिफिट हो रहा है कि नेट कॉस्ट आ रही है, क्या मेरी सेविंग ज़्यादा है कि मेरी कॉस्ट कम है। तो आप दोनों को कंपेरिजन कर लोगे, ए के अंदर आप निकालोगे सेविंग टू द फर्म, बी के अंदर आप निकालोगे कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग, ठीक है। अगर सेविंग ज़्यादा है कॉस्ट कम है तो करा लो फैक्टरिंग, अगर सेविंग कम है कॉस्ट ज़्यादा है तो मत कराओ फैक्टरिंग, सिंपल से लॉजिक, ठीक है। बात कर लिया अपन ने, पहले एक्सप्लेन कर लिया था कि कैसे क्यों वर्क कर रहा है, ठीक है। तो सेविंग्स टू द अच्छा, अब इसके अंदर भी कोई रूल नहीं है कि तुम पहले ये लिखो फिर बाद में ये लिखो, जो तुम्हें पहले लिखना हो, तुम्हें पहले लिखना है कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग, दिमाग में पहले आ रहा है तो पहले तुम कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग लिख दो ए के अंदर, और बी के अंदर तुम सेविंग्स लिख दो, जो तुम्हारा दिमाग पहले चल रहा हो पहले लिख देना, चलता है अपने को, कुछ कोई इशू नहीं इसके अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले सेविंग टू द फर्म ले लेंगे। अच्छा, सेविंग टू द फर्म में कौन कौन सा आएगा, अपन ने बात करी, क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन की कॉस्ट बच जाएगी, बैड डेट्स बच जाएंगे तुम्हारे, ठीक है, तुम्हारा कॉस्ट ऑफ फंड्स बच जाएगा, तो वो 3 अपन यहाँ पे ले लेंगे, और कोई भी सेविंग आएगी तो अपन ले लेंगे। सबसे पहले क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट अवॉइडेड, वो यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे वही चीज़ अपने को ध्यान देनी है, जो अवॉइडेबल पोर्शन है से वही बचेगा ना तुम्हारा, जो अनअवॉइडेबल है वो नहीं बचने वाला, वो तो लगेगा ही लगेगा अभी भी, ठीक है। दूसरा तुम्हारा बैड डेट लॉसेस सेव्ड, जितना तुम्हारा बैड डेट्स बच गया उसको तुम यहाँ पे ले लो। अच्छा, बैड डेट लॉसेस कैसे निकलेगा, नोट 1 में लिखा हुआ है, नोट 1 पे आते हैं अपन, बैड डेट लॉसेस सेव्ड, ठीक है। अगर आपके पास नॉन रिकोर्स अरेंजमेंट है तो जितना भी तुम्हारा ओरिजिनल बैड डेट्स परसेंटेज था वो तुम्हारा सारा का सारा बच जाएगा। अगर तुम्हारा पहले 1% था तो अब तुम्हारा सारा का सारा बच जाएगा, क्योंकि नॉन रिकोर्स है। तो तुम क्या करोगे, एनुअल क्रेडिट सेल्स लोगे, उसको 1% से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। अगर रिकोर्स टाइप है
तो उसमें सारा का सारा नहीं बचेगा, थोड़ा कम बचेगा। लेट्स से 1% तुम्हारा पहले लग रहा था एंड फैक्टर ने बोला है कि मेरे बाद भी तुम्हारा 0.25 तो लगेगा ही लगेगा बैड डेट्स। दैट मीन्स तुम्हें सिर्फ 0.25 बियर करना है अभी, पहले तुम्हें 1% बियर करना था, तो अब तुम्हारा सेविंग कितना हो गया, 0.75 का सेविंग हो गया। तो तुम क्या करोगे, जो तुम्हारे एनुअल क्रेडिट सेल्स थी उसका 0.75% यहाँ पे ले लोगे। ठीक है, सिंपल। कैसे निकालोगे, बैड डेट लॉसेस सेव्ड इक्वल्स टू एनुअल क्रेडिट सेल्स इनटू बैड डेट सेव्ड परसेंटेज। बैड डेट सेव परसेंटेज कितना लोगे, अगर नॉन रिकॉर्स है तो जितना ओरिजिनल बैड डेट परसेंटेज था सारा का सारा ले लोगे। अगर तुम्हारे रिकॉर्स बेसिस पे तो जितना ओरिजिनल बैड डेट परसेंटेज था वो लो, उसमें से माइनस करो रिवाइज बैड डेट परसेंटेज बाय फैक्टर। क्लियर, उसको तुम यहाँ पे ले लेना परसेंटेज को। क्लियर, समझ में आ गया। चलो, उसके बाद हमें लेना है हमारा कॉस्ट ऑफ फंड्स, जो हमारा कॉस्ट ऑफ फंड्स बच गया एंड जो हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बच गया वो अपने को लेना है। अच्छा, ये कैसे निकालेंगे अपन, समझना। जैसे लेट्स से पहले मेरी एनुअल क्रेडिट सेल होती है 10 लाख की, ठीक है, मेरी एनुअल क्रेडिट सेल होती है 10 लाख की, इसकी कॉस्ट ऑफ सेल मेरी है 80%, कितनी है, 8 लाख की। ठीक है, पहले मेरा क्रेडिट पीरियड था 60 डेज का। ठीक है, तो मेरा इन्वेस्टमेंट कितना लगता होगा पहले, 360 दिन के हिसाब से मुझे बताना कितना लगता होगा मेरा पहले। अच्छा, ये 8 लाख की जगह पे ना इसको 60% कर दो तो थोड़ा इजी कैलकुलेशन हो जाएगा, थोड़ा इजी हो जाएगा कैलकुलेशन। 60 कर लो इसको, कितना हो जाएगा ये, 6 लाख। एक लाख। ठीक है, तुम्हारा पहले इन्वेस्टमेंट था 1 लाख का, करेक्ट। इसको नीचे ले लेते हैं अपन, ठीक है। अब जब तुम्हारा फैक्टर आ गया है तो उसने बोला है कि मैं इसको 30 दिन में फ्री करा दूंगा पैसे को, 30 दिन के अंदर मेरा फ्री हो जाएगा पैसा। तो अब तुम्हारा कितना इन्वेस्टमेंट अटकता है, सिर्फ 30 दिन का। तुम्हें 30 दिन के लिए ही पैसा बेयर करना पड़ता है, तुम्हें 30 दिन की कॉस्ट खुद की जेब से देनी पड़ती है, उसके बाद तो तुम्हारा रोटेशन हो जाता है। तो अब तुम्हारा इन्वेस्टमेंट 50,000 का ही हुआ, तो दैट मीन्स तुम्हारा कितना इन्वेस्टमेंट बच गया, 50,000 का इन्वेस्टमेंट बच गया। ठीक है, 50,000 सेव्ड। अच्छा, इस 50,000 सेव तुम्हारा सिर्फ एक बार के लिए हुआ है कि साल भर के लिए हुआ है, साल भर के लिए हुआ है, क्योंकि पहले तुम्हारा एक बार के लिए इतना लग रहा था, फिर वो रिलीज़ हो रहा था, फिर वापस अटक रहा था, फिर रिलीज़ हो रहा था, फिर अटक रहा था, तो साल भर के लिए 1 लाख अटका हुआ था। यहाँ पे साल भर के लिए 50,000 अटका हुआ है, 50,000 अटकेगा, फिर रिलीज़ हो जाएगा, फिर अटकेगा, फिर रिलीज़ हो जाएगा, तो साल भर के लिए 50,000 अटका हुआ है। दैट मीन्स तुम्हारा साल भर के लिए 50,000 सेव हो गया। तो इस 50,000 का तुम्हारा सेव हो गया इन्वेस्टमेंट। इसके ऊपर तुम ले लो तुम्हारी जो भी कॉस्ट ऑफ फंड्स की रेट दे रखी है, लेट्स से 10% की रेट दे रखी है, दैट मीन्स तुम्हारा साल भर का 5,000 का कॉस्ट ऑफ फंड सेव हो गया। ठीक है, अच्छा, अब मैंने यहाँ पे अलग अलग निकाला था, बिफोर फैक्टरिंग एंड आफ्टर फैक्टरिंग। इसी को तुम एक सिंपल इक्वेशन में लिख सकते हो, कैसे, 6 लाख इंटू 60 माइनस 30 डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ परसेंटेज रेट। ठीक है, कॉस्ट ऑफ फंड्स रेट वही लिखा है, एनुअल कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल ले लो, मल्टीप्लाई कर दो ओरिजिनल ACP माइनस रिवाइज ACP। रिवाइज ACP मतलब फैक्टर के अंडर कितना आपका ACP आएगा, नीचे ले लो नंबर ऑफ डेज, वीक्स, मंथ्स जो भी है, एंड यहाँ पे रेट परसेंटेज लगा के आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, और एक और चीज़ बताऊँ, यहाँ पे तुम्हें ACP लेना है, वही चीज़ जो मैं पहले समझा के हूँ। ACP मतलब एवरेज कलेक्शन पीरियड, नॉट क्रेडिट पीरियड, एवरेज कलेक्शन पीरियड। ठीक है, एंड यहाँ पे हमारा कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल आएगा, नॉट सेल्स आएगा। ठीक है, चलो ये अपना आ गया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी हमारा निकल के आ गया। ठीक है, इन सबको टोटल कर दोगे तो तुम्हारा टोटल सेविंग्स आ जाएगी, टोटल सेविंग आ जाएगी। अब तुम्हें लेनी चाहिए कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग। कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग बहुत सिंपल सा है, कौन सा, एक फैक्टरिंग कमीशन है इसके अंदर, और तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि ये एडवांस सर्विस नहीं, कलेक्शन सर्विस है, तभी फैक्टरिंग कमीशन आएगी। फैक्टरिंग कमीशन कैसे निकालोगे, सिंपल है, एनुअल क्रेडिट सेल ले लो, मतलब तुम जितने भी के लिए भी उसके पास जाते हो, कितने के लिए जाते हो, एनुअल क्रेडिट सेल जितनी तुम्हारी है तुम साल भर जाते रहते हो उसके पास। अच्छा, यहाँ पे एक अजम्पशन है, तुम उसके पास रोलिंग बेसिस पे जाओगे, मतलब एक बार के रिसीवल लेके चले गए, फिर वापस जाओगे, फिर वापस जाओगे, वापस जाओगे, तो आप साल भर के सारे रिसीवल्स उसको ही भेज देते हो। ऐसा नहीं है कि अच्छा सिर्फ एक बार के लिए दे दिया मैंने, एक बार के मेरे रिसीवल 60 दिन के ना, चल तू एक बार का रिसीवल अपने पास रख ले, अगली बार से मैं देखूंगा, ऐसा नहीं है। साल भर के लिए लगा रहेगा, साल भर के लिए आप उसी को दोगे, ऑनगोइंग बेसिस पे होगा ये।
तो साल भर के साल सेल्स आप देते ही रहोगे उसको। एक बार के दे दिए 60 दिन के, फिर अगली बार के दे दिए 60 दिन के, फिर अगली बार के दे दिए, फिर अगली बार के दे दिए, तो ऐसे करते करते उसको साल भर ही दोगे तुम। तो कैसे निकालोगे? जो एनुअल क्रेडिट सेल्स है तुम्हारी, उसके ऊपर परसेंटेज, कमीशन की परसेंटेज जो दे रखी होगी उसको मल्टीप्लाई कर देना, तो हमारे पास कमीशन परसेंटेज आ जाएगी। अच्छा, किसी किसी क्वेश्चन में उसको कमीशन नहीं बोल के सर्विस फी बोलेगा, किसी में उसको चार्जेस बोलेगा, किसी में उसको फी बोलेगा, जो नाम बोले, बट उसका नेचर सेम ही है कि वो क्यों ले रहा है आपसे, कलेक्शन सर्विस के लिए आपसे पैसे ले रहा है, उसका नाम कुछ भी हो सकता है। उसको ऐसे बोल देगा फ़ी है 2% की, 1% की फ़ी है, 3% की सर्विस फ़ी है, कुछ भी बोले, क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। एनुअल क्रेडिट सेल के ऊपर ही लगेगा वो, ठीक है। तो ये तुम्हारा आ जाएगा, ये तुम्हारी टोटल कॉस्ट। अच्छा, और भी कोई कॉस्ट दे दे तो उसको ले लेना। जैसे अपने एक क्वेश्चन था May 24 में आया था, उसमें रिडंडेंसी कॉस्ट बोली थी। रिडंडेंसी कॉस्ट मतलब वो मुझे एक बार में देनी है, उसके बाद में वापस कभी नहीं देनी, तो उसको भी अपन ने यहाँ पे एनी अदर कॉस्ट में ले लिया था। अब वो प्रेडिक्टेबल नहीं है, एक क्वेश्चन के अंदर पूछा, आज से पहले कभी नहीं पूछा, एक क्वेश्चन में डाल दिया, इसलिए अपन हमेशा स्कोप खुला रखते हैं कि कोई भी कॉस्ट आ जाए तो ले लेना। वहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा कि कौन सी कॉस्ट आई है। अब वो कर रहा है ऐसे एक्सपेरिमेंट क्वेश्चंस में, तो अपने को थोड़ा लीवे रखना पड़ेगा हर फॉर्मूले के अंदर, दिमाग खोल के हमें फॉर्मूलाज यूज़ करना है। इनमें से कोई भी फॉर्मूला जो मैं तुमको बता रहा हूँ पत्थर की लकीर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दिस इज बेस्ड ऑन द करंट लेवल ऑफ क्वेश्चन जो अभी तक आए हैं। कुछ अगर नया एक्सपेरिमेंट करके कुछ नया पॉइंट डाल दिया तो उसको टैकल करने के लिए तुम्हें हल्का सा फॉर्मूले को मॉडिफाई करना पड़ेगा। समझ रहे हो? ठीक है, तो वो हैंडल कर लेना। इसलिए अपन कंसेप्चुअली समझा रहे हैं ताकि तुम टैकल कर पाओ कुछ भी नहीं आया तो, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी कॉस्ट आ जाए तो उसको ऐड कर देना। अब सेविंग्स में से कॉस्ट माइनस कर दोगे तो तुम्हारे पास नेट सेविंग आ जाएगी। अच्छा, अगर तुमने उल्टा किया है, तुमने पहले ऊपर कॉस्ट ले रखी थी और सेविंग तुमने नीचे ले रखी थी, तो माइनस करने पर तुम्हारे पास नेट कॉस्ट आएगी। इतना दिमाग तो लगा लोगे ना, किस में से क्या माइनस कर रहे हो वो तुम्हें देखना है। अगर तुम सेविंग में से कॉस्ट माइनस कर रहे हो तो तुम्हारे पास नेट सेविंग आएगी, तुम कॉस्ट में सेविंग माइनस तो तुम्हारे पास नेट कॉस्ट आएगी। अच्छा, अगर नेट सेविंग आई वो पॉजिटिव है तो तुम एक्सेप्ट कर लो। अगर तुमने नेट कॉस्ट निकाली है तो वो नेगेटिव आएगी तो फायदा है। नेट कॉस्ट तो नेगेटिव आनी चाहिए ना, ठीक है। या फिर तुम ये दिमाग लगा सकते हो कि ए में तुम कॉस्ट ले लो, बी में तुम सेविंग ले लो, और नीचे तुम सेविंग ही निकालो कैसे भी करके। कैसे? बी माइनस ए, यहाँ ए माइनस बी लिखा है, तुम बी माइनस ए कर देना। तुम्हारे पे पूरी छूट है, जो करना है करो, ठीक है। ये सिर्फ स्टैंडर्ड था एग्जाम में, तुम्हें जैसा दिमाग पहले चले वो कर देना, ठीक है। फायदा तो ये रहेगा कि तुम सेविंग माइनस कॉस्ट करो, क्योंकि फिर कॉस्ट लोगे कन्फ्यूजन हो जाएगा। सेविंग माइनस कॉस्ट कर देना, चाहे ए माइनस बी करो चाहे बी माइनस ए करो, लेकिन सेविंग माइनस कॉस्ट कर देना, ठीक है। समझ में आ गया? ये इसका एक क्वेश्चन देख के खत्म करते हैं इसको अपन वहीं पे। देखो, नवंबर 21 में आया था, 5 मार्क्स का ये, ठीक है। ये इजी है, पहले इजी आते थे इसके क्वेश्चंस बहुत, ठीक है। अ फैक्टरिंग फर्म इज ऑफर्ड अ कंपनी टू बाय इट्स अकाउंट रिसीवेबल्स, ठीक है। द रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन इज गिवन बिलो। क्या बोल रहा है? करंट एवरेज कलेक्शन पीरियड फॉर द कंपनीज डेट इज 80 days एंड 0.5% ऑफ डेटर्स डिफॉल्ट। 0.5% है ना ये, दिस इज 0.5%, ठीक है, ऑफ द डेटर्स डिफॉल्ट। द फैक्टर्स अग्रीड टू पे ओवर मनी ड्यू टू द कंपनी आफ्टर 60 days एंड देखा 80 था वो 60 दिन में ला के दे देगा, तो क्रेडिट पीरियड कम कर दिया ना उसने अपना, ठीक है। कैसे? प्यार से समझाया, हो गया काम, ठीक है। एंड इट विल सफ़र ऑल द लॉसेज ऑफ बैड डेट्स ऑल्सो। दैट मीन्स नॉन रिकोर्स है, कुछ बैड डेट्स होंगे तो वो हैंडल करेगा, तुम्हारा लॉस नहीं है, ठीक है। फैक्टर विल चार्ज कमीशन एट द रेट 2%, ठीक है, कमीशन 2% चार्ज करेगा। द कंपनी स्पेंड्स 1 लाख% पर एनम ऑन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डेटर। दीज आर अवॉइडेबल कॉस्ट, ये अवॉइड कर सकते हो तुम। एनुअल क्रेडिट सेल्स आर ₹90 lakhs, ठीक है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज 80% ऑफ सेल्स। द कंपनी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इज 15% पर एनम। अज्यूम 365 days इन अ ईयर। शुड द कंपनी एंटर इनटू एग्रीमेंट विद फैक्टरिंग फर्म। अच्छा, अब यहाँ पे ये तिकड़ा मत लगाना कि कॉस्ट ऑफ बोरोइंग दे दी ना, दैट मीन्स फैक्टर मेरे को एडवांस दे रहा है। अरे लाला, उसके लिए नहीं है ये, उसके लिए नहीं है ये। किसके लिए है? ये तुम्हारी कॉस्ट ऑफ फंड्स निकालने के लिए, ये कॉस्ट ऑफ फंड सेव्ड निकालने के लिए। ये फैक्टर की रेट थोड़ी है, ये कॉस्ट ऑफ बोरोइंग की रेट है, थोड़ी बोला है कि फैक्टर की रेट है, ठीक है। समझा? तो अपन सबसे पहले लिख रहे हैं सेविंग ड्यू टू फैक्टरिंग, ठीक है। सेविंग के अंदर सबसे पहले अपन क्या लेंगे? बैड डेट्स। बैड डेट्स सारी ये बेयर करने वाला है, बैड डेट्स सारी ये बेयर करने वाला है। तो पहले 0.5% हो रहा था, 0.5% हो रहा था, वो सारा बच जाएगा। कितना बच जाएगा? सेल्स कितनी थी? 90 lakhs की 0.5%, 90 lakhs का 0.5% कितना आ जाएगा? 90 lakhs का 0.5% 45,000, ठीक है। दूसरा, क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट सेव्ड, सारी सेव हो रही है, सारी अवॉइडेबल बोली है, तो सारा 1 लाख आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। कॉस्ट ऑफ फंड सेव्ड, कॉस्ट ऑफ फंड सेव्ड कैसे निकलेगा? तुम्हारी कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल पहले कितनी थी? अच्छा, कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल तो मैं बता के आया हूँ, ठीक है। वेरिएबल फिक्स दोनों दे रहे हो तो वेरिएबल फिक्स दोनों लोगे। अगर सिर्फ वेरिएबल दे रहे हो तो सिर्फ वेरिएबल ले लेना, सेल मत ले लेना, ठीक है। गलती से भी पहला प्रायोरिटीज वेरिएबल कॉस्ट को है। अच्छा, वो भी नहीं दे रखा हो तो फिर सेल ले लेना,
ठीक है। तो यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट अपने को दे रखी है 80% ऑफ सेल्स। तो 90 लैक्स का 80% कितना होता है? 72 लैक्स। 72 लैक्स तुम्हारा कॉस्ट ऑफ सेल्स है जो साल भर का है। तुम्हारा पहले 80 दिन के लिए फंस रहा था, अब 60 दिन के लिए फंस रहा है। तुम्हारा 20 दिन का इन्वेस्टमेंट उसने बचा दिया। कैसे निकालोगे? 90 लैक्स इंटू 80% इंटू 80 माइनस 60, 20 दिन डिवाइड कर दो 365 डेज से। नंबर ऑफ डेज का इसने नहीं बोला 360 लेना है अपने को, तो अपन 365 ही लेंगे। मल्टीप्लाई कर दो। हम कहीं और से पैसा लेके आते तो कितना पैसा लेते, बेयर करते? 15% के लिए। अच्छा, पहले मुझे 15% का कॉस्ट ऑफ बोरिंग बेयर करना पड़ रहा था। क्यों? क्योंकि पैसा कहाँ से आ रहा है? जो मेरा पहले 80 दिन के लिए पैसा ब्लॉक था, ये पैसा मैं कहाँ से लेके आया था? बोरो करके लेके आ रहा था। उसके ऊपर मुझे 15% इंटरेस्ट देना पड़ रहा था। अब मुझे 20 दिन के लिए कम इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो 15% वो रेट तो मुझे चाहिए ही चाहिए ना एक, तभी तो मैं निकालूंगा कॉस्ट ऑफ फंड सेव्ड। ठीक है। तो कैसे निकल 90 लैक्स? अच्छा, ये मैंने सब कुछ एक लाइन में लिख दिया ना। अगर तुम्हें थोड़ी दुविधा हो इसके अंदर कि सब कुछ एक में कैसे लिख दिया, तो तोड़ दो यार, तोड़ दो। 90 लैक्स इंटू 80% पहले कर लेना, फिर इसको अलग ले लेना, फिर इसको अलग ले लेना। चाहे तो 3 लाइन में कर सकते हो ऐसे, जैसा तुमको ठीक लगे, बट बेटर है ना एक में कर दो यार, क्यों लंबा करना है। तो ये तुम्हारा आ गया, ये तुम्हारे टोटल सेविंग्स आ गई। अब नीचे तुम्हें कॉस्ट चाहिए, कॉस्ट तो सिर्फ कमीशन ही है। 90 लैक्स की तुमने क्रेडिट सेल थी एनुअल, उस पर 2% कमीशन वो चार्ज कर रहा है, तो 90 लाख इंटू 2% 1,80,000 खत्म। नेट बेनिफिट्स आ गया। नेट बेनिफिट पॉजिटिव है। नेट बेनिफिट कैसे निकाला अपन ने? ए माइनस बी करके। अगर तुम पहले कॉस्ट लिखते बाद में सेविंग लिखते तो नेट बेनिफिट निकला बी माइनस ए करके। ठीक है, ए माइनस बी किया तो एक्सेप्ट द प्रपोजल, क्योंकि ये पॉजिटिव है। सिंपल, खत्म। चलो, ये वाला टाइप खत्म हो गया। ये तो ईजी था, मेन दिमाग एडवांस में लगाना पड़ता है। चलो एडवांस की तरफ अपन आगे बढ़ते हैं। एडवांस के लिए थोड़ा अटेंशन, आ जाओ कैमरा पे आ जाओ। नहीं क्या कर रहे हो पीछे बैठे बैठे। ठीक है, अभी अपन बढ़ते हैं एडवांस फैक्टरिंग की तरफ। ठीक है, एडवांस जब ऑप्शन दे रहा है अपने को। ठीक है, अच्छा ये समझने से पहले आपको कुछ अजम्पशन समझने पड़ेंगे ना। ICAI के कुछ डिफॉल्ट अजम्पशन चलते हैं फैक्टरिंग के अंदर। सबसे पहला तो ये है कि फैक्टरिंग को नॉन रिकॉर्स बेसिस पे मानना है अगर कुछ लिखा हुआ नहीं हो तो। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि फैक्टर बेयर करेगा, नहीं लिखा होता तो भी अपन नॉन रिकॉर्स ही मानते। बोलेगा रिकोर्स तो मानेंगे, या नॉन रिकोर्स बोल रहा है तो नॉन रिकोर्स मानेंगे, अदरवाइज डिफॉल्ट अजम्पशन इज नॉन रिकोर्स। ठीक है। दूसरा, अपने को फैक्टरिंग हमेशा रोलिंग बेसिस पे लेनी होती है। रोलिंग बेसिस मतलब एक बार लिया, खत्म हुआ, फिर वापस लिया, फिर खत्म किया, फिर वापस लिया, फिर खत्म, मतलब साल भर चलता रहेगा। ऐसा नहीं है कि एक बार के लिए डेटस दे दिए उसके बाद खत्म हो जाएगा, साल भर चलता रहेगा। रोलिंग बेसिस थ्रू आउट द ईयर। तीसरा, ठीक है, अनलेस स्पेसिफाइड अदरवाइज अज्यूम 100% ऑफ गिवन क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस अवॉइडेबल। भाई अगर तुम्हें नहीं बता रहा है कि इसमें से अवॉइडेबल कितना है तो तुम 100% अवॉइडेबल पकड़ोगे ना। अच्छा, मेरा मन नहीं करता है सारे अजम्पशंस बताने का, लेकिन बताना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि ये लॉजिक पे बेस्ड है। अगर तुम्हें नहीं बताया है कि एडमिन एक्सपेंस का क्या है तो तुम ऑब्वियसली 100% अवॉइडेबल पकड़ोगे ना यार। तुम थोड़ी मानोगे नहीं सारा का सारा कंटिन्यू करेगा, लॉजिकल सी बात। बट ठीक है, अपन को बताने के लिए डॉक्यूमेंट कर दिया अपन ने, बाकी लॉजिक के ऊपर ही है। ठीक है। तीसरा, ये मैं आपको समझाता हूँ अभी, बताते बताते, ये जो तीसरा वाला है ये मैं आपको समझाता हूँ अभी। ठीक है, चलो अब एवरेज अपने को एडवांस वाला केस करने के लिए अपने को वैल्यूएशन तो करना ही है। जो अपने को बनाना ना नेट कॉस्ट ऑफ वैल्यू फैक्टरिंग, पहले सेविंग लेना है, कॉस्ट लेना है। उससे पहले अपने को एक और तामझाम करना पड़ेगा। अपने को पहले निकालना पड़ेगा कि एडवांस का अमाउंट कितना होगा। ठीक है, सबसे पहला स्टेप ही वही है कि अपने को एडवांस का अमाउंट निकालना है कि एडवांस पे कितना कर रहा है फैक्टर। ठीक है, तो अब इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि अपन कैसे निकालेंगे इसको। देखो, आप जब फैक्टर के पास एक बार जाओगे तो आप क्या करोगे, एक बार के रिसीवेबल्स उठा के उसके पास जाओगे। ठीक है, अच्छा मतलब इंसानों को नहीं उठा के जा रहे हो, अपने वो डॉक्यूमेंट है कि अच्छा ये मेरा इन्वॉइस है, ये 30 दिन के रिसीवेबल मेरे पास पड़े हुए हैं इन्वॉइस के फॉर्म में, ये आप उसके पास लेके जाओगे। ठीक है, 30 नहीं 60 पकड़ लो, 60 दिन का आप उसके पास लेके जाओगे कि फैक्टर ये मेरे रिसीवेबल्स हैं, इनके ऊपर मुझे आप कलेक्शन सर्विस दे दो। एडवांस फैक्टरिंग का जन्म कैसे हुआ होगा, मुझे कलेक्शन सर्विस दे दो। बोले ठीक है, आपके 60 दिन है ना, 60 दिन का पीरियड है ना आपको, मैं इसको 45 डेज कर देता हूँ। मैं कलेक्शन करके आपको 45 डेज के अंदर कलेक्ट करके दे दूंगा कैसे भी करके। उसके लिए आप उसको क्या कर रहे हो, कमीशन पे कर रहे हो। क्यों कमीशन पे कर रहे हो, ताकि वो अपने प्यार से समझा के 15 दिन कम कर सके, इसके लिए आपने उसको कमीशन दी। फिर आपने उसको बोला कि अगर आप 45 डेज बाद कलेक्ट करके दे रहे हो ना, आप एक काम करो ना, आप मुझे आज ही दे दो, तुम कलेक्ट करते रहना, बदले में आप मुझसे इंटरेस्ट ले लो। तो देखो अब पॉइंट ये है कि 60 से 45 लाने के लिए आपने कमीशन दिया। अब 45 से डे वन पे लेके आने के लिए आप क्या पे कर रहे हो उसको, इंटरेस्ट। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, इंटरेस्ट कितने दिन का दोगे आप उसको। अगर तुम्हें वसूली बोलता है कि इंटरेस्ट तो मैं 60 दिन का लूंगा ना सर, 60 दिन का सर, 60 दिन का, ऐसे कैसे 45 डेज का कैसे इंटरेस्ट दोगे आप, 60 दिन का होगा मेरा तो तुम दोगे क्या उसको। तुम लॉजिकली सोचो ना, तुमने 60 से 50 लेके आने के लिए तो आपको कलेक्शन सर्विस से भी काम हो जाता होता आपका, उसके लिए आपने कमीशन दी है। इंटरेस्ट तुम क्यों दे रहे हो, ताकि 45 से भी 1 पे आ सके। ठीक है,
तो इंटरेस्ट तो सिर्फ 45 डेज के ऊपर बनेगा। तो आप क्या करोगे, जब 45 डेज के कितने रिसीवेबल बनते हैं, ठीक है, आप उसके बाद रिसीवेबल लेके गए, 45 डेज से कितने रिसीवेबल बनते हैं, तो आपका जो भी एनुअल क्रेडिट सेल्स है, ठीक है, उसको आप मल्टीप्लाई कर दो रिवाइज्ड एसीबी बाय फैक्टर से। मतलब रिवाइज्ड एसीबी बाय फैक्टर क्या है, जो फैक्टर ने बोला ना कि 60 से 45 पे कर दूंगा, कलेक्शन करके 60 से 45 में कर दूंगा, तो 45 आपका रिवाइज एसीपी है। तो आप कि एक बार के रिसीवेबल जिसके अगेंस्ट में उसको आपको एडवांस देना है वो सिर्फ 45 डेज के, तो एनुअल क्रेडिट सेल को आप 45 डेज से मल्टीप्लाई करके 45 डेज के निकाल लो और डिवाइड कर दो 365 डेज जो भी हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगर ये एसीपी आपको नंबर ऑफ डेज की जगह वीक्स में मंथ्स में दे रखा है तो नीचे नंबर ऑफ वीक्स मंथ्स ले लेना, ठीक है। ये तो अपन कांस्टेंट लेते हुए आ रहे हैं, इनकी बात करूंगा तो बहुत तुच्छी बातें हो जाएंगी अभी, ठीक है। कांस्टेंट ये तो कितना पढ़ के आए अपन, रेशियो से लेते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो ऊपर डिवाइस एसीपी ले लेना, नीचे नंबर ऑफ डेज ले लेना। इससे तुम्हें मालूम पड़ जाएगा कि तुम्हें एक बार के लिए तुम्हारा एडवांस अमाउंट कितना बनता है। लेट्स से तुम्हारा साल भर के सेल्स थी 10 लाख की, ठीक है। अपन ने फैक्टर ने कितना बोला कि मैं 45 दिन में ला दूंगा, है ना। तुमने नंबर ऑफ डेज कितने लिए, साल में 360, तो एक बार के तुम्हारा एडवांस अमाउंट कितना बनता है फैक्टर से बताना जरा। 10 लाख इंटू 45/360 बताओ। एक लाख 25, ठीक है। तो ये 1,25,000 का अपना एडवांस अमाउंट बनता है। तो बस ये फैक्टर ने ला के रखा ही था तुम्हारे डेस्क पे, तुम बस लेके जा ही रहे थे। ओके सर, थैंक यू सर, मैं लेके जा रहा हूँ, ये लेके जा रहा हूँ। फैक्टर ने बोला रुक रुक रुक, ये 1,25,000 में से तेरे को पूरा थोड़ी दूंगा मैं, कुछ डिफ़ॉल्ट हो गया, तू भाग गया, तो इस 1,25,000 का 10% तो मैं रिजर्व रखूँगा। पहले 10% मैं रिजर्व रखूँगा, 10% मैं तुझे तब दूंगा जब मेरा कलेक्शन हो जाएगा। तो 10% का तो मैं रिजर्व रखूँगा। तो फैक्टर ने उसमें से नोट उठाया, कुछ 10% काट दिए। 10% कितना होता है इसका, 12,500, ठीक है। 10% 12,500 का उसने काट दिया, ठीक है। तो सबसे पहले आपका जो एवरेज रिसीवेबल निकल के आया था, जो अपन ने निकाला एवरेज रिसीवेबल निकाला अपन ने कि एक बार के लिए मैं कितने उसके पास रिसीवेबल लेके जाऊँगा, उसमें सबसे पहले उसने क्या निकाला, रिजर्व अमाउंट रोक लिया। अच्छा, अब तुम उससे पैसा उठा के जितना भी उसने काटना था वो काट लिया, तुम उठा के जा ही रहते। ओके सर, थैंक यू। उसने फिर बोला रुक रुक रुक, अभी मैं तेरे को पैसे दिए, फिर तू मुझे कमीशन देगा, तो इससे मुझे इसमें से काटने देना, मैं सोचता तुझे काट ही देता हूँ अपनी कमीशन। तो इसमें से उसने फैक्टर ने अपनी कमीशन भी काट दी, ठीक है। कमीशन कैसे निकली होगी, जितना तुम्हारा एडवांस अमाउंट था कितने का निकल के आता था, 1,25,000 का। इस 1,25,000 का 2% अगर कमीशन ले रहा है तो 2% तुम्हारा कमीशन बन जाएगा। कैसे बनेगा, ये जो ए अमाउंट है, ए यानी एवरेज रिसीवेबल जो भी तुमने निकाला, ठीक है, इसका परसेंटेज ऑफ कमीशन जो भी क्वेश्चन में दे रखा होगा वो तुम निकाल लोगे। अपने केस के अंदर क्या चलता आ रहा है, ये 1,25,000 था, ठीक है, इसमें 10% तुम्हारा रिजर्व था, ठीक है। 1,25,000 का 10% 12,500, और फैक्टर की कमीशन कितनी थी, 1,25,000 का 2%। 1,25,000 का 2% कितना होता है बताओ, 2,500, ठीक है। 2,500 उसने अपनी कमीशन और रोक ली, कितना बचा, 1,25,000 माइनस 12,500 माइनस 2,500, 1,10,000, ठीक है। ये उसने काट के तुम्हें दे दिया, अब तुम लेके जा ही रहे थे। थैंक यू सर। रुक रुक रुक, इंटरेस्ट कौन देगा, अभी मैं तेरे को पैसा दे दूंगा, फिर तू भाग जाएगा, फिर मैं तेरे कस्टमर्स से पहले उनका पैसा वसूलूँ, फिर मैं तेरे से तेरा इंटरेस्ट वसूलूँ। ऐसा थोड़ी होता है। इंटरेस्ट अभी दे दे मुझे मेरा, इसमें से मैं अपना इंटरेस्ट काट देता हूँ, बाकी का तू ले जा, ठीक है। तो इसमें से उसने अपना इंटरेस्ट काटा, ठीक है। लेट्स से इंटरेस्ट की रेट क्वेश्चन में दे रखी है कितनी, 10% की, 10 नहीं 12 ले लो, 12% की तुमको रेट दे रखी है। तो तुम कैसे निकालोगे, ये 1,10,000 तो तुम लेके जा रहे थे, ठीक है, इस पर तुम 12% की रेट निकालोगे। बस कर दूं 12% कर दूं, आ जाएगा इंटरेस्ट का अमाउंट, नहीं, क्यों, क्योंकि ये डेज तुम्हें फैक्टर ने क्या बोला था कि वो 45 डेज के अंदर तुम्हें कलेक्ट करके दे देगा। तो ये एडवांस तो सिर्फ 45 डेज से डे 1 पे देने के लिए हो रहा है ना, तो इंटरेस्ट भी तो सिर्फ 45 डेज का ही बनेगा ना, साल भर का थोड़ी दे के आ जाओगे। वो काट भी रहा होगा, तो तुम्हें तो डील करना आना चाहिए ना कि नहीं 45 डेज का बनेगा ना भाई, 45 डेज तक तो तू कलेक्ट कर ही लेगा, तो तू तो मुझे एडवांस से 45 डेज का ही दे रहा है ना, 45 डेज तक तो तुझे पैसा मिल ही जाएगा ना, मैं डेटा तुझे पैसा दे ही दे देंगे, तेरा कलेक्शन तो तब तेरे पास तो पैसा वापस आ गया ना तेरा, तूने मुझे 45 डेज के लिए लोन दिया है, तो 45 डेज का ही इंटरेस्ट बनेगा यहाँ पे, ठीक है। तो अपना इंटरेस्ट 45 डेज का कहाँ पे था, ये रहा, 45/360 कितना बनेगा बताओ,
1,10,000 इंटू 12% इंटू 45/360, 1650 का तुम्हारा इंटरेस्ट बनेगा। ये उसने काट के तुम्हारे टेबल पे रखा, कितना बचा बताओ? 1,10,000 माइनस 1650, जिसने काट के तुम्हारे टेबल पे रखा, तुम ऐसे मस्त बैठ के उसको देख रहे हो। जी क्या क्या बोले? मैं वेट कर रहा हूँ भाई, तू एक और बार बोलेगा रुक रुक, इससे अच्छा तो मैं रुक जाता हूँ पहले ही। बोले नहीं, ये तू ले जा, ये तू ले जा, ये तेरा सारा का सारा। तो अब तुम इसको लेके जा सकते हो 1,08,000 को, उसको जितने भी कमाई काटना पीटना करना तो उसने कर लिया, अब ये तुम घर ले जाओगे। ठीक है, तो इन अ वे आपने दिए उसको 1,25 के रिसीवेबल, घर में जेब में कितने लेके आए? 1,08,350। ठीक है, बाकी पैसा का क्या? बाकी पैसे का अच्छा देखो, ये तो उसने इंटरेस्ट काट लिया, इसका तो कुछ कर नहीं सकते, ये उसकी कमीशन, इसका कुछ नहीं कर सकते। जो उसने रिजर्व रखा है 12,500 का, ये तुमको कब लौटाएगा? वो जब उसको कलेक्शन हो जाएगा उसके बाद, यानी 45th डे के ऊपर तुम्हें लौटा देगा 12,500 का। ठीक है, अच्छा उसको अपने कुछ करना नहीं, तो ये तुम्हारा एडवांस अमाउंट निकल के आ गया। ठीक है, ये स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। अब स्टेप 2 में अपने को वैल्यूएशन करना है। ठीक है, अपने को नेट कॉस्ट निकालनी है फैक्टरिंग अवेल करने की, या फिर नेट सेविंग बोल लो। ठीक है, अच्छा इसके अंदर मैंने पहले कॉस्ट रख रखी है, सेविंग मैंने बाद में रखी है, क्योंकि इसके अंदर मेन आइटम हमारा कॉस्ट है। मैं बताता हूँ आपको क्यों कॉस्ट ज़्यादा, जनरल इसके अंदर कॉस्ट ज़्यादा आनी चाहिए आइडियली। ठीक है, क्यों? पर इसलिए मैंने पहले कॉस्ट रखी, तो मैं सेविंग लिखना, सेविंग लिख दूँगा, चलता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अपन पहले आते हैं डिस्कस, अपन पहले सेविंग कर लेते हैं, क्योंकि वो तुम्हें आती है, वो ईजी है, कॉस्ट में थोड़ी मेहनत है, तो पहले अपन सेविंग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले वही क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट अवॉइडेड ले लेना। वो कैसे निकलेगी? क्वेश्चन में दे रखा होगा कितनी अवॉइड हो गई है, जितनी अवॉइड नहीं होगी सारी की सारी अवॉइडेड मान लेना। ठीक है, अच्छा मैंने यहाँ पे तुमको रुको, ठीक है, फिर दूसरा बैड डेट लॉसेस सेव्ड लिख देना। बैड लॉसेस सेव्ड कैसे निकलेंगे? जैसा कलेक्शन के अंदर निकाला था वैसे यहाँ पे निकलेगा। ठीक है, नॉन रिकॉर्ड्स है तो सारा का सारा सेव हो जाएगा, रिकॉर्ड्स है तो जितना सेव हो रहा है उतना ले लेना। ठीक है, देन तुम्हारा कॉस्ट ऑफ फंड्स या फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सेव्ड। ठीक है, इस केस के अंदर क्या सीन हो रहा है कि तुम्हारा यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है ना, तो पहले मैं तुमको थोड़ा इजी वाला चीज़ बताता हूँ, उसके बाद डिफिकल्ट वाला बाद में बताऊँगा। लेकिन कंप्लीट ये तभी होगा ये पॉइंट जब मैं तुम्हें डिफिकल्ट वाला बताऊंगा, अभी मैं तुम्हें सिर्फ समझाने के लिए हल्का वाला बता रहा हूँ। ठीक है, कॉस्ट ऑफ फंड्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सेव्ड के अंदर तुम क्या करोगे? देखो तुम्हारा पहले पैसा बच रहा था डे 60 तक। ठीक है, अब फैक्टर के पास जाके तुम्हें कितने दिन में मिल जा रहा है पैसा? डे 1 पे मिल जा रहा है। तो इन अ वे 60 दिन का जो आप पहले पैसा अटका के रखते थे, उसके आप 60 दिन का पहले कहीं ना कहीं से तो लेके आते होगे ना पैसा। वो आप कहाँ से लेके आते होगे? कहीं ना कहीं से बोरो करके लेके आते हो, कहीं ना कहीं से तो कॉस्ट उसकी थी, या तो उसकी डायरेक्ट आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट थी, या तो फिर उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी, कुछ ना कुछ तो थी, तो उसकी पहले कुछ कॉस्ट थी। अब वो नहीं लगेगी, अब वो नहीं लगेगी, क्योंकि आपको कुछ करना ही नहीं, आपको डे 1 में फैक्ट्री सारा पैसा दे दे रहा है, तो आपकी वो कॉस्ट ऑफ फंड्स नहीं लगेगी, वो आपकी बच गई। तो डे 60 से डे 1 करने की आपकी कॉस्ट बच गई। सो आप जितनी भी आपकी कॉस्ट बची है उसको आप यहाँ पे ले लोगे। ठीक है, वो कैसे निकालेंगे? अपन ने कलेक्शन के अंदर क्या किया था? कलेक्शन के अंदर अपन ने डे 60 से डे 45 तक की सेविंग निकाली थी, यानी सिर्फ 15 दिन की सेविंग निकाली थी। यहाँ पे सेविंग हमारी पूरी 60 डेज़ की आ जाएगी। समझ रहे हो? समझ रहे हो? ठीक है, तो यहाँ पे 60 डेज़ की आ जाएगी हमारी सेविंग्स। कैसे? वैसे ही निकालोगे। वहाँ पे क्या कर रहे थे? ACP माइनस रिवाइज ACP कर रहे थे ना। यहाँ पे तुम ACP माइनस रिवाइज ACP नहीं करोगे, जितनी भी ACP थी वो सारी की सारी तुम्हारी बच जाएगी, सारे डेज़ की बच जाएगी, तो ACP माइनस 0 होगा बेसिकली। तो इन अ वे डायरेक्ट ACP आ गया। या फिर तुम ऐसे कर लो, जो पहले फैक्टरिंग से पहले जो मेरी कॉस्ट लग रही थी वो सारी की सारी बच रही है। एक ही बात है यार, एक ही बात है, कुछ फर्क नहीं है। जिस भी तरीके से समझना चाहो समझ लो। क्या करोगे आप? एनुअल कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल ले लो, एनुअल कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल ले लो, उसको मल्टीप्लाई कर लो ACP से, वजह से यहाँ पे 60 डिवाइड कर लो 360 से, मल्टीप्लाई कर लो रेट से, खत्म। अच्छा अब रेट वगैरह कौन सी लेगी मैं बताऊंगा, रुक जाओ सबर रखो। लेकिन ये समझ गया ना निकलेगा कैसे? समझिए निकलेगा कैसे? ठीक है, सारा का सारा बच जाएगा यहाँ पे। अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ, ये डे 60 से डे 1 तक तो तुमने पैसा बचा दिया खुद का, लेकिन ये सारा तामझाम करने के बदले फैक्टर खुद का चार्जेस भी ले रहा है ना। तो इन अ वे जो तुम पहले पैसा पे कर रहे थे इंटरेस्ट का डे 60 तक के लिए, वो तो बच गया, लेकिन उसके बदले फैक्टर के चार्जेस जा रहे हैं, उसके बदले फैक्टर अपनी इंटरेस्ट ले रहा है। तो इन अ वे जो तुम्हारा पहले इंटरेस्ट जा रहा था, कॉस्ट ऑफ फंड जा रहा था, वो सेव हो गया, बट अब नए कॉस्ट ऑफ फंड सब्सिडी हो गए जो फैक्टर के हैं। फैक्टर भी तो इंटरेस्ट ले रहा है ना यहाँ से यहाँ तक लेने के लिए। तो इन अ वे आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो कि जो तुम फाइनेंसिंग पहले कर रहे थे बैंक के थ्रू, वो फैक्टर के थ्रू फाइनेंसिंग हो रही है, क्योंकि 60 दिन से डे 1 तक का पैसा तुम्हें फैक्टर ला दे रहा है, उसके बदले भी तुम इंटरेस्ट दे रहे हो, उसके बदले भी तुम कमीशन दे रहे हो।
ठीक है, तो समझ सकते हो इस तरीके की, ये भी एक तरीके का फाइनेंसिंग अरेंजमेंट ही है। इनफैक्ट फैक्टरिंग को फाइनेंसिंग ही बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि अब वो पैसा दे रहा है तुम्हें, कहीं और से नहीं लेके आना, वो पैसा दे रहा है तुमको, जिसके बदले तुम उसको इंटरेस्ट दे रहे हो, कमीशन दे रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा कॉस्ट ऑफ फंड से आ जाएगा। अभी इसको मैं अपडेट करूँगा, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो प्लीज़ अभी इसको रोको इसको, ठीक है। कोई भी और सेविंग आ रही है, कोई भी और सेविंग आ रही है वो ले लेना, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारे पास टोटल सेविंग आ गई। अब तुम्हें जाना है कॉस्ट की तरफ, ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेविंग की तरफ। अच्छा, इसकी वैल्यूज़ भी डाल दें क्या अपन, समझ गए ना तुम यार, समझ गए ना। कॉस्ट ऑफ फंड्स लिख दो कितना आएगा तुम्हारा, ठीक है। अपना 1.25 का था रिसीवेबल्स, अपना 1.25 का था रिसीवेबल्स। इस 1.25 के ऊपर ये हमारी, ये चीज़ ध्यान रखना ना, ये 1.25 जो अपन ने लिया था अभी अपन ने सेल्स वैल्यू पे लिया था। 1.25 जो अपन ने लिया था ये अपन ने सेल्स वैल्यू पे लिया था। एवरेज रिसीवेबल जो तुम उसके पास लेके गए तो तुम सेल्स वैल्यू लेके गए थे, डेटर्स लेके गए थे, ठीक है। लेकिन जब तुम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालोगे वो कॉस्ट ऑफ सेल्स पे निकलेगा। समझ रहे हो डिफरेंस, समझ रहे हो ना। जब तुम उसके पास पैसा लेने गए थे तो तुम उसके पास सब कुछ, सारा पैसा लेने जाओगे, जितनी भी सेल्स वैल्यू थी सब कुछ लेने जाओगे। लेकिन जब तुम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकाल रहे हो तो तुम सिर्फ सारी की सारी जो भी तुम्हारी एक्चुअल इन्वेस्टमेंट फंस रही थी उसके ऊपर निकालोगे ना। तो दोनों की वैल्यूज अलग अलग है। जो तुमने एवरेज रिसीवेबल निकाला, जो तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट था एडवांस अमाउंट निकालने का, वो तुम्हारा सेल्स वैल्यू के ऊपर था। 10 लाख इंटू डायरेक्ट किया था, ये सेल्स वैल्यू थी। लेकिन अब जब तुम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालोगे वो तुम्हारा कॉस्ट ऑफ सेल्स के ऊपर होगा, कॉस्ट ऑफ फंड्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, क्योंकि तुम्हारा तो उतना ही फंस रहा था ना यार, ठीक है। चलो, तो 10 लाख का अपन पकड़ लेते हैं, 80% कॉस्ट ऑफ सेल्स है, ठीक है। तो 8 लाख हो गया, 8 लाख हो गया कॉस्ट ऑफ सेल्स। इसमें तुम्हारा पहले कितने दिन का फंस रहा था, 60 डेज का। रेट पकड़ लो एक बार के लिए 15% की, कितना बच गया बताओ। 20,000, ठीक है। तो तुम्हारा कॉस्ट ऑफ फंड सेव्ड इज 20,000। अच्छा, इसको भी छोड़ दो ना, कुछ नहीं है, 20,000 पकड़ो, ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हारा निकलेगा इंटरेस्ट, कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग में तुम्हें लेना है पहला तो इंटरेस्ट, दूसरा फैक्टरिंग कमीशन, ठीक है। अब दोनों के अंदर थोड़ा दिमाग लगाना है, ठीक है। ये समझना, ये जो तुम्हारा एवरेज रिसीवेबल है ये सिर्फ एक बार का है, जो कितने दिन का है, 45 डेज का लिया था अपन ने ये, ठीक है। जब अपन ने निकाला था, कैसे निकाला था अपन ने ये 45 डेज का लिया था अपन ने, ये सिर्फ एक बार का है। ऐसे करते करते तुम उसके पास हर 45 डेज के अंदर बार बार जाओगे, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताओ, जो इंटरेस्ट निकल के आया तुम्हारा, ये भी सिर्फ इस एक बार के एडवांस का ही है। ये एडवांस वो तुमको बार बार देगा जब तुम उसके पास रिसीवेबल लेके जाओगे हर 45 डेज के अंदर। ये जो कमीशन तुमने यहाँ पे निकाला है ये भी तुमने सिर्फ एक बार के ऊपर निकाला है, ठीक है। यही तुम्हें बार बार देना पड़ेगा, हर 45 डेज के बाद देना पड़ेगा। तो अभी जब मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ ये कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग, ये ऑब्वियसली मेरी एनुअल है, मेरी सेविंग भी एनुअल है, मेरी कॉस्ट भी एनुअल है। तो अब यहाँ पे मुझे इंटरेस्ट जब लेना होगा, जो इंटरेस्ट मुझे लेना होगा, तो मुझे सिर्फ ये वाला इंटरेस्ट नहीं लेना है, ये तो सिर्फ पहले बार के रिसीवेबल्स का है। इससे मुझे बार बार जाना पड़ेगा, हर 45 डेज में जाना पड़ेगा। तो ऐसे 45 डेज के कितने ट्रेंचेस साल में और आएंगे। 45 डेज के लिए मैं कितनी बार बार जाऊँगा, ये एडवांस लेने के लिए मैं कितनी बार जाऊँगा। मैं जाऊँ, देखो 45 डेज के लिए जा रहा हूँ, तो ऐसे 45 डेज कितनी बार आएंगे, 360/45, ठीक है। इतने आएंगे 360/45, इतनी बार मुझे साल में जाना पड़ेगा। एक बार का इंटरेस्ट मेरा 1650 है, तो साल भर का कितना होगा, सिंपल। तो इंटरेस्ट को तुम्हें एनुअलाइज करना पड़ेगा। ये जो इंटरेस्ट था ये सिर्फ एक बार का था, इसको तुम्हें एनुअलाइज करना है। अभी तुम क्या करोगे, 1650 इंटू 360/45 कितना आता है, 13,200, ठीक है। एंड अगर तुम देखो तो अपन ने पहले यहाँ पे 45 लिया, 45 360 किया, अभी अपन ने उसी को रिवर्स कर दिया एक तरीके से। सर तो पहले ही करते थे ना सर, पहले ही टोटल ले लेते। अरे पहले नहीं कर सकते थे ना अपन, तुम सोचो, ये पहले अपन ने एक बार का रिसीवेबल लिया है, तो उसमें से इंटरेस्ट भी तो एक बार के माइनस करूंगा ना यार, उसमें साल भर का थोड़ी इंटरेस्ट माइनस कर दूंगा मैं, ठीक है। और इसलिए यहाँ पे कमीशन भी एक बार की माइनस होगी, साल भर का नहीं ले सकता मैं, ठीक है, समझ रहे हो ना। इसलिए पहले एक बार का लिया, अब उसको साल भर का मैंने बढ़ा दिया, एनुअलाइज कर दिया, ठीक है। फैक्टरिंग कमीशन कैसे निकालोगे। अच्छा, फैक्टरिंग कमीशन के अंदर मैंने वो हरकत नहीं करी थी ना 45 डेज वाली, वो डायरेक्टली इसके ऊपर परसेंटेज टर्म्स पे निकला था, ए इंटू परसेंटेज ऑफ कमीशन, डायरेक्टली इसके ऊपर 2% लिया था अपन ने। उसके अंदर अपन ने नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई नहीं, इंटरेस्ट नंबर ऑफ डेज के लिए लगता है,
कमीशन तो पूरे अमाउंट पे एक साथ लेगा ना तुमसे वो, ठीक है, तो 2% की ली थी, ठीक है, लेकिन वो भी था एवरेज रिसीवेबल का ही कमीशन भी साल भर का नहीं था। ध्यान देखो, कलेक्शन सर्विस का जब अपन ने किया था तो अपन ने क्या लिया था, एनुअल क्रेडिट सर्विस इंटू कमीशन परसेंटेज। यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक बार का रिसीवेबल इंटू कमीशन परसेंटेज, तो अभी इसको भी एनुअलाइज करना बाकी है। कैसे एनुअलाइज करोगे, ये कमीशन तुम्हें ऐसे कितनी बार पे करनी पड़ेगी, 360/45 टाइम्स, यानी 8 बार। तो इसको भी तुम एनालाइज कर लो जैसे तुमने इसको किया था, ठीक है। कितना निकल गया फैक्टरिंग कमीशन, 2,500 का था पहले, इंटू 360/45 कितना बनता है, 2,000, 20,000, अरे सॉरी, ठीक है, एक ज़ीरो कम लगा, सॉरी, हाँ ठीक है, ठीक है। कोई और कॉस्ट दे रखी हो तो वो भी ले लेना, लेकिन इस अभी अपन मानेंगे नहीं। तो ये तुम्हारी टोटल कॉस्ट आ जाएगी ऐसे करके, टोटल कॉस्ट आ गई। ये टोटल कॉस्ट अगर तुम्हारी टोटल सेविंग से ज़्यादा है दैट मीन्स फ़ायदा है, ठीक है। चलो अभी जो अपन ने एग्जांपल लिया उसको अपन सॉल्व कर भी देते हैं। तो मेरी टोटल कॉस्ट कितनी आ गई, 33,200 की, एंड सेविंग कितनी हो रही है मेरी, सिर्फ 20,000 की, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे तुम चाहो तो अभी थोड़ा बेटर दिखाने के लिए थोड़ा अपन ऐड कर देते चीज़ें लेट्स से अपनी क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन बच गई 20,000 की, और अपनी बैड डेट बच गए 10,000 के, तो अपनी ये कितनी हो गई, सेविंग्स 50,000 की हो गई, एंड अपने को देना उसको 33,200 है, ठीक है। तो इतनी सेविंग, इतनी कॉस्ट मेरी बच गई फैक्टरिंग की वजह से, एंड उसके बदले मुझे कितनी देनी पड़ी, 33,200 की। तो मेरी नेट कितनी हुई, नेट मुझे फ़ायदा हुआ कि नुकसान हुआ, 50,000 माइनस 33,200, 17 कितना आएगा, 16,800 है ना, ठीक है। तो मेरे नेट बेनिफिट आ गया 16,800 का नेट बेनिफिट। कैसे निकला अपना, बी माइनस ए करके, क्योंकि सेविंग बी में है और कॉस्ट ए में है, तो बी माइनस ए करके तुम्हारी नेट सेविंग आ गई 16,800 की। अच्छा, अब करना चाहिए नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, फ़ायदा है, मेरा सेविंग ज़्यादा हो रही है एंड कॉस्ट कम है, तो फैक्टरिंग कर लो। उल्टा होता तो फिर नहीं करते अपन फैक्टरिंग, सिंपल, ठीक है। ये तुम्हें फंडा समझ में आ गया, ठीक है। एक बार क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, उससे तुम्हारा ये फंडा, ये एग्जांपल एकदम क्लियर हो जाएगा जो भी मैंने बात करी। उसके बाद मैं एक और क्वेश्चन दिखाऊंगा जो हाई लेवल का है, जिसके आगे कुछ नहीं है फैक्टरिंग के अंदर, ऐसा समझ लो अभी तक के क्वेश्चंस में, ठीक है। आगे कह नहीं सकते, ठीक है। अभी तुम्हारी एमटीबी आना बाकी है, तो क्या पता उसके अंदर कुछ डाल दे, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर, ठीक है, एक सेकंड ना, क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। देखो मे 9 का 5 एग्जाम क्वेश्चन में आया था, मे 9 में आया था 3 मार्क्स का, ठीक है। अ फर्म हैज़ अ टोटल सेल्स ऑफ 12 लाख एंड इट्स एवरेज कलेक्शन पीरियड इज 90 days, ठीक है। द पास्ट एक्सपीरियंस इंडिकेट्स दैट बैड डेट लॉसेज आर 1.5% ऑन सेल्स। द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द फर्म इन एडमिनिस्ट्रिंग रिसीवेबल कलेक्शन एफर्ट्स आर ₹50,000, दैट मीन्स एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 50,000। अ फैक्टर इज प्रिपेयर्ड टू बाय द फर्म्स रिसीवेबल बाय चार्जिंग 2% कमीशन, ठीक है। द फैक्टर विल पे एडवांस ऑन रिसीवेबल्स टू द फर्म एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 16% पर एनम। देख रहे हो, फैक्टर की इंटरेस्ट रेट बता दी इसका 16% की, ठीक है। आफ्टर विथ होल्डिंग 10% इन रिजर्व, कैलकुलेट नेट बेनिफिट टू द फर्म, अज्यूम 360 days इन ईयर। अब जो भी मैंने आपको पॉइंट्स बताए थे वो इस क्वेश्चन से भी ज़्यादा लेवल के पॉइंट्स थे। तो जो मैंने आपको पॉइंट बताया सारे के सारे इसमें एप्लीकेशन में नहीं आ रहे हैं, ये पहले हल्का लेवल का बता रहा हूँ जिसमें कुछ पॉइंट्स अप्लाई नहीं करेंगे जो मैंने आपको बताए थे, एंड अगले वाले में उससे भी ज़्यादा कुछ पॉइंट्स अप्लाई करेंगे जो मैंने आपको बताए थे, ठीक है। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट उस क्वेश्चन के बाद ही होगी। तो अभी इस क्वेश्चन को समझने में ध्यान देना, जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ वो समझना, ये मत बोलना सर आपने वही बताया था वो तो इसमें आ ही नहीं रहा, क्योंकि इसमें है ही नहीं उतने पॉइंट्स ना, ठीक है। सबसे पहली चीज़ इसके अंदर क्या है, जो रिवाइज एवरेज कलेक्शन पीरियड था, जो फैक्टर ने बोलना था कि मैं 90 से 45 में लेके आ जाऊँगा, एंड 45 से डे 1 का मैं तुमको एडवांस दे दूँगा। ये 45 दिन का इसने कुछ बताया ही नहीं है इसके अंदर, कहीं लिखा हुआ है, कहीं बताया फैक्टर ने कि इतने दिनों में कलेक्ट करके दे देता, इतने दिन का मैं एडवांस दे रहा हूँ, नहीं बताया, कहीं नहीं बताया। तो इसके अंदर आप क्या करोगे, कुछ नहीं, सीधे सीधे 90 days पकड़ लेना। जो अपन एवरेज रिसीवेबल निकाल रहे थे उसके अंदर अपन 45 से डे 1 पे जा रहे थे ना, अब वो बताया ही नहीं बीच में कितने दिन है,
तो सीधे सीधे 90 डेज़ का एडवांस पकड़ लेना, ठीक है। तो वो मैंने चीज़ वहाँ पे लिख भी रखी है, मैं आपको लेके आता हूँ इसमें। पहले सबको बताता था तो सब कुछ ऊपर से जाता, तो एक फ्लो होता है समझाने का, ठीक है। पहले मैंने आपको रिवाइज एसीपी बताया कि यहाँ पे आप एवरेज रिसीवेबल निकालते टाइम पे रिवाइज एसीपी ले रहे थे। मैंने यहाँ पे लिख रखा है टेक ओरिजिनल एसीपी इफ दिस इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन, ठीक है। तो इसकी जगह पे ओरिजिनल एसीपी ले लेना, ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले अपना स्टेप क्या होगा इसमें, एडवांस निकालने का, ठीक है। एडवांस अपन यहाँ निकालने का कैलकुलेशन ऑफ एडवांस अमाउंट, ठीक है। सबसे पहले क्या रखोगे, एवरेज रिसीवेबल या फिर एवरेज डेटर। ये क्या होता है कि अपन एक बार के लिए कितने डेटर उसके पास लेके जा रहे हैं, ठीक है। कितने लेके जा रहे हो, 90 दिन के लेके जा रहे हो। अच्छा, कुछ एसीबी दे रखा होता है रिवाइज्ड वाला, तो अपन उतने दिन के लेके जाते हैं, ठीक है। अभी अपन 90 दिन के लेके जा रहे हैं। तो टोटल एनुअल सेल्स कितनी बोली है, 12 लाख की। 12 लाख इंटू 90/360, तो 3 लाख के डेटा आप उसके पास लेके जा रहे हो। उसमें सबसे पहले वो क्या काटेगा, अपना रिजर्व काटेगा। आप लेके जा रहे थे, पहले रिजर्व काटेगा। रिजर्व कितना बोला है क्वेश्चन में, 10% का। वो 10% इस 3 लाख का निकलेगा, तो 3 लाख का 10% 30,000 हो गया, ठीक है। इसके बाद वो क्या रोकेगा, तुम्हारी कमीशन रोकेगा। कमीशन कितनी परसेंट बोली है उसने, 2% कमीशन। 2% कमीशन किसके ऊपर लगेगी, इस 3 लाख के ऊपर ही लगेगी। गलती से भी उसको काटने के बाद वाले पे मत लगा देना कि 2,70,000 बच रहा है ना, 2,70,000 के ऊपर लगाऊंगा मैं, नहीं। रिजर्व और कमीशन दोनों ही इसके ऊपर लगती है, ठीक है। 3 लाख का 2% तुम्हारा कमीशन हो गया 6,000 का। ये कटने के बाद तुम पैसा लेके जा ही रहे थे कि उसने बोला पहले इंटरेस्ट अभी निकाल, मैं जैसे बाद में इंटरेस्ट वसूलूँ, तेरे कस्टमर से भी पैसा वसूलूँ, इतना टाइम नहीं मेरे पास, तो इंटरेस्ट तो अभी दे देते मुझे, ठीक है। तो 264 आ गया। इस 264 के ऊपर तुम इंटरेस्ट निकालोगे। कितने दिन का निकलेगा इंटरेस्ट, ये तुम्हारे को कितने दिन के लिए एडवांस दे रहा है, वो 90 डेज़ के लिए दे रहा है। क्यों, पहले 90 डेज़ था, तो 90 डेज़ के लिए दे रहा है। 90 डेज़ बाद तो वैसे भी कलेक्ट कर लेगा वो, तो उसका एडवांस तो समय सिर्फ 90 डेज़ के लिए मिला ना, 90 डेज़ बाद तो वैसे ही कलेक्ट कर लेता ना। तो एडवांस इन अ वे 90 डेज़ का। ये तो सोचो उसने तुमको आज पैसा दिया है, उसको खुद को पैसा कब मिल जाएगा सारा का सारा, जब वो कलेक्ट कर लेगा। वो कलेक्ट 90 डेज़ में कर ले रहा है, तो दैट मीन्स उसने 90 डेज़ के लिए एडवांस दिया ना एक तरीके से, तो इंटरेस्ट भी 90 डेज़ का ही लेगा। तो 90 डेज़ का इंटरेस्ट ले लेंगे अपन। कितनी रेट पे लेंगे, बता रखा है क्वेश्चन के अंदर कि फैक्टर की इंटरेस्ट रेट है 16% की, ठीक है। तो 16% से अपन ने मल्टीप्लाई कर लिया, इंटरेस्ट आ जाएगा 10,560 का। ये आ जाएगा तुम्हारा एडवांस अमाउंट, अमाउंट टू बी पेड। अच्छा, इससे पहले जो अमाउंट निकल कर उसको अपन बोलते हैं अमाउंट अवेलेबल फॉर एडवांस। मतलब उसने लाके तुम्हारे डेस्क पे रखा था, तुम लेके जा रहे थे, तो उसने बोला ये अमाउंट अवेलेबल है भाई, ये दे थोड़ी ना देखो मैं इतना, पहले मेरे को इस पर से इंटरेस्ट निकालने थे, फिर ये होगा तुम्हें एडवांस फाइनल मिलेगा, ठीक है। एडवांस निकाल लिया अपन ने। अब इसके बाद हमें कैलकुलेशन करनी है कौन सी, कॉस्ट ड्यू टू फैक्टरिंग एंड सेविंग ड्यू टू फैक्टरिंग। कॉस्ट के सबसे पहले हमारा आएगा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट अपन ने क्वेश्चन में निकाला 10,560 का, उसको अपने को पहले एनुअलाइज करना है। 90 डेज़ का वहाँ लिया था, अभी 360/90 करके अपन इसको एनुअलाइज कर देंगे। कमीशन को भी अपने को एनुअलाइज करना है, 6,000 × 360/90 करके एनुअलाइज कर देंगे, ठीक है। अब लेनी है अपने को सेविंग ड्यू टू फैक्टरिंग। सेविंग में सबसे पहले बैड डेट सेव ले लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर बैड डेट्स दे रखा है। कितना बैड डेट्स था, 1.5% का बैड डेट्स था। वो किस पे निकलेगा, 12 लाख के ऊपर 1.5% निकलेगा। तो 12 लाख का 1.5% होता है, कितना होता है, निकाल रखा है ना, 18,000 होता है, ठीक है। 18,000 का हमारा बैड डेट सेव हो गया। क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट दे रखी थी, जिसके बारे में कुछ नहीं बोल रखा था, तो अपन सारे का सारा अवॉइडेबल मानेंगे, तो 50,000 का अपन यहाँ पे ले लेंगे। क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट सेव्ड। अच्छा, अपन ने इसके अंदर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सेव्ड नहीं लिखा है, क्योंकि दे नहीं रखी कोई रेट। मुझे एक बात बताओ, क्वेश्चन में तुम्हें सिर्फ एक रेट दे रखी है 16% की। ये किसकी रेट है, फैक्टर की जो रेट है, इंटरेस्ट रेट, ये वो है। कॉस्ट ऑफ फंड सेव्ड के अंदर क्या आता है कि अगर मैं फैक्टर से जब नहीं ले रहा था तो मैं कहीं और से लेके आ रहा था, वो कहीं और से जो मैं लेके आ रहा था उसकी मेरी कुछ रेट की, कॉस्ट की रेट थी, तो मुझे कोई और रेट अगर दे रखी हो तो उसके ऊपर मैं कॉस्ट ऑफ फंड सेव निकाल दूंगा। मैं इंटरेस्ट रेट के ऊपर थोड़ी कॉस्ट ऑफ फंड सेव निकाल दूंगा। कॉस्ट ऑफ फंड सेव क्या है कि फैक्टरिंग नहीं करा रहा था तो मैं कहाँ से पैसा लेके आ रहा था, उसके लिए कोई और रेट देनी होनी चाहिए 16% के अलावा, तो निकलेगा तुम्हारा कॉस्ट ऑफ फंड। अगर वो दे ही नहीं रखा है तो तुम नहीं ले सकते। इस 16% के ऊपर गलती से भी मत ले लेना तुम कॉस्ट ऑफ फंड सेव्ड, ठीक है। ये तो बल्कि तुम्हारा लग रहा है, बच थोड़ी रहा है तुम्हारा ये, ठीक है। तो ये चीज़ भी मैंने नोट में लिख रखी है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ फंड सेव्ड इज कैलकुलेटेड ऑन इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स, ठीक है। कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट ऑफ सेल्स, ये तुम्हें मैंने बताया, ठीक है। यूजिंग एनी रेट गिवन अपार्ट फ्रॉम फैक्टर्स इंटरेस्ट रेट। वो कोई भी रेट हो सकती है। वो बोल सकता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल परसेंटेज है, वो बोल सकता है बोरोइंग की रेट मेरी इतनी है, वो बोल सकता है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इतना है, चलेगा, सब चलेगा, ठीक है। लेकिन देनी होनी चाहिए रेट, जब वो नहीं तो तुम नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन खत्म हो गया अपना। एक सेकंड, हल्का सा ओवरव्यू देख के ख़त्म कर लेते हैं। तो ये तुम्हारी टोटल कॉस्ट आ गई,
ये तुम्हारी टोटल कॉस्ट आ गई, तुम्हारी टोटल सेविंग आ गई। तो इन वे सेविंग ज़्यादा है, कॉस्ट कम है। कितनी ज़्यादा है? 68,000 माइनस 66,240, तो नेट बेनिफिट है 1,760 का। तो तुम्हारा नेट बेनिफिट हो गया, एंड दैट मीन्स पॉजिटिव है नेट बेनिफिट, ज़्यादा फायदा है, नुकसान कम है, कॉस्ट कम है, सेविंग ज़्यादा है, दैट मीन्स तुम फैक्टरिंग प्रपोजल को एक्सेप्ट कर सकते हो। ठीक है, ये वाला हो गया। अब इसके बाद मैं तुमको इसके अगले लेवल के क्वेश्चन पे लेके जाता हूँ। ठीक है, उसके ऊपर कुछ नहीं है, और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ना ये, 5 स्टार लगा रखे मैंने LLDR में इसमें। ठीक है, MTP सितंबर 24 का है, 7 मार्क्स का। ठीक है, ये काफ़ी लॉजिकल क्वेश्चन है, काफ़ी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? एनुअल सेल्स है 75 लाख की, क्रेडिट सेल एनुअल 75 लाख की, क्रेडिट टर्म्स क्या है? 30 डेज़ की। ठीक है, बट इट मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल्स हैज़ बीन पुअर एंड द एवरेज कलेक्शन पीरियड इज अबाउट 60 डेज। अच्छा, मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल्स का मतलब क्या होता है? प्यार से नहीं समझा पा रहे तुम उनको, थोड़ा रूडली बिहेव कर रहे हो, इसलिए तुम्हारा रिसीवेबल्स मैनेजमेंट पुअर है, इसलिए तुम्हें ज़रूरत है किसी की जो प्रोफेशनली प्यार से समझाता हो। ठीक है, तो तुम 60 दिन में कलेक्ट करके, जबकि तुम्हारा 30 दिन का पीरियड है, तुम फिर भी 60 दिन में लेके आ रहे थे, तो एवरेज कलेक्शन पीरियड हमारा कितना हो गया? 60 डेज़ का, नॉट 30 डेज। ठीक है, बैड डेट इज़ 1% ऑफ टोटल सेल्स बता रखा है। ठीक है, अब बोल रहा है फैक्टर इज ऑफर टू टेक ओवर द टास्क ऑफ डेट एडमिनिस्ट्रेशन एंड क्रेडिट चेकिंग एट एन एनुअल फी ऑफ 1.5% ऑफ क्रेडिट सेल्स। वो कर लेगा सारा तामझाम, लेकिन उसके बदले कमीशन कितनी लेगा? एनुअल फी बोला यहाँ पे 1.5% की, ये फ़ी है, कमीशन बोलो एक ही बात है। ठीक है, सुकृत लिमिटेड एस्टिमेट्स दैट इट वुड सेव ₹45,000 पर ईयर इन एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट एज अ रिजल्ट। उसकी खुद की 45,000 की कॉस्ट बच जाएगी। ड्यू टू द एफिशिएंसी ऑफ द फैक्टर द एवरेज कलेक्शन पीरियड वुड कम बैक टू द ओरिजिनल क्रेडिट पीरियड ऑफर्ड ऑफ 30 डेज। दैट मीन्स रिवाइज्ड ACP अंडर फैक्टरिंग टर्म्स क्या है? 30 डेज का। 30 डेज तक तो वो कर ही देगा तुम्हें कमीशन लेके। अब क्या बोल रहा है? एंड बैड डेट्स वुड कम टू 0.5% ऑन रिकोर्स बेसिस। रिकोर्स पे पिछले क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला था, तो अपने सारा का सारा रिकोर्स नॉन रिकोर्स मान लिया था, सब कुछ सेव में ले लिया था। यहाँ पे रिकोर्स बोला है तो सिर्फ रिकोर्स ही होगा। ठीक है, बट पहले कितना था? 1% का था, अभी कितने पे आ गया? आधे पे आ गया। तो आधे % की तो सेविंग हो ही रही ना अपने, अभी भी सिर्फ आधे % की बेयर करनी पड़ रही अपने। The factor would pay net advance of 80% to the company at an annual interest rate of 12% after withholding a reserve of 10%. अच्छा, ये लैंग्वेज को भी रोको, इसको मत समझना, मैं बताता हूँ क्या है ये। The factor would take annual interest rate of 12% after withholding a reserve of 10%. ना समझ में आ गया ना? इसको रोको भी, बाकी का देखो। ठीक है, सुकृत लिमिटेड इज करेंटली फाइनेंसिंग रिसीवेबल फ्रॉम एन ओवरड्राफ्ट कॉस्टिंग 10% पर ईयर। अभी ओवरड्राफ्ट से फाइनेंसिंग करा रहा है वो अपने वर्किंग कैपिटल की, फंड्स जो भी अटक रहे हैं उसके, उसमें 10% उसको पे करना पड़ रहा है। ठीक है, एंड विल कंटिन्यू टू फाइनेंस द बैलेंस फंड नीडेड। कंटिन्यू टू, यही इसका बहुत अच्छा पॉइंट है, विल कंटिन्यू टू फाइनेंस द बैलेंस फंड नीडेड विच इज नॉट फाइनेंस बाय फैक्टर। दिस इज द गोल्डन लाइन। गोल्डन लाइन को गोल्डन कलर से करना पड़ेगा ना अपने को, है क्या गोल्डन कलर हीरा? ये है गोल्डन लाइन तुम्हारी। ठीक है, इसी में मज़ा है सारा। ठीक है, गोल्ड कलर दिख रहा है ना, गोल्डी दिख रहा है ना तुमको? ठीक है, चलो। इफ अकरेंस ऑफ क्रेडिट सेल थ्रू आउट द ईयर, कंप्यूट वेदर द फैक्टर सर्विस शुड बी एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड, अज्यूम 360 डेज इन ईयर। ठीक है, चलो अब इसको अपन समझते हैं क्या हुआ है। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या निकालना होता है? एडवांस निकालना होता है। एडवांस कैसे निकालेंगे अपन? नीचे आ जाएंगे अपन। सबसे पहले एवरेज डेटर्स ले लो। आपका मान रखने के लिए हाँ बोल रहे हैं, दिख तो येल्लो रहा है। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ, येल्लो तो दिख रहा है ना, दिख तो रहा है ना कम से कम कलर। मेरा मुद्दा वो है, दिखना चाहिए, अलग दिखना चाहिए बस। ठीक है, तो अब इसके अंदर अरेंजमेंट हुआ क्या है? तुम्हारा पहले 60 दिन का था। ठीक है, 60 से तुमने कमीशन दे के उसको 30 डेज तक लेके आ गए। ठीक है, अब 30 डेज से भी डे 1 पे लेके आ रहा है, कैसे? एडवांस देके। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक लेके आने के लिए तुमने क्या दिया उसको? कमीशन दिया। अब इंटरेस्ट के लिए जब तुम एडवांस उसको दोगे, वो कितने दिन के लिए दोगे? 30 से डे 1 तक के लिए दोगे सिर्फ, यानी 30 दिन तक की रिसीवेबल तुम उसके पास एडवांस के लिए लेके जाओगे। तो सबसे पहले अपना एवरेज रिसीवेबल किस पे निकलेगा? 30 डेज के लिए निकलेगा। सबसे पहला स्टेप एवरेज रिसीवेबल्स, एवरेज डेटर्स 75 लाख की एनुअल सेल्स थी, 30 डेज के अपन निकाल लिए 6,25,000। ठीक है, इस पर सबसे पहले क्या माइनस करेंगे? रिजर्व। रिजर्व कितना बोला उसने? 10% रिजर्व विथहोल्ड करता है वो।
विथ होल्डिंग रिजर्व ऑफ 10%। विथ होल्डिंग मतलब रोक लेना, मतलब वो लेके जा रहा था उससे पकड़ लिया, रुक रुक, वो विथ होल्डिंग है। ठीक है, ठीक है। 6,25,000 इंटू 10% 62,500। ठीक है, इसमें से वो सबसे पहले अपनी कमीशन भी माइनस करेगा। कमीशन कितनी थी? 1.5% दे रखी थी यहाँ पे, एनुअल फी ऑफ 1.5%। ठीक है, 1.5% किसका निकलेगा? अपना इसी का निकलेगा, 6,25,000 का। ये दोनों की दोनों रेट इसी के ऊपर निकलती है। ठीक है, इसका 1.5% आता है हमारा, 6,25,000 9375। कितना बचा? 5,53,125। अब आइडियली इसके ऊपर इंटरेस्ट बनना चाहिए था, एंड इंटरेस्ट माइनस होकर आपका अमाउंट एडवांस का आ जाना चाहिए था। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन के अंदर एक लाइन बोल दी अलग से जो मैं तुम्हें बताने वाला था। नेट एडवांस ऑफ 80% टू द कंपनी, द फैक्टर वुड पे नेट एडवांस ऑफ 80% टू द कंपनी एट एन एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ 12% आफ्टर विथ होल्डिंग अ रिजर्व ऑफ 10%। मतलब क्या बोल रहा है? पहले 10% रिजर्व रखेगा, उसके बाद सब कुछ जो अमाउंट बच के आएगा उसका भी 80% तुमको एडवांस लाके एडवांस हाथ में दे देगा वो नेट। मतलब इसके आगे इंटरेस्ट कटना था, रिजर्व लगने के बाद में कमीशन कटती, कमीशन कटने के बाद में क्या कटता है? इंटरेस्ट कटता है, इंटरेस्ट कट के तुम्हें अमाउंट मिलता है। लेकिन यहां पे क्या बोल रहा है? उसका डायरेक्टली 80% तुमको दे देगा, 80% तुमको दे देगा, 80% तुम घर पे लेके जा सकते हो। तो 80% के अंदर ही तुम्हारा इंटरेस्ट भी आ गया, उस 80% के अंदर ही तुम्हारा एडिशनल रिजर्व भी आ गया। मतलब उसके ऊपर भी उसने कुछ रोका रहेगा, कितना रोका है, कितना इंटरेस्ट अपने को नहीं पता, लेकिन कुछ इसके अंदर सब कुछ है। इसके अंदर एडिशनल रिजर्व भी आ गया, इसके अंदर एडिशनल इंटरेस्ट भी आ गया। तो अब तुम्हारा अमाउंट एडवांस का कितना निकल के आएगा? जो अमाउंट हमारा आया अभी उसका डायरेक्टली 80% कर दो, तुम्हारा फाइनल अमाउंट आ जाएगा जो तुम घर पे लेके जा सकते हो। ठीक है, कैसे निकला? ठीक है, ये 5,50,000 तक अपन पहुंचे थे, इसका डायरेक्टली 80% ले लो, ये तुम डायरेक्टली अब घर पे लेके जा सकते हो। एडवांस पेड 4,42,500, इसका 50% डायरेक्टली कर लिया अपन ने। ठीक है, अच्छा अपन ने इंटरेस्ट तो निकाला ही नहीं, अपने को इंटरेस्ट भी तो चाहिए, इंटरेस्ट ही तो मेन अमाउंट है, कॉस्ट के अंदर लेना है ना। अब इंटरेस्ट किसके ऊपर निकालेंगे बताओ? इसके ऊपर तो अपन निकाल नहीं सकते, क्योंकि इसमें से तो कुछ रिजर्व भी रख रहा है वो। इसमें रिजर्व, इसमें से यहाँ तक जो डिफरेंस है उसमें रिजर्व भी है, उसमें इंटरेस्ट भी है। तो किस पे निकालोगे इंटरेस्ट? रिजर्व अमाउंट के ऊपर तो इंटरेस्ट नहीं बनता ना, समझ रहे हो? इंटरेस्ट तुम इसके ऊपर नहीं ले सकते, क्योंकि इसके बीच में देखो कितना लंबा डिफरेंस है, उसके अंदर इंटरेस्ट भी, उसके अंदर रिजर्व भी है। तो रिजर्व अमाउंट के ऊपर तो इंटरेस्ट नहीं कटता है, वो रोक रहा है वो पैसा, वो तुमको दे नहीं रहा है, उसके ऊपर थोड़ी इंटरेस्ट निकाल दोगे। एंड वो रिजर्व कितना है हमें नहीं पता, तो अपन इसके अंदर डायरेक्टली सिंपल सा काम करेंगे। ये 442 का आपको एडवांस दिया ना, इसके ऊपर ही आप इंटरेस्ट निकाल लो। बाकी क्वेश्चन में अपन ने क्या किया था? इंटरेस्ट निकालने के बाद हमारा एडवांस अमाउंट हमारा टोटल एडवांस का अमाउंट निकल के आया था। यहाँ पे जो एडवांस अमाउंट निकल के आया है उसके ऊपर अपन इंटरेस्ट निकाल रहे हैं। ये डिफरेंस है। क्यों किया मैंने? क्योंकि इनके बीच में कितना डिफरेंस है बताओ? अरे पेन येलो ही है, इसके बीच में कितना डिफरेंस है? 5,53,125 माइनस 1,10,625 का। इसके दो कंपोनेंट है, एक तो रिजर्व है इसके अंदर और एक तो इंटरेस्ट है इसके अंदर। ठीक है, आइडियली इंटरेस्ट अमाउंट किसके ऊपर निकलता है अपना? रिजर्व कटने के बाद जो अमाउंट आता है उसके ऊपर इंटरेस्ट निकल के आता है। तो ये इंटरेस्ट किसके ऊपर निकल के आएगा? कि रिजर्व माइनस होने के बाद निकल के आएगा। क्या तुमको पता है कि रिजर्व कितना है? एक्स्ट्रा रिजर्व कितना रखा है तुम्हें नहीं पता, डायरेक्टली बता दिया कि 80% नेट दे रहे हैं, उसमें रिजर्व भी आ गया, उसमें इंटरेस्ट भी, तुम्हें नहीं पता रिजर्व कितना है, तो अपन इसको कट नहीं कर सकते। उसको कट करते तो अपन उसके पास पहुंच जाते, अपन उसके ऊपर इंटरेस्ट निकाल लेते, लेकिन ये रिजर्व का अमाउंट अपने को पता ही नहीं है। तो सीधे सिंपल काम करो, जो नेट अमाउंट पर पहुंचे हो 4,42,000 पे, इसी के ऊपर इंटरेस्ट निकाल लो। ठीक है, इसी के अंदर ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट है, बाकी क्वेश्चन में ऐसा नहीं है, ये इस MTP के अंदर ही था ये पॉइंट, तो इसलिए बता दे जैसा भी है। ठीक है, तो इसके ऊपर तुम इंटरेस्ट निकाल लो। 442 पे कितने रेट पे इंटरेस्ट दे रहा है आपको? फैक्टर 12% पे दे रहा है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 12% रेट पे फैक्टर देगा। ठीक है, अब ये कितने दिन के लिए लिया तुमने? 30 दिन तक के लिए, क्योंकि 30 दिन तक तो तुम्हें वैसे ही ला के दे रहा था फैक्ट कमीशन के ऊपर, 30 से day 1 तक के लिए इंटरेस्ट दे रहा है वो तुमसे। ठीक है, 30 दिन यहाँ पे आ जाएगा, 30/360 आ जाएगा 4425। ठीक है, इसको अपन ने मल्टीप्लाई किया 12% से, मल्टीप्लाई किया 30/360 तो 4425 आ गया। ठीक है, यहाँ तक का हमारा सारा तामझाम हो गया एडवांस अमाउंट निकालने का, इंटरेस्ट निकालने का। अभी अपने को इवैल्यूएशन करना है। ठीक है, इवैल्यूएशन के अंदर हमें क्या चाहिए होता है? कॉस्ट ऑफ एक सेकंड, ये कॉस्ट ड्यू टू फैक्टरिंग चाहिए होता है एंड सेविंग ड्यू टू फैक्टरिंग चाहिए होता है। सबसे पहले कॉस्ट ड्यू टू फैक्टरिंग ले लेते हैं। कॉस्ट के अंदर हमारा क्या आएगा? इंटरेस्ट और कमीशन, उसके अलावा कोई कॉस्ट नहीं दे रखी। इंटरेस्ट को अपने को एनालाइज करना है, 360/30 से एनालाइज कर दिया, कमीशन को 360/30 से एनालाइज कर दिया। ठीक है, इसके अंदर 30 क्यों लिया? क्योंकि अपन ने यहाँ पे जो रिसीवेबल का अमाउंट निकाला था वो भी 30 डेज़ का था। तो जो कमीशन निकाली थी तुमने, यहाँ पे जो इंटरेस्ट निकाला था ये भी 30 डेज़ के लिए निकाला था। अभी उसको एनालाइज करना है 360/30 करके।
ठीक है, 360/30, 360/30 ये दोनों आ गया। ठीक है, यहाँ तक कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था। इसमें एक नया पॉइंट नोवेल्टी यहाँ पे थी, मैंने बता दिया। एक नोवेल्टी इसके अंदर कॉस्ट ऑफ फंड्स के अंदर, वो मैं तुमको बताऊंगा। ठीक है, बैड डेट सेव्ड, सेविंग के अंदर कितनी सेविंग हो रही है, 1% की पहले थी, अभी 0.5% की हो रही है। रिकॉर्ड बेसिस पे तो तुम्हें 0.5% की तो अभी बियर करनी ही पड़ेगी। तो तुम्हारी सेविंग सिर्फ 0.5% की हुई है, जो कम हो गया। ठीक है, तो 75 लाख की सेल थी, उसके ऊपर 0.5% ले लेंगे, 37,500 का तुम्हारा बैड डेट बच जाएगा। क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट सेव्ड 45,000 की डायरेक्टली क्वेश्चन में दे रखा है, क्योंकि तुम्हारी बच रही है। ठीक है, अब है कॉस्ट ऑफ फंड सेव्ड का मुद्दा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, घूमे हो गया। ठीक है, चलो, कॉस्ट ऑफ फंड सेव तुमको चाहिए। अपन ने क्या बात करी थी कि तुम्हारे रिसीवर्स को ये लेके आ जा रहा है कितने दिन से, डे 60 से लेके 0 पे लेके आ जा रहा है। तो तुम्हारा सारा कॉस्ट ऑफ फंड 60 डेज का सेव हो जा रहा है। तुम पहले इसको कहीं और से फाइनेंसिंग करा के लेके आ रहे थे। पहले तुम कहाँ से फाइनेंसिंग करा के लेके आ रहे थे, क्वेश्चन ने बता रखा है, तुम ओवरड्राफ्ट करा रहे थे। कितनी की रेट पर करा रहे थे, 10% की रेट पर तुम ओवरड्राफ्ट ले रहे थे। तो अब वो 10% की रेट से तुम्हें ओवरड्राफ्ट नहीं लेना पड़ेगा, तो तुम्हारे यहाँ पे 60 डेज़ का जो पहले तुम इंटरेस्ट बेयर कर रहे थे ओवरड्राफ्ट का, वो तुम्हारा बच जाएगा। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर एक एक्स्ट्रा लाइन क्या बोली है कि यू विल कंटिन्यू टू फाइनेंस एंड विल कंटिन्यू टू फाइनेंस द बैलेंस फंड नीडेड विच इज़ नॉट फाइनेंस बाय फैक्टर। मतलब फैक्टर ने सारा अमाउंट फाइनेंस नहीं किया है, कुछ अमाउंट उसने फाइनेंसिंग से छोड़ दिया, उसको अपन अभी भी ओवरड्राफ्ट से करेंगे। कौन सा अमाउंट छोड़ दिया उसने, समझो। तुम उसके पास कितना एडवांस लेके गए थे, 625 का। उसने तुम्हें कितना दिया, 442 का। बाकी का अमाउंट तो तुम्हें अभी भी कंटिन्यू करना पड़ेगा खुद से। उसने तो सिर्फ इतना ही दिया है डे 1 पे, बाकी का तुम्हें अभी भी ओवरड्राफ्ट पे कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो कितना तुम्हें ओवरड्राफ्ट पे भी और लेना पड़ेगा, 625 माइनस 442 कितना होता है, 625 माइनस 442, 500 सॉरी, 182,500। ठीक है, तो 182,500 का एडिशनल फाइनेंसिंग नीडेड फ्रॉम ओडी, 182,500 तुम्हें अभी भी फाइनेंसिंग करना पड़ेगा। अच्छा, इस 182,500 के ऊपर तुम कितना रेट पे करोगे, ओवरड्राफ्ट का 10%। और ये 182,500 के ऊपर इंटरेस्ट मैं 30 डेज का बनाऊं, 60 का बनाऊं या साल भर का बनाऊं। साल भर का बनेगा। क्यों, लॉजिकल सी बात है ना यार। ये जो मैंने अमाउंट निकाला है, ये मैंने एक बार के रिसीवल्स का निकाला है। ठीक है, एक बार के रिसीवल्स के अंदर मुझे 182 का फाइनेंसिंग कराना पड़ेगा खुद से, लेकिन ये एक बार का करते करते मुझे बार बार कराना पड़ेगा। मैं एक बार के रिसीवल लेके जाऊंगा, तब उसको मुझे से 442 देगा, तो मुझे 182 का फाइनेंसिंग कराना पड़ेगा। ठीक है, फिर वो मुझे सारा पैसा, मैंने आपको बताया था ना, ये जो अमाउंट बचा है, जो भी एक्स्ट्रा बचा है, इस पर से जितना भी रिजर्व उसने रोका था, वो कलेक्ट करने के बाद तुमको दे देगा। ठीक है, तो एक बार तुमको पैसा मिल जाएगा सारा का सारा डे 30 के ऊपर। उसके बाद तुम वापस से नए रिसीवर लेके जाओगे, तब आपको 182 कम मिलेंगे, तब आप उसको वापस से फाइनेंसिंग कराओगे ओडी से। फिर वापस उसके बाद रिसीवर लेके जाओगे, वापस से 182 फाइनेंसिंग कराओगे। तो 30 दिन करके आपको 182,500 साल भर का ही आपका ओडी जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसके ऊपर 10% का साल भर का इंटरेस्ट गया है, जैसे मैंने वहाँ पे बताया था। अच्छा, वहाँ पे अपन जो इंटरेस्ट निकाले थे, ये जो अपन ने इंटरेस्ट निकाले थे, ये अपन ने पहले 30 दिन का निकाला, और उस 30 दिन को मैंने एनुअलाइज कर दिया यहाँ पे 60/30 करके। ऐसा मैंने क्यों किया, लिया मैंने यहाँ पे भी एनुअल इंटरेस्ट ही है, लेकिन मैंने टुकड़ों में तोड़ दिया। क्यों टुकड़ों में तोड़ा, मैंने पहले यहाँ पे उसको 30 डेज़ का लिया, क्योंकि रिसीवल 30 डेज़ का था, उसमें 30 डेज़ का माइनस किया मैंने, एडवांस में 30 डेज़ का था, फिर इसको एनालाइज कर दिया मैंने बाद में। तो इन वे इंटरेस्ट मैंने लिया पूरे साल का ही है। यहाँ पे मैंने डायरेक्टली पूरे साल का ले लिया, जो मेरा था कहाँ गया, ये डायरेक्टली मैंने पूरे साल का एक साथ ले लिया। क्या फ़र्क पड़ गया, डायरेक्टली साल का, तुम चाहो तो इसको तुम एक बार कर लो, फिर उसको वापस एनालाइज कर देना वहाँ पे, क्या मतलब बनता है उसका, डायरेक्टली ले लो ना इसको। वहाँ पे तो मुझे नेट अमाउंट शो करके दिखाना था कि नेट मुझे कितना मिल रहा है, तो इस अमाउंट में से जो लेस होगा वो एक बार का ही होगा, मुझे लेस करना पड़ता था वहाँ पे। यहाँ पे थोड़ी मुझे लेस करके दिखाना है इसमें से कि मेरा इंटरेस्ट कितना जा रहा है, डायरेक्टली साल भर का एक साथ निकालो। ठीक है, ये तुम्हारा आ जाएगा 18,250 का, तुम्हें अभी भी बेयर करना पड़ेगा इंटरेस्ट ओडी के ऊपर। तुम्हारी सेविंग कितनी हुई है, जो तुम पहले बेयर कर रहे थे फैक्टरिंग से पहले, उसमें से माइनस कर दो 18,250। 18,250 तुम्हें अभी भी बेयर करना है। वैसे पहले तुम कितने बेयर कर रहे थे, लेट से पहले अपन 1 लाख बेयर कर रहे थे, तो अपना सेविंग कितना हो गया 1 लाख माइनस 18,250। और तुम पहले कितना बेयर कर रहे थे, वो 1 लाख नहीं है, वो तो मैंने एग्जाम्पल के लिए बताया, निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, बिफोर फैक्टरिंग कॉस्ट ऑफ फंड्स। ठीक है, ये कैसे निकालोगे बिफोर फैक्टरिंग कॉस्ट ऑफ फंड्स, ये कैसे निकालोगे,
आपको इन्वेस्टमेंट डेटर्स लेना है सबसे पहले। तो फैक्टरिंग से पहले आपके रिसीवेबल कितने दिन के लिए अटकते थे? 7 दिन के लिए अटकते थे। तो 75 लाख इंटू 60/360 किया, 12.5 लाख आ गया। ये आपकी रिसीवेबल पहले आपको फाइनेंस कराने पड़ते थे खुद से, जिनके बाद आपको रेट कितनी वेयर करनी पड़ती थी? 10% की। अच्छा, 10% की करते करते एक एक करते पहले 60 दिन की गई, फिर और 60 दिन की लगी, फिर और 60 दिन की लगी, ऐसे करते 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 साल भर की पेंडिंग है। तो डायरेक्टली 10% उस पर निकाल लिया आपने 1.25। अच्छा, एक और चीज़ बताऊँ, यहाँ तक तुम्हें समझ में आ गया तो मैं एक और चीज़ बताता हूँ। अपन जब ये कॉस्ट ऑफ फंड सेव निकालते हैं, ये अपन कॉस्ट ऑफ सेल्स के ऊपर निकालते हैं। मैंने यहाँ पे डायरेक्टली सेल अमाउंट ले लिया है। यहाँ पे मैंने डायरेक्टली सेल अमाउंट, ये भी सेल अमाउंट पे था, ये भी सेल अमाउंट पे है, ये भी सेल अमाउंट पे है, यहाँ पे मैंने सेल अमाउंट पे ले लिया है। क्यों? कॉस्ट ऑफ सेल्स का इन्फॉर्मेशन ही क्वेश्चन में नहीं है। कॉस्ट ऑफ सेल इन्फॉर्मेशन नॉट गिवन, ना तो वेरिएबल कॉस्ट का है, वरना मैं ले लेता। ठीक है, समझ गया? तो ये 1.25 का मैं पहले पे कर रहा था, अब मैं पे कर रहा हूँ 18,250 का। तो नेट मेरा कितना सेविंग आ गया? 1.25 माइनस 18,250, जो मेरा यहाँ पे आ जाएगा कॉस्ट ऑफ फंड सेव में 1,06,750। ठीक है, नेट आपकी सेविंग 189,250 की है, तो आपका कॉस्ट इतना था, सेविंग इतनी है, तो नेट सेविंग आपकी 23,650 की हो जाती है। ठीक है, तो आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए फैक्टरिंग प्रपोजल। ये गोल्डन सवाल है, मतलब इससे अच्छा सवाल नहीं है बुक में फैक्टरिंग का। ठीक है, तो इसलिए मैंने वर्किंग नोट के अंदर आपको लिखा दिया है कि आपका कॉस्ट ऑफ फंड सेव्ड कैसे निकलता है। ठीक है, एक सेकंड ना, कॉस्ट ऑफ फंड्स सेव्ड कैसे निकलेगा? इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ फंड्स बिफोर फैक्टरिंग माइनस कॉस्ट ऑफ फंड्स आफ्टर फैक्टरिंग। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में जो अपन ने किया था रिजर्व एडवांस वाला, उसके अंदर ये इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी थी कि फैक्टरिंग के बाद की कितनी कॉस्ट है। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ अगर आपको डिफरेंस सीखना है तो। ठीक है, इसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं बोल रखा था। इसके अंदर क्या बोला है कि अच्छा, इसके अंदर तो रेट ही नहीं दे रखी थी, रेट ही नहीं दे रखी थी, तो मैं निकालता भी नहीं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ फंड्स। अगर रेट दे रखी होती, लेट्स से इसके अंदर बोल रखा होता कि मेरा 12% का बोरिंग का कॉस्ट है, तो उसके अंदर ये तो बोला नहीं है कि आई विल कंटिन्यू टू फाइनेंस द बैलेंस पोर्शन थ्रू दिस बोरोइंग, नहीं बोल रखा। तो अगर नहीं बोल रखा होता तो जितना भी मेरा पहले कॉस्ट बिफोर फैक्टरिंग जितना भी मेरा कॉस्ट लग रहा था, वो सब कुछ ही मैं सेव कर लूँगा। क्यों किया मैंने ऐसा? क्योंकि मुझे ये नहीं बोला है कि फैक्टरिंग के बाद मैं कितना फाइनेंस करा रहा हूँ। तो अगर वो नहीं बोला है तो आप क्वेश्चन के अंदर कॉस्ट ऑफ फंड्स आफ्टर फैक्टरिंग को 0 पकड़ लेना, तो जितना भी आपका पहले हो रहा था वो सारा का सारा सेविंग हो जाएगा आपका। क्लियर? ठीक है, वैसे लॉजिकल तो यही है कि जो बैलेंस पोर्शन है उसको भी फाइनेंस करना पड़ेगा, उसका कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। बट अगर क्वेश्चन में नहीं बोल रखा है तो अपन नहीं करेंगे। लॉजिकल तो ज़्यादा ट्रीटमेंट यही है। ठीक है, बट ICAI ने किया नहीं हिस्टोरिकली वैसा, इसलिए मैं वैसा आपको बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर जितने भी मैंने फॉर्मूला आपको डिस्कस करें, जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई वो सब इसके अंदर लिखी हुई है। अब मैं फॉर्मूला बताने जाऊँगा तो कन्फ्यूज आ जाओगे खामखा। मैंने इसलिए एग्जाम्पल से समझा दी सारी चीज़ें। एक बार रीड करोगे तो सारी चीज़ें वही हैं जो मैंने आपको बताई। एंड बट इसमें से कोई भी फॉर्मूला पत्थर की लकीर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वही ICAI बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कर रहा है इन क्वेश्चन के, फैक्टरिंग के क्वेश्चंस में। तो कुछ नई सिचुएशन आ गई एग्जाम में, तो अपने को आइडिया थोड़ी है कि नई सिचुएशन आ जाएगी। या जो दे रखी है वो अपन ने टैकल कर ली है। बाकी टीचर्स तो ये भी नहीं बता रहे, क्योंकि अपडेटेड ही नहीं ना क्वेश्चन बैंक नए न्यू स्कीम के हिसाब से। तो अपन ने तो सारे लेटेस्ट क्वेश्चन टैकल कर लिए, लेकिन अब कुछ नया आ गया तो अपने को पता तो नहीं क्या नया आएगा। वो आएगा तो टैकल कर लेंगे लॉजिक के बेसिस पे। इसलिए मैंने आपको सबके लॉजिक बता दी। तो फॉर्मूले को अकॉर्डिंगली सूटेबली मॉडिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो रटना मत, लॉजिकली समझना इस टॉपिक को प्लीज़। ठीक है, चलो ये खत्म हो गया। अब मेरे को बस लास्ट चीज़ बतानी है एंड देन दिस इज ओवर। ठीक है, लास्ट चीज़ क्या है? फैक्टरिंग में अपन डिसीजन कैसे लेते हैं, अभी तुम्हें मैंने बता ही दिया। ठीक है, कि नेट बेनिफिट आ रहा है तो ले लेना, नेट कॉस्ट आ रही है तो मत लेना फैक्टरिंग। ठीक है, ये तब मैं करूँगा जब आपको क्वेश्चन में ठीक है, इसको 2 भाग में बांट देता हूँ मैं। ठीक है, क्वेश्चन में कभी कभी आपको बोल सकता है कि मुझे इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग निकाल के बता, और कभी ये वर्ड लिखा हुआ नहीं होगा कि इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग निकाल के बता। ठीक है, अच्छा अभी समझना ही होता है कि इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग। देखो एक चीज़ समझो, तुम्हें मैंने समझाया था ना कि इन अ वे डे 60 से जब डे 1 पे तुम जा रहे हो फैक्टर के थ्रू, ठीक है, तो तुम पहले कहीं ना कहीं से फाइनेंस करा के लेकर आ रहे थे 60 दिन के लिए पैसे को, तुम कहीं ना कहीं पे पहले कॉस्ट बियर कर रहे थे। अब तुम्हें वो बियर नहीं करनी पड़ रही, बट बदले में तुम फैक्टर को पैसा दे रहे हो, फैक्टर को इंटरेस्ट दे रहे हो, फैक्टर को कमीशन दे रहे हो, तो फैक्टर भी बदले मुझसे चार्जेस ले रहा है अपने। तो इन अ वे मैं ये कह सकता हूँ ना कि जो तुम पहले फाइनेंसिंग करा रहे थे लोन के थ्रू 60 दिन की, वो फैक्टर ने फाइनेंसिंग कर दी है तुमको।
जिसके बदले तुम उसको चार्जेस पे कर रहे हो, कमीशन पे कर रहे हो, ठीक है। लेकिन दोनों चीज़ों में एक हल्का सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? जब तुम लोन लेके आते हो तो लोन की फ्लैट रेट होती है 12% की, लेट्स से, ठीक है। लोन जब लेके आते हो तो आपके बैड डेट नहीं बचते, आपके क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन की कॉस्ट नहीं सेव होती, ठीक है, आपकी कलेक्शन की कॉस्ट कम नहीं होती, वो आपको बेयर करनी ही पड़ती है। लेकिन जब फैक्ट्री के पास जाते हो तो आप उसको इंटरेस्ट तो दे ही रहे हो, आप उसको कमीशन तो दे ही रहे हो, लेकिन आपकी बैड डेट से बच रही है, आपकी क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन की कॉस्ट भी सेव हो रही है। तो इन अ वे आप फैक्टर को कॉस्ट तो पे कर रहे हो, लेकिन जितना आपने उसको इंटरेस्ट दिया, जितना आपको कमीशन दिया, आपकी इफेक्टिव कॉस्ट वो नहीं है, आपकी इफेक्टिव कॉस्ट उससे कम है। क्यों? क्योंकि उसने आपको सेविंग तो करा के दी है, बैड डेट्स की, क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन की कॉस्ट की। तो इन अ वे अगर आपको कंपैरिजन किस तरीके से, अगर आपको डिसीजन लेना हो, जैसे अपन ने बात करी, डिसीजन लेने के दो तरीके हो सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई कॉस्ट रिकवर करनी है तो उसको डिसीजन कैसे ले सकते हो कि आप उसको नेट बेनिफिट में से लेस कर दो ना। अपन ने पहले किया था, नेट प्रॉफिट निकाला था क्रेडिट पॉलिसी का, उसमें से अपन ने कॉस्ट ऑफ फंड्स को लेस कर दिया था, ठीक है। अब अगर आप इससे ज़्यादा कमा रहे हो, दैट मीन्स आपने इसको कवर अप कर लिया है, आप इससे बेटर हो। या फिर दूसरा तरीका क्या हो सकता है, रेट निकालो, ठीक है, नेट इसकी भी रेट निकालो, इसकी भी रेट निकालो कॉस्ट ऑफ फंड्स की। तो अभी अपन ने जो तरीका किया उसमें अपन ने क्या किया, अपन ने जो कॉस्ट ऑफ फंड्स मेरी सेव हो गई उसको मैंने सेविंग्स में ले लिया, दैट मीन्स सेविंग में आ गया। एंड अगर ये सेविंग ज़्यादा है दैट मीन्स ये मेरी कवर हो रही है ऑलरेडी फैक्टरिंग के थ्रू, ठीक है। फैक्टर मेरा इससे बेटर ही अगर सेविंग में ज़्यादा आ गया तो पहला तरीका ये है कि इसको मैं यहाँ पे सेविंग्स में ले लूँ, एंड अगर सेविंग ज़्यादा आ रही है दैट मीन्स फैक्टरिंग ऑप्शन इससे बेटर है, ठीक है। पहला तरीका तो ये है। दूसरा तरीका हो सकता है रेट पे कंपेरिजन करने का। कैसे रेट पे कंपेरिजन करोगे कि लोन लेके आता तो 12% की कॉस्ट पड़ती, दूसरा फैक्टरिंग करा रहा हूँ तो मेरी इफेक्टिव कॉस्ट परसेंटेज इतनी पड़ रही है। अगर ये इफेक्टिव कॉस्ट परसेंटेज 12% ज़्यादा है दैट मीन्स फैक्टरिंग कराना नुकसानदायक हो गया है। अगर ये इफेक्टिव कॉस्ट 12% से कम है दैट मीन्स फैक्टरिंग कराना फ़ायदेमंद है, ठीक है। इफेक्टिव कॉस्ट क्यों बोल रहा हूँ, यहाँ पे तो 12% लिखा है, यहाँ पे मैंने इफेक्टिव कॉस्ट क्यों बोला, क्योंकि जो इसने इंटरेस्ट रेट आपसे ली है, लेट्स से इसने 15% ली है, वो सारी की सारी आपकी कॉस्ट थोड़ी है, क्योंकि उसमें से आपको सेविंग भी तो हो रही है बैड डेट्स की, उसमें से आपकी क्रेडिट कॉस्ट भी तो सेव हो रही है। तो उसको पहले माइनस कर लो, उसके बाद एक इफेक्टिव कॉस्ट निकाल लो कि नेट में इससे फाइनेंसिंग कराने पे मुझे कितना पैसा, कितने का रेट पड़ रहा है, उस रेट को इससे कंपेयर कर लो। ये है आपका इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग मेथड डिसाइड करने का। इसमें आप क्या करोगे, आप इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग निकालोगे। अच्छा, इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग कैसे निकलेगी, जो भी आपकी नेट कॉस्ट आ रही है फैक्टरिंग की, नेट कॉस्ट मतलब ये आपकी यहाँ पे जो अमाउंट आ रहा था ये क्या था, आपका कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग, ठीक है। यहाँ पे आपका आ रहा था सेविंग ड्यू टू फैक्टरिंग, सेविंग ड्यू टू फैक्टरिंग, ठीक है। कॉस्ट में से सेविंग्स को माइनस कर देना, आपके पास नेट कॉस्ट आएगी, ठीक है। एंड ऐसे केसेस के अंदर जब अपन इफेक्टिव कॉस्ट निकाल रहे हैं तब मैं इस वाले को सेविंग में नहीं लूँगा, ये लाइन सेविंग में नहीं आएगी। तो लाइन सेविंग में नहीं आएगी तो तुम्हारी सेविंग कम हो जाएगी एंड मोस्ट लाइकली तुम्हारा कॉस्ट ही निकल के आएगा नेट। ये क्यों नहीं लिए समझ गए होगे, लेकिन समझा दूंगा बाद में, पहले इफेक्टिव कॉस्ट समझ लेते हैं कैसे निकालनी है, ठीक है। तो तुम सेविंग्स लोगे, सेविंग में ये नहीं लोगे, नेट कॉस्ट निकालोगे, टोटल कॉस्ट ड्यू टू फैक्टरिंग माइनस सेविंग ड्यू टू कॉस्ट ड्यू टू फैक्टरिंग, तो नेट कॉस्ट आ जाएगी। उस नेट कॉस्ट को ऊपर ले लेना, नेट कॉस्ट को ऊपर ले लेना, ठीक है। ये तुमने एक्चुअल में इंटरेस्ट पे किया है, ये तुमने एक्चुअल में इफेक्टिव कॉस्ट पे करी है फैक्टरिंग कराने की, फैक्टरिंग से फाइनेंसिंग कराने के लिए। डिवाइड कर देना एडवांस पेड बाय फैक्टर, नीचे एडवांस पेड बाय फैक्टर आएगा, ठीक है। अब समझो नेट कॉस्ट जो थी वो एनुअल थी और ये जो एडवांस है ये वन टाइम का है, इसको इंटू 4 मत कर देना या इंटू 5 मत कर देना। क्यों? क्योंकि एडवांस आपको पहले फैक्टर नहीं दिया था, सिर्फ 60 डेज, सिर्फ 30 डेज के लिए, ठीक है। फिर उसको कलेक्शन आ गया, वापस 30 डेज के लिए वापस से दे दिया उसने, फिर उसके बाद कलेक्शन आ गया, वापस 30 डेज के लिए उसने और दे दिया एक तरीके से। तो वो सेम अमाउंट ही 30 दिन के लिए देता है, फिर 30 दिन के लिए देता है, फिर 30 दिन के लिए देता है, तो वो एक अमाउंट इन अ वे साल भर तक आपको मिलता रहता है। तो इसलिए नीचे जो आपका अमाउंट आया वो वन टाइम लेने से ही एनुअल अपने आप ही हो गया, ठीक है। तो ऊपर लोगे आप नेट कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग, नीचे लोगे आप एडवांस पेड बाय फैक्टर विच इज़ वन टाइम, ठीक है। इससे तो हमारे पास एक रेट निकल के आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अपना ये वाला क्वेश्चन अपन देखें तो अपना ये तुम हटा दो 20,000, ठीक है। एक बार के लिए अगर तुम इसको काटोगे तो कितना बचेगा यहाँ पे, ठीक है, कितना बचेगा 20 और 10 30, करेक्ट। एंड ऊपर तुम्हारी कॉस्ट कितनी थी 33,200, दैट मीन्स तुम्हारा नेट कॉस्ट कितना हो रहा है 33,200 माइनस 30,000, 3,200 का नेट कॉस्ट हो रहा है, ठीक है। 3,200 का नेट कॉस्ट,
ठीक है। इसके ये तुम्हें कितने का अमाउंट लेने के लिए हो रहा है, कितने का अमाउंट फैक्टर होने की फैक्टरिंग से मिल रहा है आपको, ये तुमने इंटरेस्ट पे किया इन अ वे, नेट इंटरेस्ट पे किया फैक्टर को, ठीक है, नेट इफेक्टिव कॉस्ट पे करिए। कितने का अमाउंट का एडवांस लेने के लिए, कितना अमाउंट फाइनेंस किया फैक्टर ने तुम्हारा इस केस के अंदर, 1,08,350। ये अमाउंट तुमको एक बार के लिए फैक्टर ने दिया। कितने दिन के लिए दिया, पहले 45 दिन के लिए दिया, उसके बाद वापस से 45 दिन के लिए दिया, वापस 45 दिन के लिए दिया, इन अ वे आपको पूरे साल भर मिल गया। तो 1,08,350 का फाइनेंसिंग लेने के लिए तुमने इंटरेस्ट पे किया 3,200 का। कितना रेट बनता है, 3,200 माइनस 1,08,500, 1,08,350, सॉरी 3,200, 1,08,350, 2.95% रेट अराउंड, राइट, तो अराउंड 2.95% का है, ठीक है। अब अगर तुम्हें क्वेश्चन में दे रखा है जो ये कॉस्ट ऑफ फंड्स के लिए जो मैं रेट यूज़ कर रहा था कि मैं कहीं और से फाइनेंसिंग करा के जो रेट लेके आ रहा हूँ, मैं जो पहले जहाँ से फाइनेंसिंग करा के लेके आ रहा था, मैं कहीं से लोन लेके आ रहा था, मैं कहीं से ओवरड्राफ्ट लेके आ रहा था, मेरी कॉस्ट ऑफ कैपिटल इतनी, मेरी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इतना है, जो भी फैक्टरिंग के अलावा जो भी दूसरी रेट दे रखी हो वही तुम्हारा कॉस्ट ऑफ फंड्स उस पर ले लेना। लेट्स से वो 10% का है, ठीक है। तो तुम कहीं और से लेके आते तो तुम्हें 10% इंटरेस्ट देना पड़ता ये अमाउंट फाइनेंसिंग कराने के लिए। फैक्टर के थ्रू तुम्हें सिर्फ 2.95% की इफेक्टिव कॉस्ट पे करनी पड़ रही है। तो फ़ायदेमंद क्या हो गया, फैक्टर, ठीक है, फैक्टर 2.95। तो इस तरीके से तुम डिसीजन लोगे। अगर तुम्हारा ये जो इफेक्टिव कॉस्ट आया, ये इफेक्टिव कॉस्ट तुम्हारी अल्टरनेटिव इन्वेस्ट इंटरेस्ट रेट जो भी क्वेश्चन में दे रखी है उससे कम है, एक्सेप्ट कर लो। अगर उससे ज़्यादा है तो तुम रिजेक्ट कर लो, सिंपल। अगर ऐसा इफेक्टिव कॉस्ट निकालने का नहीं बोला गया तो जैसा अपन कर रहे थे अभी तक, सेविंग्स निकाल लो, कॉस्ट निकाल लो, जो ज़्यादा है वो तुम कर लेना, ठीक है, वो तुम कर लेना। अगर बेटर आ रही है सेविंग तो एक्सेप्ट कर लेना, अगर तुम्हारी कॉस्ट ज़्यादा आ रही है तो तुम रिजेक्ट कर लेना, सिंपल, जैसा अपन ने पहले किया था, ठीक है। अच्छा, अब मैं बताता हूँ कि अपन यहाँ पे कॉस्ट ऑफ फंड्स को क्यों नहीं लेना है जब अपन इफेक्टिव कॉस्ट निकाल रहे हैं। तो देखो, तुम समझ गए, लॉजिकल सी बात है। मैंने तुम्हें क्या बोला, कंपेरिजन करने के दो तरीके होते हैं, या तो तुम उसको माइनस करके दिखा दो, ठीक है, जैसा अपन ने कहा था कि एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आ रहा है यहाँ पे पॉलिसी के अंदर, उसमें से माइनस कर दो कॉस्ट ऑफ फंड्स, देख लो तुम उससे ज़्यादा कमा रहे हो कि नहीं कमा रहे हो। अगर ज़्यादा कमा रहे हो तो बेटर है, नहीं कमा रहे हो तो बेटर नहीं है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, रेट के बेस पे कंपेयर कर लो कि इसका भी रेट ले लो, इसका भी रेट ले लो। तो तुमने यहाँ पे क्या किया, तुम कहीं और से पैसा लेके आते तो कितने की रेट पड़ती, अब तुम फैक्टरिंग करा रहे हो इफेक्टिव कॉस्ट तो कितने की रेट पड़ रही है, तो तुम रेट पे कंपेरिजन कर रहे हो। अब अगर तुम रेट पे कंपेरिजन कर ही रहे हो तो उसको ही, दूसरे वाले ऑप्शन को ही तुम सेविंग्स में क्यों लोगे फिर। सेविंग करने पे भी तुम कंपेरिजन कर रहे थे, सेविंग करने पे उसको सेविंग में ऐड करके भी तुम कंपेरिजन ही कर रहे थे ना कि इसके ऊपर तुम कितना कमा रहे हो, ठीक है। या तो वो कर लो या तो रेट में ले लो, दोनों साथ में थोड़ी करोगे, दोनों साथ में थोड़ी होगा, सेंस ही नहीं बने। अगर तुमने इसको ऑलरेडी सेविंग में ले लिया तो तुम्हारे यहाँ पे नेट सेविंग ज़्यादा आ जाएगी। मतलब तुम बेसिकली फाइनेंसिंग करने के लिए एक तरीके से, अगर तुम यहाँ पे रेट निकलने जाओगे तो बहुत ही गंदा नंबर निकल के आएगा। ये वही बात है जो मैंने इन्वेस्टमेंट में कहा था कि अगर तुम्हारे दोस्त के पास 150 रुपये हैं और तुम्हें से 100 रुपये लेने हैं, तो तुम्हें से 100 रुपये लेने हैं तो बोलोगे निकाल मेरे 100 रुपये, बोलेगा भाई मेरे पास तो पैसे है ही नहीं, मैं तो ऐसे को कहाँ से पैसे ला के दूँ, मैं तेरे को पे ही नहीं कर सकता। बोले है तो सही, तो 150 रुपये, 100 रुपये निकाल इसमें से। बोले देख, अगर तुमने 100 रुपये दे दिए तो मेरे पास तो 50 ही बचेंगे ना, अब 50 सफिशिएंट थोड़ी है देखो 100 पे करने के लिए। तो ऐसे दोस्त का लाज जूते गाली सब दोगे, क्यों, क्योंकि ये तो गुमराह कर रहा है तुमको, ठीक है। अगर तुम वो तुम्हारा पे कर सकता है नहीं कर सकता वो चेक करने के लिए तुमको ये जो तुम्हारा पेमेंट है 100 का, वो पे होने से पहले वाला अमाउंट तुमको चेक करना पड़ेगा जो था 150 का, जो इससे ज़्यादा है दैट मीन्स तुम इससे ये तुमको पे कर सकता है। अगर उसको डिडक्ट करने के बाद वाला अमाउंट देखोगे तो वो गाली देने लायक ही हुआ ना आदमी का कंपैरिजन, ठीक है। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे भी है, तुम्हें यही तो चेक करना है कि ये जो कॉस्ट ऑफ फंड्स है तुम इसको इससे ज़्यादा कमा पा रहे हो नहीं कमा पा रहे हो। तो तुम यहाँ तो रेट में कंपैरिजन कर लो, अगर रेट में कंपैरिजन नहीं करना है तो तुम माइनस करके दिखा दो, माइनस भी कर रहे हो फिर रेट पे भी कंपैरिजन करोगे तो फिर वही वाली बात होगी ना कि पहले माइनस करने के बाद चेक कर रहे हो तुम कि पे कर सकता है नहीं कर सकता है, ठीक है, समझ गया, ठीक है। ये था लॉजिक, बट आईसीए को लॉजिक से फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो अगर हमने को इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग निकालना है, वी शुड लॉजिकली एक्सक्लूड कॉस्ट ऑफ फंड सेव फ्रॉम सेविंग ऑफ फैक्टरिंग। एंड ये चीज़ कोई नहीं बता रहा है लिटरली, आप किसी का भी जाकर देख लेना, कोई समझाएगा नहीं बच्चे को कि अच्छा इस तरीके से होना चाहिए, ठीक है। तो ये नहीं आएगा तुम्हारी सेविंग के अंदर अगर तुम इफेक्टिव रेट निकाल रहे हो तो, लेकिन ये लॉजिक है, लॉजिक और आईसीआई कभी कभी अपोजिट एंड्स पे होते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आया था May 24 के अंदर जिसके अंदर कॉस्ट ऑफ फंड सेव्ड को उसने सेविंग में ले लिया एंड उसके बाद इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग निकाली है,
ठीक है, एक क्वेश्चन May 24 में ऐसा आया था, लेकिन एक क्वेश्चन ऐसा और है हमारे पास जिसके अंदर सेविंग के अंदर कॉस्ट ऑफ फंड सेव्ड को नहीं लिया है, अगर इफेक्टिव कॉस्ट निकालने बोल रहा है तो दोनों टाइप के क्वेश्चन हमारे पास अवेलेबल है। तुम घर जाके देखोगे तो दोनों तुमको दिख जाएंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन में ले लिया है गलती से, एक क्वेश्चन में नहीं लिया, जो नहीं लिया वो सही है ट्रीटमेंट, लॉजिकली तुम्हें मैं बता दिया क्यों। ठीक है, चलो ये हमारा फैक्टरिंग खत्म हो गया, सब कुछ अपन ने डिस्कस कर लिया, इसमें से कुछ नहीं बच रहा है। चलो तो तुम्हारा ये यूनिट खत्म हो जाता है रिसीवेबल्स वाला, दी एंड। इसमें टाइम देना पड़ा मुझे क्योंकि बहुत सारे न्यूएंसेस थे, तो नहीं बताता तो फिर तुम घर जाके टाइम वेस्ट करते इसके ऊपर, तो मुझे बताना पड़ा। ठीक है, अब बाकी यूनिट जल्दी हो जाएंगी, 1 घंटे में खत्म हो जाएगी। सो गाइस हमारा रिवीजन सेशन काफ़ी अच्छे से कंप्लीट हो चुका है इस पर्टिकुलर यूनिट का। ये रहा आपका OCW ट्रैकर। ठीक है, अब ये ट्रैकर तो सेम वही है जो मैंने कल शेयर किया था वर्किंग कैपिटल की यूनिट 1 के बाद में। ठीक है, बस कल आपको यूनिट 1 के क्वेश्चंस करने थे, आज इस सेशन के बाद में आप यूनिट 2 के क्वेश्चंस कर सकते हो जो रिसीवेबल्स मैनेजमेंट के हैं। ठीक है, अच्छा अगर आप सीरीज़ में नए हो, सो OCW ट्रैकर बेसिकली एक बहुत ही हेल्पफुल सा ट्रैकर है जिसके थ्रू बच्चे की काफ़ी एफिशिएंट एंड इफेक्टिव तरीके से क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाती है। इसके अंदर हम हमारे ऑलरेडी काफ़ी कॉम्प्रहेंसिव क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस को 3 कैटेगरीज से डिवाइड करते हैं, जिसमें से W कैटेगरी वाले क्वेश्चन जो होते हैं इनको बच्चे को लिख के प्रैक्टिस करने होते हैं, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन होते हैं ये। बाकी वाले वो नहीं भी लिख के करे, प्रायोरिटी अपने हिसाब से प्रायोरिटाइज कर सकता है। ठीक है, कहाँ मिलेगा आपको ये? टेलीग्राम ग्रुप में फ्री में शेयर है, कल ही शेयर कर दिया था वर्किंग कैपिटल के बाद में ही, सेम वही है, सारे रिसोर्सेज टेलीग्राम ग्रुप में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। सो गाइस आई होप आपको इस पर्टिकुलर सेशन से काफ़ी अच्छी कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिली होगी इस पर्टिकुलर यूनिट की, काफ़ी नए पॉइंट्स मालूम पड़े होंगे एंड काफ़ी अच्छे से आपका सेशन कंप्लीट हो गया होगा रिविजन का। ठीक है गाइस, ऑब्वियसली आप घर जाके सारे कॉन्सेप्ट को फिर से ब्रशअप करना, जो क्वेश्चंस आपको होमवर्क में मिले हैं W वाले उनको डेफिनेटली प्रैक्टिस करना, एंड उसके बाद आपका ये चैप्टर काफ़ी अच्छे से काफ़ी स्मूथली प्रिपेयर हो जाएगा बहुत आराम से। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस। इफ सो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, एंड कमेंट सेक्शन में मेंशन ज़रूर कर देना कि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, तो दैट हेल्प्स, दैट मेक श्योर कि आपके जो जूनियर्स हैं एंड आपके पीयर्स वो भी इस वीडियो पर ट्रस्ट कर सकें अपने रिविजन पर्पस के लिए फॉर दिस यूनिट। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस। शाम में मिलते हैं लास्ट सेशन के अंदर वर्किंग कैपिटल का, जिसके अंदर 1-1.25 घंटे के अंदर हम बाकी की जितनी सारी यूनिट्स हैं वर्किंग कैपिटल की, पेबल्स, ट्रेजरी वगैरह, वो सब खत्म कर देंगे। ठीक है गाइस, मिलते हैं शाम में लास्ट सेशन के अंदर। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते शाम को, बाय बाय।